तो बाकी डो की मांगा की स्टोरी चालू होता है बाकी के नेटफ्लिक्स शो के सीजन 2 के बाद, मतलब जहाँ से सीजन 2 एंड हुआ है वहाँ से ये स्टोरी शुरू होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के बाद बाकी बोर हो रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने सामने वाले सीढ़ियों से गिरते हुए दौड़ेगा, और बाकी ऐसा करता भी है। और फाइनली बाकी बोर होकर यार्निंग करता है और बाकी सीढ़ियों से उतर भी जाता है। दूसरी तरफ हम एक एमएमए स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ हम मिस्टर एटलास को देखते हैं। मैं बता दूं, मिस्टर एटलास को रियल लाइफ के रेसलर ब्रॉक लेसनर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। खैर मिस्टर एटलास को 7 सालों से कोई नहीं हरा पाया। एक फाइटर उस पर हमला करने जाता है पर एटलास उसको एक सोर का पंच मारते हैं एंड देन उसको पकड़ के जोर से पटक देते हैं, पर एटलास उसे और मारने लगते हैं। तो रेफरी आके उसको रोकते हैं। सारे रिपोर्टर्स उनसे पूछने लगते हैं कि वो जापान क्यों आए हैं। तो एटलास जवाब देते हैं कि ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से लड़ने आया हूँ मैं। और ये बात वो मिस्टर टोकुगावा को भी बताते हैं। एटलास ने भी बाकी वर्सेस यूजिरो हानमा का फाइट देखा था। वो टोकुगावा से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि टोकुगावा बाकी का प्रमोटर है। टोकुगावा एटलास से पूछते हैं कि क्या वो बाकी के खिलाफ जीत सकता है। तो एटलास कहता है ये वेरीफाई करने के लिए ही वो पैसिफिक ओशियन क्रॉस करके आया है। इस बैटल का कोई रोल नहीं होगा और यही एटलास को ट्राई करना था। टोकुगावा कहते हैं एक फाइट के लिए तुम्हें 4 मिलियन मिलते हैं, है ना। तो एटलास कहता है हाँ मुझे पता है इस लड़ाई के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड का टाइटल चाहिए। टोकुगावा फिर से कहते हैं कि बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एटलास कहता है मैं भी हूँ। तो टोकुगावा उसको उसके फिजिकल कंडीशंस पूछता है। तो एटलास कहता है कि वो आज रात को भी लड़ने के लिए तैयार है। तो टोकुगावा फाइट को आज रात ही फिक्स करने की बात करते हैं, पर एटलास इससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है एंड कहता है क्या हानमा बाकी ये जानता है। टोकुगावा कहता है वो एक स्टूडेंट है, सो उसके पास बहुत समय है, वो कभी भी किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है, वो रिफ्यूज नहीं करेगा। और हम यहाँ एटलास के अभी का सीन देखते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोकुगावा ने बाकी को कॉल पे लड़ाई के लिए कह दिया है। अब बाकी जल्दी इस ओपनिंग से निकल के लड़ने वाला है एटलास से। और हम बाकी के मांगा का आइकॉनिक पैनल देखते हैं जहाँ बाकी अपनी गर्दन चटका के निकलता है। बाकी को देख के एटलास सोचता है कि ये बहुत छोटा है, इसका हाइट 5.5 फीट होगा एंड वेट करीब 70 किलो। पर एटलास को बाकी के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है। ये बाकी हानवा है। एटलास ने बाकी हानवा को टीवी में देखा था। बाकी एटलास के आधे साइज का था। एटलास बाकी के बॉडी पे स्कार्स देख के समझ जाता है कि बाकी को अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। एटलास फिर उस मॉन्स्टर को देखता है। उसे देखते ही वो हैरान रह जाता है। वो बाकी को पहली नजर में लड़की समझ रहा था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि क्या सच में ये मॉन्स्टर बाकी के अंदर से आया है। तभी रेफरी उसे होश में लाता है एंड दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। सब एटलास के सपोर्ट में थे। अब एटलास को भी जोश आ जाता है एंड वो बाकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रेफरी मैच को स्टार्ट कर देते हैं एंड एटलास अपना फाइटिंग पोजीशन लेके सोचता है हानमा बाकी मेरे खिलाफ तुम कौन सा मैजिक यूज करोगे, इसमें मजा आएगा। दूसरे सीन में हम एटलास को एक बीच में सोते हुए देखते हैं। वो सोचता है इसमें कोई शक नहीं कि ये एक इजी डिफीट था। ये बस कुछ सेकंड्स तक चला। मैं उसके चलने के स्टाइल एंड उसके एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि बाकी हानमा मुझसे बोर हो चुका है। एटलास बाकी को पंच मारता है पर वो उसे डॉज कर लेता है एंड फिर बाकी उसके किक को भी डॉज कर लेता है एंड बाकी एटलास को पकड़ लेता है एंड उसके ब्रेन को हिला देता है और एटलास वही बेहोश हो जाता है एंड हार भी जाता है। वो सोचता है सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो एक नाइस गाय है। वो अपना प्रेस दे रहा था मेरे जैसे आदमी के खिलाफ जो कि इतना कमजोर है। वो अपने यान को बाहर निकलने से रोकने के लिए लड़ रहा था। कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से टावर का सीन देखते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई खतरनाक काम होगा और हम फिर मिस्टर टोकुगावा को कार से उतरते हुए देखते हैं। टोकुगावा को यहाँ सब गोरखपुर नाम से बुला रहे थे। यहाँ जापान का प्राइम मिनिस्टर भी एक नॉर्मल वर्कर के डिस्गाइज में आया था। प्राइम मिनिस्टर को एक आदमी ऊपर से नीचे आने के लिए बोलता है क्योंकि वो गोरखपुर के सामने था। और फिर टोकुगावा एंड प्राइम मिनिस्टर उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ टीम लीडर नोडोमुरा हितोशी आते हैं उनके स्वागत के लिए और वो तीनों फिर चलने लगते हैं एंड फिर वो तीनों एक लिफ्ट की मदद से 367 मीटर अंडरग्राउंड जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो तीनों फिर एक प्रोफेसर से मिलते हैं एंड वो प्रोफेसर उनका स्वागत करता है और प्राइम मिनिस्टर वहाँ एक सीक्रेट बेस देखते हैं जो कि काफी बड़ा था। प्राइम मिनिस्टर टोकुगावा से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या बना रहे हैं। तो टोकुगावा कहते हैं कि वो यहाँ एक इंसान बना रहे हैं, एक इंसान का क्लोन। और फिर हम एक मम्मी को देखते हैं जिसको कि एंशिएंट जापानीज वॉरियर का कवच भी पहनाया गया था। ऑफ कोर्स ये मुसाशी मियामोटो का ही मम्मी है। टोकुगावा प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि ये मुसाशी मियामोटो का ही मम्मी है। ये सुन के प्राइम मिनिस्टर हैरान हो जाते हैं और ये प्रोजेक्ट है मुसाशी मियामोटो को जगाना। और वो प्रोफेसर बताता है कि उन्हें मुसाशी के फॉसिलाइज्ड स्पाइन से ब्लड वेसल्स मिले हैं जो कि अभी भी हेल्दी है। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये एक नेशनल इंसिडेंट हो जाएगा अगर हमने मुसाशी का क्लोन बना लिया तो। और हम वहाँ मुसाशी के बॉडी को भी देखते हैं जिसका बर्थ बहुत जल्दी होने वाला है। फिर हमें मुसाशी हिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मुसाशी के बॉडी को 1645 में दफनाया गया था, पर कुछ समय बाद मुसाशी का डेड बॉडी वहाँ से गायब हो गया था। 1986 के समर में हम एक जवान साइंटिस्ट जॉन को देखते हैं जिनका की इच्छा था कि वो टी-रेक्स डायनासोर के स्पाइन को बीच में से तोड़ के देखे, पर तब बस ऐसी चीजों को दूर से ही देखना एंड एग्जामिन करना अलाउ था। जॉन को म्यूजियम से इसकी इजाजत नहीं दिया गया। जॉन को हमेशा से ही लगता था कि इन डायनासोर्स के ऊपर का हिस्सा कोई काम का नहीं है, जैसे एक अंडे के ऊपर का हिस्सा भी काम का नहीं होता। और जॉन को हमेशा ये लगता था कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वो ऐसे कंकालों को तोड़ के देख पाएंगे। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब इंसानों ने अमाइनो एसिड का खोज किया जिसकी वजह से हम जेनेटिक्स को और अच्छे से समझ पाए और इन कंकालों से प्रोटीन रेप्लिकेट करने में सक्षम हो पाए। डायनासोर्स को अभी की दुनिया
दुनिया में लाना अब कोई सपना नहीं रह गया, ये सपना कभी भी सच हो सकता है। फिर जॉन कहते हैं 2005 में मैंने अपनी रिसर्च को पब्लिक कर दिया था, जिसके बाद मेरे पास टोकुगावा का असिस्टेंट आया पैसों का बैग लेके। फिर हम देखते हैं कि टोकुगावा जॉन से पर्सनली मिलते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें मियामोटो मुसाशी का क्लोन बनाना है, तो क्या डॉक्टर जॉन ये कर सकता है? डॉक्टर जॉन कहते हैं कि उन्होंने मुसाशी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है, वो सबसे ग्रेटेस्ट समुराई थे हिस्ट्री के और उनको सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ भी माना जाता है। फिर टोकुगावा जॉन को मुसाशी की बॉडी दिखाने की बात करते हैं। टोकुगावा बताते हैं कि वो कोई फॉसिल नहीं है, वो एक मम्मी है जिसको कि उन्होंने सड़ने से रोक लिया है, वो एक जिंदा लाश है। फिर टोकुगावा उन्हें अपनी रिसर्च फैसिलिटी में ले जाते हैं जो कि जमीन से 350 मीटर नीचे था। जॉन ने बहुत सारे रिसर्च लैब देखा था पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। वो मुसाशी की बॉडी को एक ठंडे चेंबर में देखते हैं। ठंडे चेंबर में रखने से मुसाशी का बॉडी अच्छी हालत में होगा, जैसे हमने पिगर की बॉडी देखा था कि वो सड़ा नहीं था ठंडे बर्फ में जमने से। जॉन के पास कभी ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं था एंड अब उनके पास वो सब कुछ है जिससे कि वो एक तगड़ा रिसर्च कर सके। जॉन खुश होकर टोकुगावा को गले लगा लेता है एंड कहता है कि वो मुसाशी मियामोटो को जरूर जिंदा करेगा। तो टोकुगावा कहते हैं कि किसी इंसान का क्लोन बनाना भगवान के खिलाफ जाना होता है। तो जॉन कहते हैं कि वो भगवान के खिलाफ जाने के लिए भी राजी है और वो मुसाशी को जिंदा जरूर करेगा। सारे साइंटिस्ट मुसाशी के स्पाइन को देख रहे थे जो कि बाकी जानवरों से बहुत अलग था। ये एक अच्छे समुराई का स्पाइन है, उसका स्पाइन उसके स्टैंडिंग पोजीशन जैसा है। ऐसा लग रहा है कि मुसाशी के पैदा होने से लेके उसका ब्लड एंड फ्लेश सेम नहीं रहा था। फिर हम बाकी को देखते हैं जो कि अपने यारिंग को रोकने के लिए 40 किलोमीटर भाग रहा था। साइंटिस्ट जॉन मुसाशी के स्पाइन को बीच में से तोड़ देते हैं और वो अपने साथी को भी दिखाते हैं कि कैसे वो दोनों उसके जेनेटिक्स को बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख पा रहे हैं और ये कोई मम्मी नहीं है, ये एक फ्रेश पीस मैन है। जॉन खुश होकर बोलता है हम अभी भी उसके पार्ट ऑफ टिश्यूज को देख पा रहे हैं, हम इसके पेरेंट्स बनने वाले हैं। हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जॉन एक इनऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन करा रहे हैं मुसाशी का। वो इस एक से सारे न्यूक्लियस निकाल के इसमें ओरिजिनल डोनर का न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट करने वाला है एंड द ओरिजिनल डोनर है मुसाशी। और 28 दिन के बाद ये पॉसिबल हो जाएगा कि हम मुसाशी मियामोटो को देख पाएंगे। और हम देखते हैं कि ओवम का सकिंग चालू हो गया है और जो डीएनए पीस मुसाशी से लिया गया था वो मुसाशी के स्पर्म में जॉन घुसा देता है और वो डीएनए पीस उसके पेनिस पे चला जाता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और दूसरे सीन में हम बाकी को देखते हैं जो कि बोर होकर लड़ रहा था एक फाइटर से एंड बाकी उस फाइटर को भी हरा देता है। एंड टोकुगावा सोचते हैं बस कुछ दिन और बाकी फिर तुम्हारा यानिंग रुक जाएगा। और हम जान पाते हैं कि मुसाशी का एवोल्यूशन बहुत जल्दी होगा और मुसाशी 10 या 11 मंथ्स में रेडी हो जाएगा। अब मुसाशी का बर्थ कंप्लीट होने वाला है जल्द। मुसाशी के पल्स सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसका बर्थ 11 मंथ्स बाद होगा एंड उसका एज 32 इयर्स होगा। और फाइनली वो मुसाशी को उस चेंबर से निकालते हैं और हम मुसाशी को देखते हैं जिसके कि नाखून बहुत बड़े हो गए थे, जिसको कि सबको काटना पड़ा। और वो मुसाशी को देख के सोचते हैं कि क्या यही वो इंसान है जो कि सबसे पावरफुल था। मुसाशी का बर्थ तो हो गया था पर अभी भी मेन टास्क जो है वो है उसको जगाना। मुसाशी के हर एक इन्फो को 24 घंटे देखा जाता है। मुसाशी का बर्थ होने के बाद वो एक वेसल था जिसमें कि उसका आत्मा नहीं था और मुसाशी को कैसे जगाया जाए इस बात को लेके वहाँ एक झगड़ा चालू हो जाता है। टोकुगावा सबको रोक के कहते हैं मेरी बहन मुसाशी के वेसल के अंदर सोल भेज सकती है, वो थोड़ी बुद्धू है पर काम की है। फिर हम टोकुगावा के बहन को देखते हैं जो कि सभी लोगों से उनके मरे हुए फैमिली मेंबर की तरह बात कर रही थी। एक लड़का आके उससे कहता है कि उसके डैड को लाने को, तो टोकुगावा की बहन ऐसा ही करती है। फिर वो लड़का रिवील करता है कि उसके डैड अभी जिंदा है। बाद में घर आके वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आज आपको कुछ अजीब महसूस हुआ, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि वो बीच रास्ते में बेहोश हो गए थे एंड वो सपने में खुद के बेटे को डांट रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि टोकुगावा की बहन सभी तरीके के लोगों की आत्मा ला सकती है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। फिर हम देखते हैं कि उसे मुसाशी के वेसल में आत्मा लाने के लिए बुलाया गया है। तभी एक साइंटिस्ट वहाँ उस औरत को बुरा भला कहने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ये काम नहीं कर पाएगी। तो वो औरत उसका भी फैमिली मेंबर बन के उसके राज खोलने लगती है। लाइक वो अपने बॉल्स को टच नहीं करता क्योंकि वहाँ से बहुत बदबू आता है। भाई रियली ऐसे राज अगर खोलेगा तो भाई कैसे चलेगा। और तभी सभी उसके पावर्स को समझ जाते हैं। वो अपना मंत्र पढ़ना शुरू करती है एंड अचानक वो मुसाशी के पोजीशन में आ जाती है। वो मुसाशी की तरफ व्यवहार कर रही थी। फिर वो मुसाशी के वेसल को किस करती है। तभी एक साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है पर टोकुगावा उसे रोक देते हैं और अब मुसाशी के हाथ पैर हिलने लगते हैं एंड मुसाशी अपनी आंखें खोलता है। मुसाशी जागते ही टोकुगावा के बहन को दूर फेंक देता है और अब वो सबसे पूछता है कि वो लोग कौन है। कहानी की शुरुआत में हम काटसुमे ओरोची को देखते हैं जो कि वही फाइटर है जिसने अपना हाथ गवाया था पिकल के साथ फाइट के दौरान। सो अब एक हाथ ना होने की वजह से काटसुमे अपने लेग्स को ट्रेन कर रहा है एंड उसके ट्रेनिंग में उसे हेल्प कर रहे हैं कोकी शिबुकावा। काटसुमे शिबुकावा पर एक किक मारता है पर वो उसको डॉज कर लेते हैं। काटसुमे कहता है कि वो शिबुकावा के गले पे वार करना चाहता था। शिबुकावा कहते हैं कि अगर ये किक उन्हें लगता तो उनके गले के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता। ये रियली एक क्लोज वन था। फिर शिबुकावा कहते हैं जब तुम इस मूव को मास्टर कर लोगे तब तुम नेक्स्ट जनरेशन बन जाओगे। बाद में कॉफी पीते पीते काटसुमे शिबुकावा को बताता है कि आजकल उसे बहुत आलस आता है एंड उसे बहुत बोर फील होता है। शिबुकावा उसे बताते हैं कि सभी को आजकल ऐसा ही फील हो रहा है। फिर शिबुकावा कहते हैं मैं श्योर हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे डैड डोपो ओरोची वापस से ट्रेनिंग को एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं जबकि वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मास्टर मोटो वापस माउंटेन में चले गए हैं और शिनोगी रोज न्यू सैंडबैग्स काटता है और उसका भाई कुरेया वो भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। जैक ने अपने मेडिसिन का डोज और बढ़ा दिया है और रेट्सू अमेरिका में अपना नाम कमा रहा है और बिस्किट ओलिवा अभी भी जेल में ही है एंड वो एक बार फिर से नंबर 1 होने के रेस में आ गया है। और जो अपनी लिमिट्स जानते हैं वो हानायामा की तरह सेम ही रहेंगे। और इससे हमें पता चलता है कि सारे फाइटर्स खुद को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मतलब इस वर्ल्ड में बाकी एंड यूजुरो से भी
ही स्ट्रॉन्ग कोई आने वाला है। दूसरी तरफ हम बाकी के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसने बहुत सारा ट्रेनिंग किया था, जिससे कि अब वो मुश्किल से ही हिल पा रहा था। और तभी बाकी को कुछ सुनाई देता है और ये धीरे धीरे एक रिदम बन जाता है। ये किसी का हार्ट बीट था, पर बाकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका हार्ट बीट था। बाकी को सारे फाइटर्स का हार्ट बीट पता है जिनके साथ की वो लड़ा था, पर ये कुछ अलग ही है और ये किसी का नहीं। ये था मुसाशी का हार्ट बीट, जिनको कि हमने पिछले पार्ट में पैदा होते हुए देखा था। फिर हम गाया को देखते हैं जो कि क्रॉस सस्पेंशन ट्रेनिंग कर रहा था। ये ट्रेनिंग करने के बाद भी उसे उबासी आ रहा था। फिर वो बेंच प्रेस एंड रनिंग भी करता है, पर फिर भी उसको उबासी आ रहा था। गाय जब शहर में घूमने लगता है तब वो सोचता है कि वो बोर्डनेस को भगाने के लिए क्या करे। फिर हम डोपोरोची को देखते हैं जिसको कि अपने वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग के समय भी यान आ रहा था। फिर हम एक हॉस्पिटल में जैक को देखते हैं जो कि अपनी हाइट 2 मीटर्स एंड 43 सेंटीमीटर्स करने वाला था। जैक चाहता था कि उसके सामने जो भी फाइटर खड़ा हो वो उसको अपना सर झुका के देखे। वो अपनी हाइट पिकल जैसा करना चाहता था और ये उसका सेकंड टाइम है जब वो बोन एक्सटेंशन सर्जरी करवा रहा है और ये पेन बहुत ज्यादा है, पर इस सर्जरी के बीच में भी उसको यानी हो रहा था। कहानी की शुरुआत में हम हानायामा को उबासी लेते हुए देखते हैं। चिहारू फिर कहता है, बॉस हमने कितनी बार यहाँ बैठ के हमारे लक के बारे में और बाकी सब के बारे में बात किया, ये बहुत ज्यादा होगा, हमने गिना भी नहीं होगा। आखिर आप क्या ही कर सकते हो अपने साथ जब आप बोर हो रहे हो। हानायामा कहता है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था पिछले दिन। और हम पिछले दिन का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी हानायामा पर गन पॉइंट करके खड़ा था, पर हानायामा ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वो वहाँ उबासी लेता है और फिर वो उस आदमी के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसका गन भी तोड़ देता है। और हानायामा फिर चिहारू से कहता है, तुम अकेले नहीं हो जो कि बोर हो रहे हो। फिर वो दोनों वाइन का एक नेक्स्ट ग्लास पीते हैं। फिर हानायामा यूजिरो के बारे में सोच रहा था। फिर हम टोकुगावा का सीन देखते हैं जो कि कहता है, बहुत समय हो गया यूजिरो से किसी को लड़ाई करे हुए, बहुत ही ब्रेव वर्ड से। वेलकम टू माय पॉन्ड। तुम्हें यूजिरो हानुमा जैसे मॉन्स्टर से लड़ाई करना है और क्या होगा अगर मैंने कहा नहीं। ये सब तुम अपने बोर्डम को भगाने के लिए कर रहे हो। 5 साल पहले तुम्हारे और ओगर के बीच में लड़ाई हुआ था और ओगर ने तुम्हें बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके साथ एक बार फिर से लड़ना चाहिए। उस रात तुम्हें बहुत दर्द हुआ था, पर मैं समझता हूँ इस बोर्डम के सामने वो पेन कुछ भी नहीं है। ओके तो तुम ओगर के साथ लड़ाई कर सकते हो, ओगर जरूर इसको फिक्स कर देगा। थैंक्स हानायामा। मैं ओगर को टोक्यो में बुलाना चाहता था एंड अगर हानायामा उसको बुला रहा है तो वो जरूर आएगा। जबरदस्त। एक ऐसे आदमी को डिस्क्राइब करने के लिए यही वर्ड काफी है। लोग जो उसके करीब से जा रहे हैं वो सोच रहे हैं इसका गला कितना थिक है, इसका चेस्ट भी बहुत थिक है, उसके हाथ सच में बहुत बड़े हैं। अगर आप और गौर से देखोगे तो आपको वहाँ स्कार्स दिखेंगे। इससे हमें पता चलता है कि उसने आज तक बहुत बैटल्स लड़ा है। इवन उसके फेस पर भी एक डीप स्कार है जो कि उसके अतीत को बताता है। उसका प्रेजेंस ऐसा नहीं है जैसा आपको रोज मिलता है। ये उस आदमी का प्रेजेंस है जो कि एक लड़ाई के लिए किसी को ढूंढ रहा है। हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोकुगावा हानायामा से कहते हैं, ये कोई आम लड़ाई नहीं है जिसके लिए तुम कह रहे हो। ये इंसानों के लिए करने की चीज नहीं है। क्रूर, जघन्य, अधिक सहन करना। अगर आप इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो यही वर्ड से जिससे ने डिस्क्राइब किया जा सकता है। उसके सनग्लासेस कुछ छुपा रहे हैं, पर जो कोई भी उसको करीब से देखेगा उसे पता चलेगा कि वो क्या छुपा रहा है। एक ब्लैक आउटफिट के साथ उसके हाथों के वेन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बाहर आ रहे हैं जो कि इस आदमी के मेटाबॉलिज्म को दर्शाता है। उसका हाइट 190 सेंटीमीटर होगा एंड वेट 100 किलो। तो क्या ये आदमी किसी को लड़ने के लिए ढूंढ रहा है? जो भी हो, ये आदमी लाइटनिंग को भी झेल सकता है। और हम देखते हैं कि हानायामा एंड यूजिरो आमने सामने आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि इनका ऐसे ही मुलाकात होना इनके डेस्टिनी में था। हानायामा कहता है, मैं बहुत मुश्किलों से गुजरा तुमसे मिलने के लिए, पर ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे एक्सक्यूज देना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि यूजिरो के बाल धीरे धीरे राइज हो रहे हैं एंड वो आदमी भी इस फाइट को देखने आया था हानायामा ने जिसका गन तोड़ दिया था। हानायामा कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम यहाँ आए। तो यूजिरो कहता है, अगर हानायामा जैसा आदमी आपको बुलाए तो आना ही पड़ता है। यूजिरो फिर कहता है, ये जगह बकवास है, हमें वॉक के लिए जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हानायामा ने यूजिरो दोनों वॉक के लिए जाते हैं एंड यार लिटरली ये दोनों बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं। यूजिरो कहता है, सुनो, उस फादर वर्सेस सन के फाइट के बाद मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ सब मुझे नोटिस कर लेते हैं। मैं एक सेलिब्रिटी बन चुका हूँ और इसलिए मुझे ये सनग्लासेस भी पहनना पड़ रहा है खुद को छुपाने के लिए। एक दिन एक बच्चा मुझसे ऑटोग्राफ लेने आया। हानायामा कहता है, तो क्या तुमने साइन किया? तो यूजिरो कहता है, तुम सुन नहीं रहे। हानायामा फिर कहता है, मैं उससे ही हूँ आफ्टर ऑल, अब मुझे यान करना नहीं पड़ेगा। यूजिरो पूछता है, यान? तो हानायामा कहता है, हाँ, ये बोर्डम की वजह से हो रहा है। अब ये 1 साल होने जा रहा है। मैंने भी वो लड़ाई देखा था। उस लड़ाई को देखने के बाद नो मैटर कोई भी लड़ाई देख लूं मुझे वो बोरिंग ही लगता है। यूजिरो कहता है, ये ऐसा था जैसे कि मैं एक नए रेस का हिस्सा हूँ जो कि अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देता। हानायामा कहता है, क्या ये सच में एक ट्राइबल फैमिली प्रॉब्लम की तरह सिंपल है? ऐसा फील होता है कि आपके वीरता में और भी कुछ है। यूजिरो कहता है, हम दोनों में ये अलग अलग है, ये बस पास्ट की बात है, पर हमें ये तो एडमिट करना पड़ेगा कि उस दिन हमें बहुत मजा आया था। पर तुम्हें पता है हानायामा, हमें तुम्हारे बोर्डम के बारे में कुछ करना चाहिए। और ये कहते यूजिरो अपना चश्मा फेंक देता है एंड कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो बताओ हानायामा, यूजिरो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? हानायामा कहता है, आई सी, ये मेरे लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है।
पर आप सही हो। अब हानायामा और यूजिरो तैयार होते हैं लड़ाई के लिए, पर तभी बीच में एक बच्चा आके यूजिरो से ऑटोग्राफ मांगता है। तो यूजिरो उसके पेपर को 4 हिस्सों में काट देता है एंड कहता है कि वो भी बिजी है। पर वो बच्चा ओगर को थैंक यू बोलता है एंड सभी ओगर को काइंड समझते हैं एंड हानायामा भी। हानायामा कहता है तो क्या हम यहाँ चालू करें इस लड़ाई को? यूजिरो कहता है तुम पहला बार क्यों नहीं करते, डरने की कोई बात नहीं। हानायामा कहता है ओके एंड वो पोजीशन लेता है। हानायामा कहता है मुझे मेरी पूरी सोच को इस पंच में डालना होगा। हानायामा कारो, मैं पैदा हुआ हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग नाम को कैरी करने के बावजूद भी तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ता है जिससे कि तुम ये दिखा सको कि तुम कोई फ्रॉड नहीं हो। और हम देखते हैं कि हानायामा का जोरदार पंच सीधा यूजिरो के मुंह पे लगता है, पर देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ एंड यूजिरो फिर खड़ा हो गया। ये ऐसा है कि एक लड़का बेसबॉल को अपनी फुल फोर्स से फेंकता है एंड वो पूरा निशाने पर लगता है। हानायामा के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका साउंड एक एक्सप्लोजन की तरह था। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो आदमी स्टिल स्माइल कर रहा था। हानायामा के पंच से यूजिरो को कुछ नहीं होता। हानायामा यूजिरो पर एक बार फिर से पंच मारता है, पर इससे भी यूजिरो को कुछ नहीं होता। हानायामा यूजिरो के गले पर वार करता है, पर यूजिरो अभी भी हंस रहा था। फिर हानायामा एक बार फिर से यूजिरो पर पंच मारने के लिए बढ़ता है, पर यूजिरो उसके मुंह को पकड़ लेता है एंड उसको दूर फेंक देता है। 166 किलो का हानायामा सीधा जाके गिरता है एक शॉप में और वहाँ का बहुत नुकसान होता है। पर फाइनली अब हानायामा को अच्छा लगा क्योंकि उसका बोर्डम खत्म हो गया। हम मुसाशी एंड बाकी सबको देखते हैं, वो लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने महान मुसाशी है। मुसाशी उनसे क्वेश्चन पूछते कि लाइक वो लोग कौन है वगैरह वगैरह। टोकुगावा मुसाशी के पास जाके कहते हैं मुसाशी आप तो आप ही हो, मैं आपको एक लड़ाई में देखना चाहता हूँ। और वो मुसाशी को कपड़े देते हैं जो कि खास मुसाशी के लिए ही बनाया गया था। मुसाशी कपड़े पहन के बोलते हैं तो बताओ मुझे किससे लड़ना है। हम बाकी को देखते हैं जिसका यानिंग अब रुक गया था। बाकी सोच रहा था कि उसका यानिंग ऐसे कैसे रुक गया, क्या कोई नया आदमी आया है? पर कोई भी आए मैं इसको सरपास कर दूंगा, ये बाकी कहता है। मुसाशी अभी के समय के जापान को देखकर हैरान थे। टोकुगावा उनको पूरा सिचुएशन समझाते हैं कि ये जापानी है पर 400 साल बाद का। फिर टोकुगावा कहते हैं ये आदमी अभी भी इस जगह को पहचानता है 400 सालों के बाद भी, हमें शायद वॉक के लिए जाना चाहिए। मुसाशी 400 साल बाद के जापान को देख के हैरान थे। फिर वो अपने सैंडल्स देखते हैं। टोकुगावा बताते हैं कि इसे हम लेदर सॉलिड सैंडल्स कहते हैं। मुसाशी कहते हैं ये नहीं, इसके नीचे जो है। टोकुगावा कहते हैं ओ ये इसको हम एस्फॉल्ट कहते हैं, तुम शायद इसे स्टोन पेवमेंट या कॉबलस्टोन बुलाओ। मुसाशी सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स को देख के सोचते हैं आखिर ये इतने बड़े क्यों है। फिर मुसाशी अपने पुराने जमाने के घर के बारे में सोचने लगते हैं, ये एक बड़े फायर की तरह है एंड ये लोग क्या ये सच में इंसान है? आखिर ऐसे चेंज को कैसे डिस्क्राइब किया जाए? एक रूम जो कि ऊपर नीचे जा सकता है, एक डोर जो कि अपने आप खुल सकता है, बर्फ जो कि नहीं पिघलता, एक बॉक्स जो कि हॉर्सेस से भी तेज भागता है, टावर्स जो कि आसमान को छूते हैं। फिर मुसाशी टोकुगावा से कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत सवाल घूम रहे हैं पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अमेजिंग है, तो मुझे वो जगह दिखाइए जो कि आप मुझे सच में दिखाना चाहते हैं। फिर वो दोनों कार से एक जगह जाने लगते हैं। टोकुगावा मुसाशी को बताते हैं जापान की हिस्ट्री में वॉर के बहुत पीरियड्स रहे हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स भी थे। उसको शायद वर्ल्ड ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है। जब आपने उस वर्ल्ड को छोड़ दिया तो वो वांटिंग स्टेट में रह गया और उसी चाहत ने इस जगह को जन्म दिया जहाँ हम अभी जा रहे हैं, जहाँ आप बन सकते हो। सच्चाई तो ये है मियामोटो, कोई है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ और ये जगह होता है टोक्यो डोम। मुसाशी उस एरिना के मिट्टी को उठा के देखते हैं एंड तभी वहाँ एक स्वॉर्ड्समैन आते हैं जिनका नाम साबिक्यो इचिरो होता है, जो कि जापान के अभी के समय के ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन है। वो टोकुगावा से हाय हेलो करते हैं, तभी इचिरो को कुछ होता है। टोकुगावा कहते हैं इचिरो 9th लेवल के हैं, पर मुसाशी को लेवल्स का मतलब नहीं पता था। तो टोकुगावा मुसाशी को लेवल्स का मतलब समझाते हैं कि ये एक टाइटल होता है एंड इसको अभी के समय में बस 20 लोगों ने अचीव किया है। इचिरो टोकुगावा से घबराते हुए पूछते हैं आखिर ये आदमी कौन है, पर हम देखते हैं कि इचिरो उस लड़ाई को करने से मना करता है जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। टोकुगावा उनसे कारण पूछते तो वो कहते हैं अभी कुछ मोमेंट्स पहले 6 बार एंड अभी एक 7 बार इस आदमी ने मुझे स्लैश किया है। भाई आप सोच सकते हो मुसाशी की स्पीड, आई मीन इतना स्पीड पोजेस करता है अपना मुसाशी। और भाई टोकुगावा तो हैरान ये सुन के। मुसाशी बताते हैं हाचिमोंजी ये एक इंसान को 2 इक्वल पीसेस में काट सकता है एंड ये इंसानों के 8 गेट्स को 2 हिस्सों में काट सकता है। सेकंड स्लैश जो कि किया गया गले पर। थर्ड स्लैश ग्रैंडियोस कट जो कि बॉडी पर क्लियर कट करता है। फोर्थ स्लैश बॉडी को ऊपर से स्लैश करना। फिफ्थ स्लैश बॉडी को बीच में से काटना। सिक्स्थ स्लैश बॉडी को पीछे से काटना और 7th स्लैश चेस्ट पर। मुसाशी इचिरो के सारे मूव्स को देख पा रहे थे, पर फिर भी मुसाशी कहते हैं शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, ये बैटल 7 वर्सेस 0 जैसा था। टोकुगावा कहते हैं पर मियामोटो आपने तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ा, तो आपने ये स्लैशेस कैसे किया? मुसाशी कहते हैं मैं बिना स्वॉर्ड के भी सबको काट सकता हूँ। इचिरो तो मियामोटो का नाम सुन के शॉक हो गए। मियामोटो इचिरो का स्वॉर्ड मांगते हैं क्योंकि उन्हें उनका स्वॉर्ड ट्राई करना था एंड टोकुगावा भी मियामोटो को स्वॉर्ड के साथ देखना चाहते थे, इसीलिए इचिरो मियामोटो को अपना स्वॉर्ड दे देता है। मियामोटो बहुत दिनों बाद एक स्वॉर्ड को पकड़ रहे थे। टोकुगावा सोचते हैं भले ही मुसाशी को मॉडर्न एज में जिंदा किया गया हो और वो फुल्ली अवेयर है कि वो बहुत दिनों बाद जागे है। मुसाशी
इचिरो का दूसरा शॉट भी मांगता है और हम मुसाशी को 2 शॉट्स के साथ देखते हैं। टोकुगावा मुसाशी से कुछ टेक्निक्स दिखाने के लिए कहते हैं। मुसाशी कहते हैं ओके तो यहाँ ओनली आप दोनों, सो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप दोनों में से एक को काटना है। तो दोनों ही डर जाते हैं और मुसाशी फिर कहते हैं कि वो तो मजाक कर रहे थे और हम मुसाशी को उनकी टेक्निक शो करते हुए देखते हैं और वो शॉट्स वही टूट जाता है। मुसाशी कहते हैं ये रियल कटाना नहीं है, पहले देखने से ऐसा लगा कि ये रियल कटाना है पर ये तो एक प्रैक्टिस स्विंग को भी हैंडल नहीं कर पाया। इचिरो तो मुसाशी के स्किल्स को देखकर हैरान रह गया था। वो पूछता है आखिर हो कौन तुम? तो मुसाशी कहते हैं मैं हूँ मियामोटो मुसाशी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इचिरो अपना स्वॉर्ड उठा के वहाँ से जाने लगते हैं एंड मुसाशी टोकुगावा से कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि स्वॉर्ड यूज करे या स्पेयर यूज करे या फिर बो यूज करे या फिर वो बेयर हैंडेड लड़े, मैं उसको खुश होकर एक्सेप्ट करूंगा। इस कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट को मुझे ऑफर कीजिए। भाई टोकुगावा का तो ट्रेमलिंग बंद ही नहीं हो रहा था। टोकुगावा बाकी को बताते हैं कि कैसे योजिरो हानमा ने हानायामा को लड़ाई में हराया। बाकी तो ये सुन के हैरान है कि हानायामा का बोल्डनेस इतना आगे चला गया कि वो ओगर से भिड़ गया। फिर टोकुगावा बाकी को फुटेज भी दिखाते हैं कि कैसे ओगर ने हानायामा को एक शॉप में फेंक दिया था। बाकी टोकुगावा से पूछता है रूम के दूसरे दरवाजे में कौन है? मैं हानमा योजिरो का बेटा हूँ एंड मैं एक दूसरे फाइटर का प्रेजेंस महसूस कर पा रहा हूँ। मैं क्यूरियस हूँ कि वो कैसा पर्सन होगा, क्या वो मेल है या फीमेल, क्या वो मुझे मारना चाहता है या वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच में स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमारे बीच में बस एक दीवार है, मैं उसके प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं कि अचानक बाकी के पीछे मुसाशी आ जाते हैं एंड बाकी को हवा में फेंक देते हैं पर बाकी अच्छे से लैंड करता है एंड बाकी फिर अपने सामने महान मुसाशी को देखता है एंड बाकी उनको देख के सोचता है एक बड़ा मशरूम क्लाउड जो कि बस दवाई के लिए बना है एंड टेक्निक्स ऐसे है जैसे आपके सामने बहुत सारा खाना रखा हो एंड आप तब तक खाते रहे उन टेक्निक्स को जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। मुसाशी बाकी को कहते हैं तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो लड़के, तुमने अपने ऊपर बहुत काम किया है, क्या तुम एक शिरोबी हो? टोकुगावा बाकी से पूछते हैं कि उसे इस आदमी से कैसा फीलिंग आ रहा है। बाकी कहता है ये कहना तो मुश्किल है पर क्या ये मियामोटो मुसाशी है? बाकी अपने मन में सोचता है क्या ये सच में पॉसिबल है? इनको बड़े हुए सेंचुरीज हो गया है, ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। बाकी कहता है ये सिविल वॉर्स के समय में थे, कोई चांस ही नहीं है इनका भी जिंदा होने का, ये बस साइंस फिक्शन से ही हो सकता है। टोकुगावा कहता है कि बाकी सही है। बाकी को अभी भी मुसाशी की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रहा था। तभी मुसाशी बाकी पर कट मारने की कोशिश करते हैं पर बाकी उसको डॉज कर लेता है। बाकी कहता है अगर मैं लॉजिक भी लगाऊं तो भी ये इम्पॉसिबल है। टोकुगावा बाकी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मुसाशी नहीं है पर बाकी को आइडिया लग जाता है कि ये मुसाशी ही है। तभी मुसाशी बाकी को कहते हैं क्या हम बाहर चले? वो तीनों फिर बाहर जाते हैं। वो बाकी से कहते हैं क्या तुम खाली हाथ लड़ सकते हो? बाकी कहता है आप भी तो खाली हाथी हो। तब मुसाशी अपने हाथों को एक पोजीशन में लाके एक शॉर्ट की तरह बना लेते हैं और वो बाकी को एक कट भी मारते हैं जिससे बाकी समझ जाता है कि उसका माला किसी आम आदमी से नहीं पड़ा है। टोकुगावा उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं पर बाकी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। टोकुगावा उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे माहौल में तुम दोनों कैसे लड़ सकते हो पर बाकी एंड मुसाशी लड़ाई के लिए ही बाहर आए थे। टोकुगावा ने प्रॉमिस किया था कि वो मुसाशी को इस कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को ऑफर करेंगे एंड उन्होंने किया भी। वो मुसाशी से पूछते तो आपके सामने जो खड़ा है क्या लगता है आपको वो कैसा है? मुसाशी कहते हैं ये मुझे आरिमा एंड आकियामा की तरह फीलिंग दे रहा है। बाकी मुसाशी के फेस पर एक सोड का किक मारता है पर वो बाकी के पैर को पकड़ लेते हैं एंड उसके पैर को जोर से दबाने लगते हैं एंड फिर मुसाशी बाकी को एक शॉर्ट की तरह नीचे पटक देते हैं एंड बाकी वही हार जाता है। मुसाशी कहते हैं इसको घुमाना एक शॉर्ट को घुमाने की तरह है। बाद में बाकी जागता है एंड सोचता है कि वो कैसे हार गया एंड क्या वो सच में मुसाशी मियामोटो है? पर वो तो मर गए थे ना। बाकी एक बार फिर से मुसाशी को देखने के लिए बाहर जाता है। टोकुगावा बाकी से कहते हैं मुसाशी अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं बैम्बूस के साथ, क्या तुम देखना चाहोगे? मुसाशी बहुत सारे बैम्बूस को जोर से पकड़ के नीचे पटकते हैं एंड ऐसे करते समय उनका ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने इसके लिए बहुत फोर्स भी लगाया था एंड उनका फेस बिल्कुल शांत था। बाकी मुसाशी से इस प्रैक्टिस का कारण पूछता है। वो कहते हैं मैंने इसके बारे में कोई सोचा नहीं, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होता है। बाकी फिर कहता है सो ये पाथ ऑफ विक्ट्री है? मुसाशी कहते हैं हाँ कह सकते हो। फिर बाकी कहता है अगर ये सच है तो हमारी फाइट भी एक प्रैक्टिस ही था। मुसाशी कहते हैं लड़के तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था, 30 मिनट में तुम्हें मर जाना चाहिए था पर तुम 30 मिनट के बाद भी मेरे सामने खड़े हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैच के लिए पूछने के लिए। लड़के क्या तुम इस बैम्बू को एक ट्राई देना पसंद करोगे? तो बाकी उस बैम्बू को एक लात में एक काट देता है। मुसाशी कहते हैं लड़के तुम हमारे पहले फाइट से ज्यादा तेज हो गए हो। टोकुगावा कहते हैं बाकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर है। तो मुसाशी कहते हैं ये तेज तो है पर ये एक असली योद्धा नहीं है। बाकी ये सुनकर हैरान हो जाता है। मुसाशी टोकुगावा से कहते हैं मिस्टर टोकुगावा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे इस नए जमाने को खुद से एक्सप्लोर करना है। टोकुगावा कहते हैं नहीं तुम जो कह रहे हो ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कैसे ढूंढ लूंगा? मुसाशी कहते हैं आप कहना चाह रहे हो कि मैं एक बच्चा हूँ जो कि खुद से बाहर भी नहीं जा सकता? बाकी मुसाशी से कहता है मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे आपको एक बार फिर से मारना पड़ेगा, मैं आपको ही रोक दूंगा। सारे मार्शल आर्ट्स में एक चीज है जो कि सब यूज करते हैं एंड इसको बुलाया जाता है द सुप्रीम हिट जैब
और मेरा ये जैब लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। और हम देखते हैं कि बाकी मुसासी पर हमला करने के लिए बढ़ता है, नीगल की तरह, बिजली के बोल्ट की तरह, मैक की तरह। फिर हमें पास्ट में योजिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि बाकी से कहता है ये सब बस कहने की ही बातें हैं, पर असली दुश्मन अपने मूव्स को करने से पहले उसको प्रोनाउंस नहीं करता। जानने और ना जानने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और यही जीतने का चाबी भी है। सो अपने भेजे में ये अच्छे से डाल लो। तो तुम्हें क्या लगता है वो हमला करने से पहले अपने मूव्स को प्रोनाउंस क्यों करते हैं? ये बस एक छलावा होता है तुम्हें कंफ्यूज में डालने के लिए। और उसी समय नीगल आता है, मैक हिट करता है एंड लाइटनिंग स्ट्राइक करता है। पर इस रूल में भी एक एक्सेप्शन है, अगर तुम्हारे हमले में ज्यादा पावर ना हो या फिर तुम्हारे हमले को आते हुए देख ले तब वो अपना डिफेंस बढ़ा लेता है। और एक चैंपियन था जिसके अटैक को देखने के बाद भी उसे कोई रोक नहीं पाता था और वो अटैक था द अल्टीमेट अटैक, जैब। यूजुअली बाकी को जैब करके भी दिखाता है एंड ये भी बताता है कि इसके लिए तुम्हारे पास स्पीड भी होना चाहिए। और हम देखते हैं कि बाकी मुसासी पर जैब मार भी देता है जिससे मुसासी के चपड़े का हालत खराब हो जाता है और मुसासी 10 सेकंड के लिए नीचे गिर जाते हैं। बाकी कहता है आप 10 सेकंड के लिए नीचे गिरे थे, मैं आपको 2 या 3 बार मार सकता था। मुसासी कहते हैं तुम सही हो लड़के, तुमने बहुत हाई स्पीड में मुझ पर हमला किया मेरे रिएक्ट करने से पहले। बाकी ये सुन के हैरान हो जाता है कि मुसासी ने इस मूव को कैसे देख लिया, इस मूव को डॉज नहीं किया जा सकता। मुसासी कहते हैं ये मूव अच्छा था पर इसका आर्ट ऑफ वॉर में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे मूव का इफेक्ट देखना चाहता था, तुमने मेरे फेस पर नहीं, तुमने मेरे चिन पर मारा था और मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया गिर रहा है एंड बाद में ये रुक गया और तभी मैं मरा था, मैं हार गया। लड़के मैं तुम्हें फिर से खुद से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, मेरा नाम है मियामोटो मुसासी। बाकी कहता है मेरा भी नाम है बाकी हानवा। मुसासी फिर कहते हैं मैं अब तुम पर नरमी से पेश नहीं आऊंगा। बाकी मुसासी के पीछे अपने डैड यूजिरो हानवा का प्रेजेंस महसूस करता है और अब बारी था मुसासी के हमले का। वो 2 शॉट्स टेक्निक यूज करने वाले थे जो कि उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। बाकी भी मुसासी पर हमला करने के लिए बढ़ता है एंड मुसासी उसके हाथ को पकड़कर जोर से दबा देते हैं। मॉडर्न एज का सबसे बेस्ट मूव है जैब एंड इनफ प्रैक्टिस की मदद से आप इसका भी काउंटर सीख जाओगे, चाहे ये थोड़ा सा ही क्यों ना हो। और ऐसे ही मुसासी ने इसको नोटिस किया था। मुसासी को उनकी इनेमी यानी कि बाकी के ब्रेन से सिग्नल मिल गया था। बाकी के हमला करने के 0.5 सेकंड्स पहले 1991 में डेनमार्क के एक ऑथर जिनका नाम था टॉर्न नोडे, उन्होंने ये बताया था कि सोचने के एंड एक्शन करने के बीच में 0.5 सेकंड्स का डिले होता है। इस वक्त ह्यूमन ब्रेन अनकॉन्शियस रहता है क्योंकि जो सिग्नल ब्रेन बॉडी को भेजता है उसको पहुंचने में 0.5 सेकंड्स लगते हैं। पर क्या हो अगर एक पर्सन उस सिग्नल से भी तेज हो, क्या हो अगर वो उस सिग्नल को कैच कर पाए एंड क्या हो अगर वो पर्सन इनफ स्पीड से रिएक्ट भी कर पाए, तब वो पर्सन आराम से रिएक्ट कर पाएगा उन हमलों पर जो कि उसका एनिमी उस पर करेगा। बाकी देखता है कि मुसासी ने उसके अटैक को लॉन्च होने से पहले ही रोक लिया था। फिर मुसासी बाकी के सर के सामने अपना हाथ लेके जाते हैं एंड बाकी पर कट्स लगा देते हैं जिससे बाकी बहुत चिल्लाता है एंड उसे बहुत दर्द भी होता है। पर बाकी हार न मानते हुए मुसासी पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर मुसासी उस पंच का हेल्प लेके छत पर चले जाते हैं और कहते हैं ये इम्प्रेसिव था लड़के, ऐसे कट खाने के बाद भी तुमने रिएक्ट किया, पर मैंने और ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। लगता है मेरे पास खेलने के लिए अभी भी समय है। हम देखते हैं मुसासी छत से दूसरी तरफ चले जाते हैं एंड बाकी वहीं गिर जाता है। मुसासी एक बिल्ड बोर्ड को देखते हैं एंड उन्हें समझ नहीं आता ये चीज क्या है, क्या ये कोई पिक्चर है? पर ये तो हिल रहा है, इतने लोग इसके साइड से जा रहे हैं पर कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये बहुत स्पेशल है। फिर मुसासी ट्रेन को देखते हैं जहाँ बहुत लोग भी थे। फिर मुसासी को याद आता है कि वो 400 साल के बाद जागे एंड इंसान 400 साल में इसके कैपेबल है, ये बहुत स्पेशल है। इंसानी हाथों से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना सच में काबिले तारीफ है। मुसासी ये भी देखते हैं कि उन्होंने घास को रिप्लेस कर दिया है, पर मुसासी को थोड़ा दुख भी हो रहा था क्योंकि इस दुनिया का फाइटिंग से कोई नाता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी नजर हटा ली है लड़ाई से। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि लड़े एंड कुछ भी करके जीतने की कोशिश करे। मुझे दिखाओ इस नॉलेज की सुंदरता जो कि इंसानों ने पाया है। हम देखते हैं कि मुसासी के पास पुलिस आके कहते हैं सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके जूते कहाँ हैं? लगता है आपने खो दिया है, क्या आपके पास कोई आईडी या फिर कुछ है? पर मुसासी को ये सब समझ नहीं आ रहा था। फिर वो पुलिस पूछते एटलीस्ट आपको आपका नाम एंड आप कब पैदा हुए थे वो तो पता ही होगा। मुसासी कहते हैं मेरा नाम है मियामोटो मुसासी एंड वो अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत पहले का बताते हैं। एक्चुअली मुसासी ने अपना डेट ऑफ बर्थ 866 बताया था, पर मुझे गूगल से पता चला कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 1584। फिर मुसासी कहते हैं शायद ये डेट ऑफ बर्थ गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ हूँ। हम देखते हैं कि वो मुसासी से और भी डिटेल्स पूछते हैं पर मुसासी उन दोनों को गिरा देते हैं। बाकी को अभी भी मुसासी एंड उसकी फाइट एक सपना लग रहा था, पर बाकी को ये भी यकीन था कि ये कोई सपना नहीं था क्योंकि उसको कट मारा गया था। बाकी एक समुराय से लड़ा था, ऐसा वैसा समुराय नहीं, महान मियामोटो मुसासी। टोकुगावा ने बाकी को समझाया भी था कि कैसे मुसासी को इस वर्ल्ड में लाया गया, पर बाकी के लिए इतना ही काफी था कि उसको कट मारा गया था एंड ये कट मुसासी का ही था। वो बैम्बूस तबाह कर सकते एंड वो बहुत जल्दी
रिएक्ट भी कर सकते हैं। मुसासी ने बाकी के जैब अटैक के बारे में कहा था कि इसका आर्ट ऑफ वॉर में कोई जगह नहीं है, जबकि बाकी ने इस मूव को परफेक्ट करने के लिए 10 साल लगाए थे। ये बात बाकी को भी बहुत बुरा लगा था। मुसासी ऐसी इरा से बिलोंग करते हैं जहाँ कटाना से लड़ा जाता था, एक गलती और सीधा मौत। उन्होंने धीरे धीरे सर्वाइव करना सीखा और मुसासी उस इरा से इस इरा में आए। पिकल ऐसे जमाने से आए हैं जहाँ इंसान बस कच्चा मांस खाते थे, एंड मुसासी ऐसे जमाने से आए हैं जहाँ कटाना से लड़ा जाता था, एंड वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी है। मैं समझ गया, ये भगवान की मर्जी है। अब देखेंगे असलियत में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मियामोटो मुसासी सच में एग्जिस्ट करते हैं, एंड अब ये और बोरिंग नहीं है। एंशिएंट जापान की हिस्ट्री में हमें स्टाइल के बारे में पता चला। ये स्टाइल स्क्रोल्स के माध्यम से हमारे अगले पीढ़ी तक जाता है। स्वॉर्डमैनशिप नहीं है, जूडो नहीं है, कराटे नहीं है। फॉर्म्स, टेक्निक्स एंड स्टाइल के बिना ये सब कुछ नहीं है। एंड मुसासी नाम के इस आदमी के पूरे शरीर में ये टेक्निक, स्टाइल सब भरा पड़ा है। मुझे उनका स्टाइल एनालाइज करना पड़ेगा। ये सुबह की तरह क्लियर है। मेरा स्टाइल हानमा बाकी स्टाइल, द स्ट्रेंथ ऑफ बाकी। ये पर्पस है हानमा बाकी का। मेरा बॉडी, मेरा मूवमेंट्स, मुझे अपना हर एक मूव परफेक्ट करना पड़ेगा। मुझे मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करूँ मैं जिससे मेरा बॉडी परफेक्टली आंसर करे। मुझे उनसे फिर से लड़ना है। मैं इनके सामने उबासी लेने का पूरा कोशिश करूंगा। यहाँ दूसरी तरफ शहर में न्यूज में मुसासी छा गए थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि अगर एक ऐसा आदमी जो कि नंगे पैर है एंड खुद को मुसासी क्लेम करते हैं, ऐसे किसी को अगर देखे तो पुलिस को कांटेक्ट करना। न्यूज में ये खबर चल रहा था कि कैसे एक आदमी जो खुद को मुसासी मियामोटो क्लेम करते हैं, उसने शिबुया के पुलिस को डाउन कर दिया। न्यूज में सबको फुटेज भी दिखाया जाता है कि कैसे 5 पुलिस ने मुसासी को घेरा था, एंड फिर मुसासी एक एक करके सबको हराते हैं। वो कोशिश बहुत करते हैं पर इन सबका मुसासी पर कोई असर नहीं होता। ये एक मूवी के सीन की तरह था। अभी उस आदमी को फिर से देखा नहीं गया, पर न्यूज का ये दावा है कि उसकी एक बार फिर से देखा जाएगा। एंड आखिर है कौन ये आदमी? हम देखते हैं डोपो एंड कात्सुमी ओरोची भी इस न्यूज को सुनते हैं। इधर दूसरी तरफ जैक भी ड्रग्स लेते लेते इस न्यूज को सुन रहा था, एंड हम देखते हैं कि जैक पहले से ज्यादा लंबा हो चुका है। डोपो एंड कात्सुमी चुपचाप बैठे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। हम शिबुकावा को भी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उन्होंने भी ये न्यूज देखा था, एंड वो भी मुसासी के बारे में ही सोच रहे थे। इधर मास्टर मोटावे भी इसी बारे में सोच रहे थे। यहाँ 2 क्रिमिनल डिवीजन फोर्स के आदमी मुसासी को देखते, मुसासी भी उनकी तरफ मुड़ते, एंड फिर वो जंप करके वापस टोकुगावा के घर में चले जाते हैं। वो दोनों फिर अपने कमिश्नर को कॉल करते हैं, क्योंकि ये टोकुगावा का घर था। कमिश्नर टोकुगावा से बात करते हैं मुसासी के बारे में। टोकुगावा कहते हैं ऐसे लोगों को पब्लिक में नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता वो आपके खिलाफ चले जाए। ये सुन के वो कमिश्नर टोकुगावा से सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं टोकुगावा घर के अंदर जाकर डोपो से पूछते आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। डोपो कहते हैं आपने टोक्यो डोम का अंडरग्राउंड एरिना बनाया है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आप ही होते हो। जापान में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। वो आदमी कराटे यूज नहीं कर रहा था, वो कुछ और यूज कर रहा था। वो मियामोटो मुसासी है, वो स्वॉर्ड यूज कर रहे थे। अगर आप उनको एक मास्टर स्वॉर्डमैन से भी कंपेयर करो तो भी मियामोटो उनसे 2 लेवल ऊपर है। एंड अब डोपो मुसासी से मिलना चाहता था, तभी वहाँ मुसासी आते हैं एंड कहते हैं हेलो मुझे भूख लगा है। टोकुगावा मुसासी से कहते हैं वेलकम बैक मियामोटो। अच्छा तुम्हारे सामने जो आदमी है तुम उसके बारे में क्या कह सकते हो? मुसासी कहते हैं खाने से पहले इनसे लड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसासी कहते हैं अगर लड़ाई इस आदमी के साथ है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं इनसे खाने से पहले लड़ूंगा। टोकुगावा कहते हैं डोपो ओरोची गॉड ऑफ वॉर है। मुसासी कहते हैं मेरे लिए ये इजी है। टोकुगावा डोपो से पूछते हैं सो तुम क्या सोच रहे हो डोपो? डोपो कहते हैं मैं तुम्हें देखने के लिए इतनी दूर से आया हूँ, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ, एंड मैं तुम्हें देख भी पा रहा हूँ। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, ये रियलिटी की तरह नहीं लग रहा। ये डोपो के लिए एक ड्रीम की तरह है कि मुसासी इस जमाने में उनके सामने खड़े है। मुसासी कहते हैं मेरे इस रूम में आके बैठने से लेकर मैंने 3 बार इस आदमी के सर को काटने का कोशिश किया, पर ये 3 बार ही बच गया। टोकुगावा कहते हैं ये मैच खाने से पहले तुम्हारे लिए अच्छा वार्म अप होगा है ना? मुसासी कहते हैं मुझे उसके बारे में और परवाह नहीं। टोकुगावा प्रैक्टिस गियर लाने के लिए कहते हैं। फिर टोकुगावा मुसासी से कहते हैं मैं आपको एक बार फिर से इनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं, इनका नाम है डोपो ओरोची। फिर टोकुगावा लकड़ी, स्टोन्स एंड कुछ बोटल्स लाते हैं जिससे कि वो मुसासी को डोपो का पावर दिखा सके। डोपो उन स्टोन्स को तोड़ देते हैं बस एक ही परिस से। फिर वो उन बोटल्स को भी काट देते हैं। फिर जंप करके कानों के हाथ के लकड़ी को भी तोड़ देते हैं, एंड फिर वो लैंड करके कहते हैं मेरा नाम है डोपो ओरोची। टोकुगावा डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब मुसासी गए, पर मुसासी कहते हैं ये फाइटिंग से ज्यादा डांसिंग लग रहा था। एंड फिर वो टोकुगावा से पूछते आखिर आपने पत्थर एंड बोटल्स क्यों लाया? इधर डोपो डांसिंग सुन के गुस्सा हो गए थे। डोपो कहते हैं क्या कहा तुमने बेस्टर्ड? डांसिंग हाँ? अब डोपो ओरोची गुस्सा हो गए थे, एंड अब वो मुसासी को बहुत बुरा पेलना चाहते थे। वो मुसासी के पास जाके उनको एक सोड का हेडबट मारते हैं, पर ये मुसासी को लगने से पहले ही मुसासी उसको रोक लेते हैं। मुसासी कहते हैं आपको मुझे माफ करना होगा डोपो ओरोची, मैं आपके मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ। डोपो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। मुसासी कहते हैं आपने मुझे जो जो मूव्स दिखाए उन चीजों को तोड़ के मुझे पहले से ही पता था कि वो रियल मार्शल आर्ट का हिस्सा है। आप भले ही अपने मूव्स को उन पत्थर या फिर बोटल्स पर कर रहे थे, पर देख के ऐसा लग रहा था कि आप उन मूव्स को एक फाइट में यूज कर रहे थे। आपका एक वार किसी का हालत खराब करने के लिए काफी है, एंड आप डेडली स्पॉट्स पर ही हमला करते हो। मुझे इतना सब कुछ दिख गया मिस्टर ओरोची। डोपो कहते हैं नाइस, तुमने मेरे हेडबट को रोक लिया, पर तुमने मुझ पर घुमा के वार नहीं किया, और तुमने मेरे बाल्ड सर को पकड़ा। इसका कीमत बहुत सारा होगा मिस्टर मियामोटो। मुसासी कहते हैं मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अब मुसासी सीरियस हो जाते हैं, एंड अपने टेक्निक्स को यूज करने के लिए तैयार होते
थे। इतनी दूर से भी डोपो को ऐसा लग रहा था कि मुसाशी का स्वॉर्ड उनके बहुत करीब है। मुसाशी डोपो को एक कट मारते एंड फिर वो डोपो से कहते हैं, सो मिस्टर ओरोची, ऐसा लग रहा है कि आप डांस ही कर रहे थे। एंड ये कहते ही एक स्वॉर्ड का मुक्का वो डोपो को मारते एंड कहते हैं, मुझे आपको मारना नहीं पड़ेगा। और डोपो वहीं गिर जाते हैं। पर डोपो भी कहाँ कम थे, वो फिर खड़े हो जाते हैं। अब डोपो अपना सीरियस स्टैंस लेते हैं। डोपो ओरोची उस कट के बाद भी लड़ पा रहे थे क्योंकि वो कट उनके दिल पर नहीं लगा था। ये डोपो के लिए एक फेक कट था। वो मुसाशी से अपना फुल पोटेंशियल दिखाने के लिए कहते हैं। मुसाशी थोड़ा सोचते एंड वो टोकुगावा से एक स्वॉर्ड मांगते हैं। टोकुगावा उनको एक शानदार स्वॉर्ड देते हैं जो कि टोकुगावा के पास था। मुसाशी उस कटाना को देख के कहते हैं, ये अच्छा कटाना है, सॉरी आपको वेट कराने के लिए डोपो ओरोची। डोपो कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, किसी को अगर सॉरी बोलना चाहिए तो वो हूँ मैं। टोकुगावा कहते हैं, अबे ये कोई मुसाशी का क्लोन नहीं है, ये असली मुसाशी मियामोटो है। डोपो कहते हैं, मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। टोकुगावा कहते हैं, अरे ये रियल मियामोटो है एंड अब इनके पास एक रियल कटाना है। डोपो कहते हैं, यही पहले वेपन यूजर नहीं है जिनसे मैं लड़ रहा हूँ। कराटे के भी खुद के वेपन्स होते हैं, एक हैंड शॉट, एक फुट शॉट, चाहे ये स्पीयर और कटाना ही क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसाशी कहते हैं, अरे भाई तुम लोग सच में बहुत फनी हो। ये ऐसा नहीं है जो कि गॉड ऑफ फाइटिंग कहते हैं, ये तो नॉर्मल ह्यूमंस कहते हैं। ये बिल्कुल सेम है। गॉड ऑफ फाइटिंग को भी कटाना या फिर स्पीयर से काटा जा सकता है। कराटे एक बच्चों का खेल है, ये तो खेलते समय यूज करते हैं। अब डोपो गुस्से में मुसाशी को एक पंच मारने के लिए बढ़ते हैं, पर मुसाशी भी अपने कटाना से हमला करते हैं और ऐसे वो डोपो को गिरा देते हैं। एंड अब डोपो हार गए थे। मुसाशी ने डोपो को काटा नहीं था, उन्होंने अपने हाथ को कटाना के सामने ला लिया था, जिसके बाद उन्होंने बस थोड़ा सा इस प्रेशर अप्लाई किया था। मुसाशी एक लकड़ी को काट के कहते हैं, इस कटाना के थोड़े से प्रेशर से कुछ भी काटा जा सकता है। मुसाशी देखते हैं कि उनके साइड से खून निकल रहा है एंड ये डोपो का किक की वजह से है। एंड वो इसीलिए डोपो को प्रेज भी करते हैं, पर डोपो ये मैच हार गए थे एंड वो बस लेटे थे। भले ही मुसाशी ने उनको प्रेज किया पर फिर भी ये कट मारने जैसा ही था। बाद में डोपो को बता रहे थे कि वो जिससे लड़े वो असली मुसाशी थे, न कि कोई क्लोन। डोपो कहते हैं, उस कट के लगने से मैं समझ गया कि वो रियल मियामोटो मुसाशी ही थे। मैं वो मैच हार गया एंड ये एक कंप्लीट डिफीट है। पर ये पहली बार है जब मुझे कट होने के बाद भी अच्छा लग रहा है। एक जापानीज स्वॉर्ड जो कि कुछ भी दो हिस्सों में काट सकता है, उस स्वॉर्ड को मेरे ऊपर चलाया गया पर फिर भी मुझे कट नहीं किया गया। ये हारने से भी ज्यादा बुरा है। पर मुझे आपको थैंक्स बोलना है ओल्ड मैन। आपके बुक सेल्फ में एक बुक है, द बुक ऑफ फाइव रिंग्स, एंड मैंने उसको टाइम टू टाइम पढ़ा एंड मैंने सब कुछ याद भी कर लिया। जो भी हो, मुझे आज उन वर्ड्स का असली मतलब पता चला जो कि इस बुक में था। और गाइस मैं बता दूं, उस बुक को लिखा था द मियामोटो मुसाशी ने। टोकुगावा और डोपो से पूछते, क्या आप रुकोगे या फिर वापस चलोगे? तो डोपो कहते हैं, मैं अभी के लिए रुकूंगा। हम नारिटा एयरपोर्ट में रेत्सु को देखते हैं जिसका कि एक इंटरव्यू चल रहा था। या रिपोर्टर्स रेत्सु से पूछते, सो आपके इस न्यू मैच के जीतने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? रेत्सु कहते हैं, मैंने अपना पैर, एल्बो या फिर नी यूज नहीं किया, मैं बस इन दो हाथों से लड़ा। मैंने उसके अपर बॉडी पर सामने से वार किया और ऐसे ही मैं जीता, चाहे ये ऑफिशियल हो या फिर ना हो। मिस्टर काइजर ने ये टाइटल मुझे पास कर दिया, पर मुझे इसका कोई परवाह नहीं। चाइनीज मार्शल आर्ट्स या फिर कुंफू को अगर इससे कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंस है और इसीलिए कुंफू बॉक्सिंग के रूल्स को बीट करता है। और अब रेत्सु जापान वापस जाने वाले थे, उनका बॉक्सिंग का कैरियर यही खत्म होता है। सभी रिपोर्टर्स रेत्सु से पूछते, क्या वो और नहीं लड़ेंगे? रेत्सु कहते हैं, ये गलत है। हाथ, पैंट, नी, ननचक, स्पेयर, शॉर्ट्स, यहाँ तक की थ्रोइंग नाइफ्स भी एक ओपोनेंट है जिसके खिलाफ मैं ये सब यूज कर सकता हूँ। एंड रेत्सु का मतलब मुसाशी मियामोटो से था। यह शिनसेनकाई में रेत्सु को काटसुमे से पता चलता है कि डोपो हार गए हैं। रेत्सु ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, इतना ताकतवर आदमी भी हार गया और ये भी एक कंप्लीट डिफीट था। काटसुमे कहता है, अगर मैं भी मुसाशी से लड़ूं तो ये कोई सिंपल रिवेंज नहीं होगा, ये बस एक फाइट होगा मेरे और मुसाशी के बीच। रेत्सु कहते हैं, वेपन्स यूज किया जाएगा? काटसुमे कहता है, आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं रेत्सु, आपके मार्शल आर्ट्स एंड मेरे कराटे का प्रिंसिपल सेम ही है। कराटे या फिर कुंफू होते हैं किसी भी सिचुएशन को संभालने के लिए, चाहे हमारे सामने वेपन लेके या फिर ग्रुप लेके ही कोई खड़ा हो। यही तो किसी भी ट्रू फाइट का बेसिस है। रेत्सु कहते हैं कि उन्होंने मुसाशी को यूट्यूब में देखा था, ये कोई फाइट की तरह नहीं था। मुसाशी ने अकेले ही कितने पुलिस वालों को हरा दिया, चाहे उसके सामने 5 पुलिस वाले हो या फिर 20, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही हमें वेपन्स के आगे लड़ने के लिए ट्रेन किया गया हो, पर ये कुछ अलग ही लेवल पर है, इसको हम वेपन्स के बिना नहीं हरा सकते। इतना तो तुम्हें भी अंदाजा लग ही गया होगा काटसुमे ओरोची, है ना? ये वो नहीं है जिसको हम वेपन्स के बिना हरा सकते हैं। इस आदमी को हराने के लिए हम खुद को वेपन्स यूज करने से नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ मुसाशी लाइटर के साथ हॉर्स ऑयल एंड चारकोल मिक्स करके एक क्रीम टाइप का कुछ बनाते हैं जिसको कि वो अपने फेस के वाउंड पर लगाते हैं, जो कि मुसाशी को डोपो ओरोची से मिला था। टोकुगावा फिर मुसाशी से आके पूछते, क्या तुम तैयार हो? 3 दिन के बाद यहाँ तुम दोनों का फाइट होगा। रूल्स, द अंडरग्राउंड एरिना ऑफ टोक्यो डोम, ये होगा पहला रूल। तो अब मुसाशी के नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले थे रेत्सु एंड रेत्सु ने रिक्वेस्ट किया है कि वेपन अलाउ करने के लिए। रेत्सु मुसाशी के साथ उनके लेवल पर लड़ना चाहते थे। रेत्सु कहते हैं, अगर आप बिना शॉट के भी हो फिर भी आपको वीक नहीं माना जा सकता, आप एक बहुत अच्छे शॉट्समैन हो, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, अगर मुझे आपसे एक बेयर हैंडेड फाइट में लड़ना हो तो ये मीनिंगलेस होगा। मुसाशी पूछते, सो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेयर हैंडेड फाइट में हरा दोगे? रेत्सु कहते हैं, मुझे नहीं पता, शायद मैं डिफरेंट मेथड्स यूज करके भी आपको ना हरा पाऊँ, पर ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपको मुसाशी को सच में हराना है पूरी तरीके से तो उनको उनके शॉट के साथ ही हराना होगा, तब माना जाएगा कि तुमने मुसाशी मियामोटो को हराया है। बात बस यही है। मुसाशी कहते
कहते हैं एक आदमी एक ग्रेट कॉन्टिनेंट से रेत्सु मुसाशी पर एक किक मारते हैं, पर मुसाशी रेत्सु के नकली पैर को पकड़ लेते हैं और फिर वो रेत्सु को पटकने जाते ही है कि तभी रेत्सु का नकली पैर टूट जाता है और रेत्सु अपने दूसरे पैर से मुसाशी को एक जोर का किक मारते हैं, जिससे मुसाशी नीचे गिर जाते हैं। टोकुगावा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रेत्सु ने ये क्या कर दिया। रेत्सु कहते हैं एक ऐसे इंसान जिनके पास की डीमन जैसे एनर्जी है, इनसे लड़ना बहुत रेयर है। शायद मैं पहला ऐसा हूँ जिसने की इन्हें डाउन किया है एंड ये मेरे नकली पैर के टूटने की वजह से हुआ। 3 दिन बाद हम फिर मिलेंगे। मुसाशी लेटे हुए कहते हैं ये बहुत ब्रेव एंड चार्मिंग है। फिर हम मोटोवे को देखते हैं जो कि टोकुगावा से कहते हैं मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि वही रियल डील है, वो अकेले ही मेरे लिए बहुत है। मुसाशी मियामोटो वर्सेस रेत्सु कायो, और मैंने सुना है कि वेपन बैन को भी इस लड़ाई के लिए हटा दिया जाएगा। टोकुगावा कहते हैं ये रेत्सु की खुद की मर्जी है और मुसाशी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटोवे कहते हैं मुझे लगता है अगर रेत्सु अपने हाथ में एक मशीन गन लेके रखे तो अच्छा होगा। आपको मुसाशी को वेपन यूज करने नहीं देना चाहिए। हमें मार्शल आर्ट्स को और बेटर करने में फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे किसी का पावर टेस्ट करने में जो कि पास्ट से आया है। टोकुगावा कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं रूल्स चेंज करूं? मोटोवे कहते हैं ये फाइट नहीं होगा, ये पूरा वायलेंस होगा। मुसाशी मियामोटो मॉन्स्टर से भी बड़ा मॉन्स्टर है। टोकुगावा कहते हैं तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, पर रेत्सु कायो ने इसका रिक्वेस्ट किया था। मोटोवे कहते हैं आप एक बात भूल रहे हो टोकुगावा, रेत्सु ने जो रूल सेट किया है सभी लोग उसके खिलाफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि रेत्सु कैसे आदमी है, वो चाहे अपना पैर गवाए या फिर अपनी जिंदगी। रेत्सु इसको फाइट का जस्टिस से मानेंगे। ये ऐसा है कि हम एक सपने में है और हम जागना नहीं चाहते। टोकुगावा कहते हैं मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी उनसे लड़ने का मन है मोटोवे। मोटोवे कहते हैं मेरे केस में मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं मार्शल आर्ट्स को उस मॉन्स्टर मियामोटो मुसाशी से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं अकेला ही हूँ जो कि इसको मुसाशी से प्रोटेक्ट करना चाहता है। हम शिनसेनकाई में रेत्सु को निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रेत्सु फिर शॉर्ट से भी अपना प्रैक्टिस करते हैं और रेत्सु उस ऊंट को काट डालते हैं। काकुकायो वहाँ आके कहते हैं तुम्हारा वेपन यूज करने का स्किल्स पहले जैसा ही है, 1% भी नहीं बदला, पर देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मोमेंटम बहुत कम है। हम रेत्सु को देखते हैं जिस पर एक आदमी बहुत बार वार करता है और रेत्सु पर बहुत किक भी मारता है, पर रेत्सु को कोई डैमेज नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि रेत्सु एक फीदर बन गए थे। फिर रेत्सु एक जोर का पंच उस आदमी को मारते हैं जिससे वो आदमी हार जाते हैं। ये साओरी था। इसमें फाइटर अपने बॉडी को जितना हो सके उतना ज्यादा हार्ड करता है, एक वॉल की तरह, जिससे वो कोई भी डैमेज इजीली ले पाए। और ये ट्रिक ही रेत्सु यूज कर रहे थे। काकू आके कहते हैं ये रियल टेक्निक नहीं है, अपने ऊपर हिट लेना अलग बात है और अपने ऊपर आने वाले हिट को संभालना अलग। सो इस मोमेंट पर तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों को इस समय एक फीदर बन जाना पड़ेगा। अपने पूरे बॉडी को फीदर की तरह बना लो, अपने मसल, बोन्स एंड अपने ताकत को भी पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने सख्त बॉडी को निकालना होगा एंड एक आइस पैक की तरह फ्लेक्सिबल होके एक पेपर के टुकड़े की तरह मूव करना होगा जब तक कि तुम्हारा बॉडी एक फीदर न बन जाए। और जब तुम फीदर बन जाओगे तब वो वॉल वहाँ नहीं रहेगा, चाहे बुलेट हो या फिर मिसाइल, उनका पावर तुम पर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि तब तुम एक फुल साओरी बन जाओगे। और जब तुम पूरा फीदर बन जाओगे तब स्वॉर्ड भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। फिर काकू 2 शॉट स्टाइल भी करके दिखाते हैं। भले ही वो मुसाशी की तरह कर रहे थे, पर फिर भी ये मुसाशी के स्टाइल से डिफरेंट है। शायद ये चाइनीज मार्शल आर्ट स्टाइल है इसीलिए। फिर काकू सबको बताते हैं कि शार्पनेस से अटैक करने की जगह तुम्हें अटैक को अपने ऊपर अच्छे से लेना होता है। फिर काकू एक क्रेन एंड स्नेक का स्टोरी भी उनको सुनाते हैं कि कैसे एक क्रेन ने एक स्नेक को बहुत डैमेज दिया एंड जब स्नेक गुस्सा हो गया तब उसने अपना अटैक लॉन्च किया, पर उस क्रेन ने उस अटैक को डॉज कर लिया एंड देन उसने उस स्नेक को पकड़ लिया। पर नो मैटर हम कितना ही अच्छे से इसको परफॉर्म करें, पर एक शॉट इसे भी काट सकता है। फिर काकू रेत्सु को खड़े होने के लिए कहते हैं तुम्हें पूरा फीदर बनना होगा। अगर तुम मेरे शॉट से मरे तो तुम सोचना कि तुम मुसाशी के हाथों मरे हो। फिर हम मुसाशी को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। मुसाशी गिरते हुए पत्ते को पहले 2 एंड फिर 4 हिस्सों में काट देते हैं। हम देखते हैं कि काकू रेत्सु को कट्स मारते हैं। फिर काकू रेत्सु को और कट्स मारने के लिए बढ़ते हैं, पर रेत्सु अपना फीदर डांस परफॉर्म करता है एंड वो कट नहीं होता। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं। काकू ने रेत्सु पर 4 बार हमला किया था, पर रेत्सु इससे बच गया। वो अब एक असली फीदर बन चुका है। तुम्हें एक शॉट्समैन के सामने एक फीदर ही बनना होगा। फिर वो रेत्सु को गले लगा के कहते हैं तुमने साहोरी कंप्लीट कर लिया है। मोटोवे आके कहते हैं तुम मुसाशी से इससे लड़ोगे? चाइना के 4000 सालों को बेतुका बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुसाशी भी पत्तों को काट के अपने ट्रेनिंग किए जा रहे थे और टोकुगावा मुसाशी के स्किल्स देखकर लिटरली शॉक हो रहे थे। टोकुगावा कहते हैं ये शॉट बहुत लंबा एंड हेवी है, इसको डॉज करना बहुत मुश्किल है, पर इसका स्पीड इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता है ना। मुसाशी कहते हैं किसी चीज को अगर सही हाथों से किया जाए तो उसे इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। आपको बस अपने कमर से एनर्जी लेना होता है एंड फिर अपने एक फिंगर से फुल स्पीड में शॉट को मूव करना पड़ता है और फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जिसको कि आप कट ना कर सके। मोटोवे कहते हैं रेत्सु तुम्हारे मूव्स एटलास फैंसी एक्रोबैटिक्स है, ये मास्टर शॉट्समैन के सामने कोई काम नहीं आएगा। काकू कहते हैं वेल हमारे पास एक जापानीज फुरुकी स्टाइल का आदमी है। तुम कह रहे हो कि मेरे साहोरी की एडवाइस में कुछ गड़बड़ है? यहाँ काकू ने मोटोवे को देखते ही उनका फाइटिंग स्टाइल पता कर लिया था। मोटोवे कहते हैं अगर ये चाइना भी हो तो भी वो वॉर को नहीं समझ सकते। इन लड़ाई में एक को मरना पड़ता है, तुम्हारे ओपोनेंट का लेवल या फिर सिचुएशन मैटर नहीं करता। यही इस इरा की हार्श रियलिटी है। ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन पूरा अलग है, बस एक ही रास्ता है ओल्ड जनरेशन को हराने का, हमें वो खुद बनना पड़ेगा। रेत्सु कहते हैं मैं समझता हूँ, पर आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? मोटोवे कहते हैं उनसे मत लड़ो, अगर ये
हैंड टू हैंड भी होगा तो भी बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, और तुम तो कटाना वाले मुसाशी को फेस करने वाले हो। तुम अगर मशीन गन ले जाओ शायद फिर तुम्हारे जीतने के चांसेस हो। रित्सु कहते हैं मैं और इंसल्ट सहन नहीं करूंगा। मोटोवे कहते हैं रित्सु वो तुम्हें काट देगा, तुम्हारे मशीन गन को भी, और अगर तुम फीदर भी बन जाओ तो भी। रित्सु कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो? मोटोवे कहते हैं तुम अपने सामने इस ओल्ड मोटोवे को डाउन क्यों नहीं करते। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। टोकुगावा टोक्यो डोम के अरीना में आते हैं एंड वो सोचते हैं कल जनता चीखेगी एंड फिर शांत हो जाएगी। फिर टोकुगावा अपने सामने खून ही खून देखते हैं, शायद ये अरीना कल के मैच के बाद बैन हो जाए। रित्सु कहते हैं आप जानते भी हो आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपसे भी ताकतवर लोगों से फाइट किया है जो कि आपके ऊपर है, पर मुझे इसका रीजन नहीं पता कि मैं आपको क्यों डाउन करूं। मुझे बस जानना है इसके पीछे रीजन क्या है जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मोटोवे कहते हैं यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। तभी रित्सु मोटोवे पर हमला करते हैं पर वो मोटोवे को नहीं लगता और मोटोवे रित्सु के हाथ को पकड़ लेते हैं पर रित्सु जंप करके उससे बच जाते हैं। रित्सु का एल्बो नियरली डिस्ट्रॉयड हो ही गया था पर वो फिर भी बच गए। मोटोवे कहते हैं मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, ये स्लैश ट्रोनस से तो बेटर है, कोई मर्सी मत दिखाना। रित्सु मोटोवे पर हमला करते हैं पर मोटोवे उनको पकड़ लेते हैं पर रित्सु घूम के मोटोवे पर एक किक मार देते हैं एंड यहाँ मोटोवे गिर जाते हैं। मोटोवे कहते हैं मुझे पता है तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो पर मुसाशी से नहीं। पर तभी काकू मोटोवे को मार के वही गिरा देते हैं एंड रित्सु को आराम करने के लिए कहते हैं और आज है इन दोनों का मैच। सारे लोग इसको देखने आए हैं, इनको पता है कि आज ये एरेना सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। कटाना, आंखें उखाड़ लेना, प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करना, आज सब अलाउ है। और अगर इतना काफी नहीं है तो आज वेपन्स पे अलाउ है। क्या ये कोई फाइट होगा या डेथ मैच? क्या लोग जो देखने वाले हैं क्या ये प्योर स्किल होगा या स्लॉटर? बाकी आकर रित्सु से कहता है आप एक फाइटर की तरह नहीं, आप एक रियल मार्शल आर्टिस्ट की तरह लग रहे हो, आपका सूट बहुत हेवी होगा, शायद आप फुल्ली रेडी हो। रित्सु कहते हैं ये आज के रूल्स की वजह से है, आप एक समुराई से लड़ने वाले हो जो कि कटाना लेके रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा। मियामोटो मुसाशी शॉर्ट के बिना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। रित्सु कहते हैं 3 दिन पहले मैं और मुसाशी मिले थे, तब वो शॉर्ट के साथ नहीं थे और ये शायद 5 या 10 मिनट चला था, पर अगर वो शॉर्ट के साथ होते तो शायद मैं नहीं टिकता। मुसाशी मैच के लिए ऐसे रेडी हो रहे थे जैसे वो एक डेथ मैच लड़ने जा रहे हो। मुसाशी का हार्ट बहुत दिनों के बाद ऐसे धड़क रहा था अपने शॉर्ट के साथ कनेक्शन, इससे अच्छा फीलिंग और कुछ नहीं। आज ऐसा कोई बादल नहीं है जो कि मुसाशी की रोशनी को ढक सके। सारे लोग मुसाशी को देख के हैरान थे कि यही वो आदमी है महान मुसाशी मियामोटो। ये पूरा पेंटिंग से मैच होता है। और दूसरी तरफ थे रित्सु जो कि वापस आए हैं अमेरिका से। लोग रित्सु को लड़ाई के लिए मना कर रहे थे कि मुसाशी उसे काट देगा। इस मैच में दोनों में से कोई भी फ्रीली वेपन्स को यूज कर सकता है, बस कोई गन वगैरह यूज नहीं करेगा। अब दोनों अपना पोजीशन लेते हैं। काकू रित्सु से जिंदा वापस लौटने के लिए कहते हैं और यहाँ मैच चालू हो जाता है। कोई भी चीयर नहीं कर रहा था, सब साइलेंट थे। ये डेथ मैच शुरू होने वाला था। मुसाशी कहते हैं तो चलो फिर शुरू करें और यहाँ ये पूरा साइलेंस ब्रोक हो जाता है। मुसाशी पूछते सबसे ज्यादा जल्दी इस मैच को फिनिश करने का क्या तरीका है? रित्सु अपने जैकेट खोल के शूरिकेन्स निकालते हैं और मुसाशी की तरफ फेंकते हैं और मुसाशी उसको डॉज कर लेते हैं। मुसाशी इतने फास्ट थे कि उन्हें नॉर्मलाइज से देखा ही नहीं जा पा रहा था। उन्होंने एक हाफ में छोड़ दिया था। रित्सु अपने दोनों हाथ यूज कर रहे थे पर मुसाशी उन शूरिकेन्स को इजीली डॉज कर रहे थे। अब रित्सु बहुत सारे शूरिकेन्स एक साथ फेंकते पर मुसाशी उन सबसे बच जाते हैं। एक शूरिकेन मुसाशी की तरफ जा रहा था पर मुसाशी उसको 2 हिस्सों में काट देते हैं। क्या इसको देखना सच में ओके है? ये मूवीज में देखा गया है पर रियल लाइफ में देखने पर ये पहले वीक लग सकता है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक फ्राइंग पैन में छेद कर सकता है। सभी लोगों के हाथ में पसीना आ रहा था एंड वो बहुत फोकस के साथ इस मैच को देख रहे थे। लोग मुसाशी को देखकर समझ गए थे कि ये असली मॉन्स्टर है। रित्सु अपना जैकेट उतार लेते हैं और जोर से घुमाने लगते हैं और वो बहुत सारे पत्थर को मुसाशी की तरफ फेंकते हैं जो कि सीधा मुसाशी के मुंह पर लगता है। ये ऐसा था जैसे रित्सु मुसाशी पर गन चला रहे हो और तभी एक पत्थर सीधा जाके मुसाशी की आंख में घुस जाता है। मुसाशी ने ब्लिंक भी नहीं किया एंड उस हमले को डॉज भी नहीं किया। मुसाशी कहते हैं तुम एक बच्चे की तरह हो रित्सु, तुम इतनी दूर सेफ हो। क्या होगा जब तुम्हारे पास मेरे ऊपर फेंकने के लिए और कुछ नहीं होगा? तब तुम थूकोगे मेरे ऊपर या फिर भागोगे? फिर रित्सु अपना जैकेट फेंकते हैं मुसाशी पर। मुसाशी उस जैकेट को काट देते हैं पर तभी एक चीर आके मुसाशी के सर पर लगता है। मुसाशी के सर से खून निकल जाता है। ये एक चाइनीज वेपन था जिसका नाम था कियोस टेसुवेन। मुसाशी डाउन हो गए थे पर वो फिर खड़े हो जाते हैं। रित्सु उस वेपन को और जोर से घुमाने लगते हैं। उस चेन के टिप को अब कोई देख भी नहीं पा रहा था। रित्सु इससे मुसाशी पर हमला करते हैं पर मुसाशी इससे भी बच जाते हैं। वो सच में बहुत तेज है। इस वेपन का टिप बहुत फास्ट है। रित्सु इससे मुसाशी पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं पर मुसाशी स्माइल कर रहे थे। रित्सु हमला करते हैं पर मुसाशी इससे बच जाते हैं एंड उस चेन को पकड़ लेते हैं एंड अपने पास ले लेते हैं। मुसाशी कहते हैं सो तुम बस इसको स्विंग करते हो, ये खिलौने जैसा है, ये कैसे किसी का जान ले सकता है? जिससे इसको बनाया गया है वो मटेरियल भी बहुत वीक है। तुम डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहे हो रित्सु? तुम सच में इस खिलौने से मुझे हराना चाहते थे? रित्सु मुसाशी पर एक किक मारने की कोशिश करते हैं पर मुसाशी इसको भी डॉज कर लेते। रित्सु एक सिंगल मोमेंट के लिए भी नहीं रुक सकते थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। अब मुसाशी इस चेन को एक स्विंग देने वाले थे। अब मुसाशी इस चेन के साथ 2 शॉट स्टाइल यूज करने वाले थे और फिर वो एक जोर का स्विंग करते हैं जिससे वो चेन ही टूट जाता है। सब ये देखकर हैरान थे कि इन्होंने इस चेन को तोड़ दिया, ये ह्यूमन नहीं हो सकते। काकू याद करते हैं कि कैसे वो इस वेपन को स्विंग करते थे एंड उनका हाथ कैसे छिल जाता था एंड वो अपने कटे हुए हाथों पर नमक यूज करते थे जिससे इन्फेक्शन ना हो। और इधर इस आदमी ने इसको इजीली तोड़ दिया। मुसाशी रित्सु को शॉट देके कहते हैं तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते? रित्सु शॉट को पकड़ के मुसाशी पर हमला करते हैं एंड वो मुसाशी को बहुत मारते
हैं। रेत्सु कहते हैं आप जैसे एक लेजेंड को ऐसे एक्टर नहीं करना चाहिए। एज द मार्शल आर्टिस्ट मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा अगर ये एक बेयर हैंडेड फाइट हो गया तो। मुसाशी उठकर कहते हैं इस मोमेंट पर शायद ये ओनली चांस था तुम्हारे पास जीतने का, तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल एंड दूंगा। सारे लोग ये हंसते हुए बात कर रहे थे कि ये सच में सीरियस हो गए हैं, ये बिल्कुल कोजिरो सासाकी के जैसा है। मुसाशी कहते हैं इनको मेरे वर्ड का मीनिंग कैसे पता। रेत्सु कहते हैं अरे ये बहुत फेमस है, चलो शुरू करते हैं। मुसाशी कहते हैं हाँ हमारे बेयर हैंडेड फाइट ऑफ मार्शल आर्ट्स को। रेत्सु मुसाशी पर एक पंच मारते हैं, फिर रेत्सु अपने बालों का यूज करके मुसाशी पर हमला करते हैं एंड फिर एक किक भी मारते हैं। मुसाशी 100 किलो के रेत्सु को एक हाथ से उठा लेते हैं। अब रेत्सु किक भी नहीं मार पा रहे थे क्योंकि मुसाशी रेत्सु के बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। फिर मुसाशी रेत्सु को एक स्वॉर्ड की तरह पटक देते हैं, पर इतने दर्द के बाद भी रेत्सु उठकर खड़े हो जाते हैं। अब सभी के दिल में बस एक ही फीलिंग आ रहा था कि रेत्सु हार गए हैं। अब रेत्सु रिएक्ट भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। रेत्सु मुसाशी पर पंच मारने के लिए बढ़ते हैं पर मुसाशी रेत्सु को पकड़कर नीचे पटक देते हैं। रेत्सु फिर उठ के मुसाशी पर किक मारते हैं पर मुसाशी उससे बच जाते हैं। फिर रेत्सु के 2 पंच मुसाशी अपने दोनों हाथों से रोक लेते हैं। फिर मुसाशी रेत्सु को पटक देते हैं पर रेत्सु घूमकर फिर खड़े हो जाते हैं। रेत्सु ने अपना एल्बो डिसलोकेट कर लिया था एंड अब शायद रेत्सु एक ही पंच मार सकते थे। मुसाशी फिर एक स्वॉर्ड लेते हैं और कहते हैं ये तो खिलौने हैं, इनको वेपन्स कहा ही नहीं जा सकता, और मुसाशी उस स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं। मुसाशी फिर कहते हैं इसमें कोई सोल नहीं है, ये तो एक अच्छा किचन नाइफ ही नहीं है। आई मीन रियली यार ये स्वॉर्ड एक किचन नाइफ भी नहीं है। फिर मुसाशी कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। इधर रेत्सु बाकी हानवा का स्ट्रेंथ यूज कर रहा था, बाकी जैसे अपने स्ट्रेंथ को यूज करता है ये बिल्कुल वैसा ही है। शायद रेत्सु कुछ प्लान बना रहे हैं, शायद वो अपना मूव चलने वाले हैं। फिर मुसाशी रेत्सु पर कट मारने के लिए बढ़ते हैं और वो रेत्सु पर अपना स्वॉर्ड रखते हैं। सब ये देखकर हैरान थे। रेत्सु कहते हैं दैट्स गुड, तुमने मुझे काटा क्यों नहीं, क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो, क्या तुम रेत्सु काय पर दया कर रहे हो। मुसाशी कहते हैं एक ट्रू वॉरियर, और फिर वो रेत्सु को काट देते हैं। रेत्सु कहते हैं थैंक्स बाकी, और ये कहते हैं रेत्सु मुसाशी पर एक सोल का किक मारते हैं और मुसाशी वही गिर जाते हैं। मुसाशी पर एक फीदर ने किक मारा था, मुसाशी अब उड़ भी नहीं पा रहे थे। इधर ऑडियंस चिल्ला रहे थे कि खत्म कर दो मुसाशी को। अब रेत्सु मुसाशी पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं पर मुसाशी रेत्सु को पकड़कर उसको बांधे देते हैं। ये सब बहुत जल्दी हो गया, अब रेत्सु अपने मूव्स भी यूज नहीं कर सकते थे। रेत्सु ने जब हमला किया तब उन्होंने अपने डिफेंस को पूरा कम कर दिया था, इसका फायदा मुसाशी ने उठा लिया था। मुसाशी जीत गए थे एंड उन्होंने रेत्सु को कट भी नहीं किया था, ये बहुत शर्मनाक था। रेत्सु मुसाशी से कहते हैं मुझे काट डालो मुसाशी। मुसाशी कहते हैं तुमने मुझ पर किक मारा, पंच मारा, लगभग मेरे नाक की हर एक हड्डी को तोड़ दिया। फिर मुसाशी एक स्वॉर्ड को काटते हैं और फिर वो रेत्सु पर कट मारते हैं और रेत्सु के बाल भी कट जाते हैं। अब मुसाशी एक रियल कट मारने वाले थे रेत्सु पर, ये कट बहुत हार्ड था पर रेत्सु अपना साहोर यूज करते हैं जिससे वो फिर खड़े हो जाते हैं। पर अब उनका नकली लेग कट गया था, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसाशी ने अभी अभी साहोरी को डिफीट किया है। और हम देखते हैं कि मुसाशी ने रेत्सु को एंड उसके नकली लेग को काट दिया था। पर हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी रेत्सु बात कर पा रहे थे। रेत्सु मुसाशी पर एक आखिरी वार करना चाहते थे और मुसाशी भी। रेत्सु अपने फुल स्पीड से हमला करते हैं और मुसाशी भी कट मारने के लिए रेडी होते हैं पर रेत्सु उस कट को अपने हाथ के बोन्स एंड मांस से रोक लेते हैं। पर मुसाशी रेत्सु को फेंक के उसके कवर पर कट मारते हैं। रेत्सु ने अच्छा मैच लड़ा। रेत्सु पास्ट में अपने मास्टर से पूछते हैं क्या एक बार कट होने के बाद सब खत्म हो जाता है, ये गलत है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। बेयर हैंडेड रह के भी कोई ना कोई चांस होगा इस सिचुएशन को चेंज करने का। रेत्सु के मास्टर कहते हैं जब तुम ऐसे सिचुएशन में पड़ोगे तब तुम खुद ही देख लेना। अब रेत्सु को महसूस हो रहा है कि कट होने पर कैसा लगता है। उसने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को काट दिया है, मेरा लिवर शायद बाहर आ जाएगा, मेरा स्पाइन भी कट गया है, खड़ा होना भी एक सपने जैसा लग रहा है। और रेत्सु यहाँ हार जाते हैं, ये मैच यही खत्म होता है। सारे लोग शांत थे या फिर शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने आज एक असली लड़ाई देखा। अगर कोई जीतता है तो लोग चिल्लाते हैं पर मुसाशी के जीतने पर उसके सपोर्ट में कोई नहीं था, जबकि ये महान मुसाशी मियामोटो है। सब यहाँ रेत्सु को ठीक करने की कोशिश करते हैं। टोकुगावा सबसे पूछते हैं क्या मैंने गलती किया। काकू कहते हैं पागल मत बनिए, ये मेरी गलती है। टोकुगावा कहते हैं ये सब बस और बस मेरी वजह से हुआ है। टोकुगावा बाद में मुसाशी से पूछते हैं ये तुम्हारे लिए इजी विक्ट्री था है ना। मुसाशी बोलते हैं नहीं, ये देखने में इजी था पर ये इजी विक्ट्री नहीं था, मुझे इंजरीज आया है। टोकुगावा पूछते हैं आप रेत्सु को कितना रेट करोगे। मुसाशी कहते हैं सेकिगारा जैसा। सेकिगारा एक बैटलफील्ड था जिसमें मुसाशी ने फाइट किया था, जहाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से हमला हो रहा था, जो कि मुसाशी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। रेत्सु ने मुसाशी के ब्लेड को अपने हाथों से रोक लिया था, उसमें एक रियल वॉरियर का स्पिरिट था। टोकुगावा कहते हैं थैंक यू मुसाशी, आपने रेत्सु के सोल को बचा लिया। अच्छा, अगर रेत्सु और जीनियस स्वॉर्ड्समैन सासाकी नानीगाची कौन मुसाशी के लिए एक वर्दी ओपोनेंट है। मुसाशी अब सोचने लग जाते हैं आखिर कौन स्ट्रॉन्ग है, एक जीनियस स्वॉर्डमैन सासाकी या फिर एक ग्रेट फाइटर रेत्सु। मुसाशी कहते हैं फुनाशिमा, ये वही आइलैंड है जहाँ मुसाशी ने सासाकी को हराया था। मुसाशी को सासाकी के बारे में ज्यादा याद नहीं था क्योंकि मुसाशी ने आज तक बहुत बैटल्स लड़ा था। सासाकी मुसाशी के ग्रेटेस्ट राइवल नहीं थे, वो तो बस रेगुलर थे, पर रेत्सु मुसाशी के लिए रेगुलर नहीं थे। मुसाशी ने यहाँ 3 लोगों से फाइट किया एंड सिविल वॉर के ईरा में भी इनके जैसा कोई नहीं था। और अब मुसाशी अगले ओपोनेंट के लिए वेट कर रहे हैं। टोकुगावा पूछते तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। मुसाशी कहते हैं
मुझे कोई परवाह नहीं, अगर मुझे डेली भी लड़ना हो तो। हम मोटोवे और बाकी को देखते हैं। मोटोवे कहते हैं ये डोजो सबके लिए है, बूढ़ा यंग सबके लिए, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? बाकी कहता है मैं यहाँ मोटोवे से मिलने आया हूँ, इतिहास के बारे में बातें करने आया हूँ। मोटोवे कहते हैं अगर मैं रेत्सु को एक गन से भी धमकाता तो भी रेत्सु नहीं मानता, तुम सबको रोकना इम्पॉसिबल है, मैं तुम सबको उस मॉन्स्टर मुसाशी से प्रोटेक्ट करूंगा। बाकी पूछते हैं आप किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो? मोटोवे कहते हैं इन करंट जनरेशन के फाइटर्स को कोई अंदाजा नहीं है कि ये मुसाशी कौन है। बाकी पूछता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने इस बॉडी से और अपने स्किल से किसको प्रोटेक्ट करेंगे? मोटोवे कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं तुमसे बहुत कमजोर हूँ हानमा। बाकी ठीक से बैठता है और कहता है आप चाहे मोटोवे हो या कुछ भी हो, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा जो कि मुझे प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। मोटोवे कहते हैं तुमने देखा बाकी जो आदमी मार्शल आर्ट्स का मास्टर है मुसाशी ने उसको कैसे पेला, वो ग्रेटेस्ट शॉटमैन है। बाकी कहता है पर पता नहीं क्यों आप खुश लग रहे हो। मोटोवे कहते हैं रेत्सु का मरना बहुत सैड था, मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ये नॉर्मल है, जब तुम अपने गोल को देखते हो तब तुम खुश होते हो। और मोटोवे का मतलब यहाँ मुसाशी से था, हमने अभी तक मुसाशी को उनके पूरे पोटेंशियल में नहीं देखा। मोटोवे कहना चाहते थे कि रेत्सु और मुसाशी की लड़ाई में मुसाशी अपने पूरे पोटेंशियल से नहीं लड़े, जबकि रेत्सु ने मॉडर्न वेपन्स यूज किया और अपना पूरा दम लगा दिया। मोटोवे कहते हैं इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट भी गलती कर सकता है और इसीलिए मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। बाकी खड़ा होकर कहता है आप ऐसे कहोगे और मैं मान जाऊंगा? मोटोवे खड़े होकर कहते हैं बेयर हैंडेड बाकी हारमा, ये शायद 100 में से 100 पॉइंट्स हो या फिर 100 में से 120, फिर भी इतना कम। दूसरी तरफ तुम मुझे कितना रेट करोगे? शायद 60 या फिर 70, चलो मान लेते 80, जो भी हो। शॉर्ट, स्पीयर, पोल, सिकल, रोप, ये सब मेरे एक सिनोबी बनने का पार्ट है और इन सबको मिला के मेरे पॉइंट्स होते हैं 300। बाकी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये सब यूज करेंगे तो, जिससे कोई मिस कैलकुलेशन ना हो। बाकी हमला करने के लिए जाता है पर तभी उसके सामने एक स्मोक बम ब्लास्ट होता है। मोटोवे बाकी के पीछे आकर पूछते हैं क्या ये तुम्हारे कैलकुलेशन में था? आखिर तुम इसको कितना रेट करोगे? मोटोवे कहते हैं आज सुबह बाकी ने मुझसे कहा कि वो बस मुझसे मिलने आया है और मैं समझ गया कि बात कहाँ तक जा सकता है, इसलिए मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया। ये है सिनोबी स्मोक स्क्रीन बॉल, इसमें गन पाउडर भरा हुआ है, ये आर्ट ऑफ वॉर है, यही लड़ाई का तरीका है। अगर ये एक रियल फाइट होता तो बाकी मर सकता था, पर मोटोवे बाकी को मारना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने बाकी पर हमला नहीं किया। बाकी ने मिस्टेक किया था। मोटोवे कहते हैं कोई बात नहीं, आजकल के मॉडर्न फाइटर्स को ये सब पता नहीं होता, ना ही बाकी हानमा को, ना ही यूजिरो हानमा को और ना ही गोकी शिबुकावा को, ओनली मैं हूँ जिसे ये पता है। बाकी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि यूजिरो हानमा को भी नहीं पता। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले मुसाशी को मर्डर सस्पेक्ट के लिए अरेस्ट करने आए थे। पुलिस वालों को बहुत सारे विटनेसों ने कहा था इसके बारे में। हम पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं कि एक बंदा इसके बारे में गवाही दे रहा था, उसके ही साथ एक दूसरा आदमी भी गवाही दे रहा था। वो कह रहा था ये एक डेथ मैच था, बल्कि ये तो कोई मैच नहीं था, ये एक एग्जीक्यूशन था। या टोकुगावा कहते हैं ये प्रदर्शन था, इसको शॉर्ट से परफॉर्म किया गया था। वो पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि वो तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। इधर मुसाशी हथकड़ी तोड़ के कहता है ये बहुत वीक है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मुसाशी कहते हैं टोकुगावा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे अभी भी सीखना है। और बाहर पूरा आर्मी मुसाशी के लिए वेट कर रहे थे। 1921 में एक आउटब्रेक हुआ था, इसको ओमोटो इंसिडेंट कहा जाता है और वो एक आदमी ने किया था जिसका नाम था उएशिबा। इसको कोई भी हरा नहीं सकता था, कोई आर्मी भी नहीं। बाद में उएशिबा को फायर ट्रक से घेर के उसके ऊपर पानी गिराया गया और बाद में उसके ऊपर जाल फेंक कर उसको पकड़ लिया गया और उसके बाद बाकी सबने उसके ऊपर डंडों से हमला किया और ऐसे उसको गिरफ्तार किया गया। ये कहानी 30 सालों से सुनाया जा रहा है। सभी आर्मी को वापस जाने का ऑर्डर मिलता है पर मुसाशी उन्हें रोकते हैं। वो इन वॉरियर्स का पावर जानना चाहते थे कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं तुम सबको सच में लगता है कि तुम मुसाशी मियामोटो को हरा पाओगे? तभी मुसाशी जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं देखकर लग रहा है आप लोग वॉरियर बनने के लिए तैयार नहीं हो। अब मुसाशी पुलिस कमिश्नर के साथ कार में कहीं जाते हैं और इधर हम केंडो चैंपियन मीवा को देखते हैं। मुसाशी कमिश्नर को कार थोड़ा धीरे चलाने के लिए कहते हैं। मीवा 4 साल लगातार जापान का केंडो चैंपियन बना था। मीवा बहुत खुश थे क्योंकि वो आज मुसाशी मियामोटो से लड़ने वाले थे। मीवा कहते हैं जब मैंने उनको पहली बार देखा तब मेरे मुंह से बस एक ही बात निकला, यही रियल डील है। बड़े रैंक वाले पुलिस ऑफिसर्स भी 400 साल पुराने योद्धा मुसाशी को हरा नहीं सकते और जब तक तुम्हारा बॉडी रियलाइज करेगा कि तुम मुसाशी से लड़ रहे हो तब तक तुम्हारा काम खत्म हो चुका होगा। मुसाशी ने तुम्हें काट दिया होगा। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। रैंडम केंडो मैच में शॉर्ट फाइट होता है या फिर इसको शॉर्ट प्ले का इवोल्यूशन कहा जाता है। मैं साबित कर दूंगा कि ये बात की बात है। और अब यह मुसाशी भी आ जाते हैं। मीवा के सामने था महान शॉर्ट्समैन मुसाशी। मीवा के पास कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं था और यहाँ ये मैच शुरू हो जाता है। ये होगा एक ट्रू शॉर्ट फाइट, केंडो स्टिक शॉर्ट जैसा ही होता है। इससे हमें अपने ओपोनेंट्स पर जोर से हमला करना होता है। केंडो चैंपियन शॉर्टमैन से बढ़कर होते हैं, ये मीवा का सोचना था। मुसाशी आगे आके हमला करने के लिए तैयार होते हैं और मीवा डिफेंस में अपने केंडो स्टिक को पकड़ लेता है, पर फिर भी मुसाशी का वार सीधा उसके सर पर लगता है। केंडो में मिड रेंज पोजीशन, ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के लिए होता है। मुसाशी को केंडो का की भी नहीं आता था। ये 2 किलो के शॉट को उठाने की बात नहीं है, ये उस स्टिक को यूज करने की बात है जो कि बहुत हल्का है और उसको बहुत तेजी के साथ यूज करना होता है। मुसाशी एक बार फिर से उसके पास जाते हैं और जोर से उसके ऊपर वार करते हैं जिससे उसका पूरा केंडो स्टिक टूट जाता है और यहाँ तक कि उसके पीठ पर भी बहुत जोर का लगता है। वो केंडो स्टिक भी टूट गया था। ये इसको फाइट कहा ही नहीं जा सकता, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। मुसाशी पूछते हैं क्या अब मैं जा सकता हूँ? वह शिबुकावा आके कहते हैं लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। मुसाशी भी शिबुकावा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखकर हैरान थे। कमिश्नर शिबुकावा को मुसाशी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं
थे। फिर कमिश्नर दोनों को दोनों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक है लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन और एक है मास्टर्स के भी मास्टर। बात ये है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। शिबुगा कहते हैं अरे नहीं 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 ऐसे नहीं, आपके सामने महान मुसाशी है, कोई हलवा नहीं। ये कितना बकवास क्वेश्चन है, मुझे बस महान मुसाशी से मिलना था। फिर शिबुगा मुसाशी से हाथ मिलाने बढ़ते हैं। कमिश्नर मुसाशी को बताते हैं कि ये ग्रीटिंग है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं, पर मुसाशी अपना हाथ छुड़वा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके हाथ को शिबुगा ने पकड़ रखा था और वो आई के टेक्निक की मदद से मुसाशी को डाउन कर देते हैं और कहते हैं रेत्सो मेरा फ्रेंड था, और वो मुसाशी के मुंह पर पंच मारते हैं। मुसाशी के नाक से खून निकल आता है। कमिश्नर खुद को बहुत लकी मान रहे थे क्योंकि उन्होंने आज अपनी आंखों से आईकी को देखा, पर तभी मुसाशी उठ जाते हैं। शिबुगा बोलते अपने दोस्त के लिए मुसाशी से रिवेंज लेना बेवकूफी होगा, मुझे यकीन है रेत्सु भी ये पसंद नहीं करेगा। ये दुनिया ऐसा नहीं है जहाँ आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लाओ, ये बस डिस्ट्रैक्शन है। मुसाशी इस टेक्निक का तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा टेक्निक कभी भी नहीं देखा था। इसमें शिबुगा ने अपने स्ट्रेंथ की मदद से मुसाशी के ब्रेन में अपने पावर को भेज के मुसाशी को डाउन किया। मुसाशी ने ऐसा टेक्निक कभी नहीं देखा था। सिविल वॉर की इरा में जहाँ से मुसाशी बिलोंग करते हैं वहाँ आई की इन्वेंट नहीं हुआ था। तब अगर आपने अपना स्वॉर्ड खो दिया तो अपने हाथों से लड़ो। ये एक ऐसा टेक्निक था जो कि इंसानों के स्वॉर्ड को सेपरेट करता था। 1859 में टाकेटा सोगाकू नाम का एक जीनियस पैदा हुआ। उसने अपने दुश्मनों को हराया। वो बहुत शॉर्ट था और इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज था। जब एक ओपोनेंट ने उस पर अपने पूरे फोर्स से हमला किया तब उसने उस फोर्स को रिवर्स कर दिया, जिससे इस टेक्निक का जन्म हुआ जो कि है आईकी। और उसके बाद एक और जीनियस ने जन्म लिया जो कि हुम्मे यानी कि गोकी शिबुगावा। मुसाशी पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है आपके सामने? शिबुगावा कहते हैं मुझे अपने सामने फूलों का मैदान दिख रहा है, पर सच तो ये है कि उनको अपने सामने लावा दिख रहा था जो कि मुसाशी की पावर्स को दर्शाता है। और मुसाशी कहते हैं मुझे भी, और मुसाशी को सच में फूल दिख रहे थे जो कि दर्शाता है कि शिबुगावा मुसाशी के सामने टिकने नहीं वाले। 150 साल होने के बाद भी काकू के सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को सरपास करना बहुत मुश्किल है, पर एक ऐसा सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जो कि चाइनीज मार्शल आर्ट्स के डिफेंस को भी सरपास कर सकता है। पर जब आप एक बार ये सीख जाते हो तब ये और कोई काम का नहीं रहता क्योंकि आपको अलग अलग खतरनाक रास्तों में चलना होता है। शिबुगावा कहते हैं हमारा लड़ाई शुरू होने वाला है, पर तभी वो महसूस करते हैं कि उनको कट मारा गया है। मुसाशी का एनर्जी शिबुगावा भी महसूस कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। शिबुगावा मुसाशी पर हमला करने जाते हैं पर मुसाशी उनसे पहले उन पर वार कर देते हैं। शिबुगावा को कट मारा गया था। शिबुगावा वही डाउन हो गए थे। शिबुगावा के हमला करने से पहले ही मुसाशी ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे शिबुगावा का आईक्यू भी डिफीट हो गया। शिबुगावा मुसाशी के साथ हाथ मिलाते हैं पर शिबुगावा ही जानते थे कि उनकी क्या हालत है। युजिरो मोटावे से कहते हैं कि मैं तुम्हें विजिट करने आने वाला था। मैंने सुना है कि टोकुगावा के घर में कोई नया गेस्ट आया है, क्या तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताओगे? कैंडीज खाने और दारू पीने के बाद युजिरो टोकुगावा के घर जाने वाले थे, पर मोटावे युजिरो को ऐसे करने से मना करते हैं। युजिरो की क्यों पूछने पर मोटावे कहते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। अब ये सुन के युजिरो भड़क जाते हैं। मोटावे कहते हैं फिकर नॉट, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और ये सुनने के बाद युजिरो पूरा वोल्केनो बन जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें चीर डालूंगा। पर तभी वहाँ एक स्मोक बम ब्लास्ट होता है और युजिरो हैरान हो जाते हैं। युजिरो को जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है। उनको इससे पहले कभी भी किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया था। इवन उनके पैदा होने के समय भी उनकी माँ ने उनको अपना ब्रेस्ट नहीं दिया था, युजिरो ने खुद लिया था। युजिरो बहुत सारा गुस्से में थे। युजिरो के साथ ऐसा कोई करने का सोच भी नहीं सकता और युजिरो अपना पूरा गुस्सा रिलीज कर देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ गया है। मोटावे के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल था, पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो युजिरो को प्रोटेक्ट करेंगे। शिबुगावा, बाकी, चैक, काट्सुमी, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। इधर टोकुगावा युजिरो का प्रेजेंस महसूस करते हैं और युजिरो आने से मुसाशी बहुत इंटरेस्टेड थे। हम खानों के सामने युजिरो को देखते हैं। खानों के हाथ से वो बग युजिरो की तरफ जाता है, पर युजिरो एक उंगली मार के उसका काम तमाम कर देते हैं। युजिरो खानों से कहते हैं क्या सिक्योरिटी है साला, मेरे आने पर इतना डर गया? खानों कहता है आप अगर दरवाजे से आते तो हम खुश होते। युजिरो कहते हैं ये मेरा स्टाइल है, अब जाओ अपनी ड्यूटी पे। और अब युजिरो टोकुगावा के घर के अंदर आ चुके थे। वो टोकुगावा से एक और कप मांगते हैं। युजिरो और मुसाशी मजे से पी रहे होते हैं। मुसाशी को अपने सामने गोल्ड दिखता है। मुसाशी युजिरो से पूछते हैं आपको आपके सामने क्या दिख रहा है? युजिरो कहता है मुझे तो बस लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी दिख रहा है। ये मत कहना तुम्हें अपने सामने गोल्ड दिख रहा है। मुसाशी कहते हैं मैंने 60 ड्यूल्स लड़ा था, मैंने बहुत लोगों को आज तक काटा है, फिर मेरा नाम हर जगह फैलने लगा, कोई मुझे इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन जिसको सब चाहते थे। मुझे सभी से एडमिरेशन मिला, मर्द, सुंदर औरत, सबसे हमेशा सामने गोल्ड्स और बहुत सारा खाना, जो भी मुझे चाहिए होता था सब मेरा होता था। और ये समय है एक बार फिर से मेरे नाम को पॉपुलर बनाने का, एक बार फिर से इस जनरेशन में नाम कमाने का। मैं वो तारा बनूंगा जिसको की दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। यहाँ युजिरो को मुसाशी कट मारते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मुसाशी मियामोटो को 60 ड्यूल्स जीतने के बाद इतना नाम और इतना सोना मिला था, एंड अगर वो युजिरो को हराते हैं तो उनको फिर से सोना एंड सब कुछ मिलेगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि युजिरो से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। और इसलिए मुसाशी को युजिरो को देखने पर सोना यानी कि गोल्ड दिख रहा था। खैर स्टोरी में आते हैं। युजिरो को इस कट से घंटा फर्क नहीं पड़ा था। मुसाशी कहते हैं वाओ क्या स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ये तो आर्मर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपने शॉट से बहुत लोगों को काटा है, पर तुम पहले ऐसे हो जो कि कट नहीं हुए। युजिरो एक बोतल के छोटे से हिस्से को मुसाशी की तरफ फेंक कर कहते हैं मैं बाकी सब की तरह नहीं हूँ। टोकुगावा इनको इनका शॉट दीजिए, इनको जरूरत है उसका। मुसाशी के सर से खून निकल चुका था, पर वो तैयार थे लड़ाई के लिए। अब मुसाशी और युजिरो आमने सामने थे। मुसाशी अपने शॉट को लेकर हमले के लिए तैयार होते हैं, पर युजिरो मुसाशी के शॉट को पकड़ लेते हैं और एक
एक sword का पंच मारते मुसस्सी पर एंड मुसस्सी हवा में होते हैं, पर मुसस्सी और यूजुरो दोनों का ही ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यूजुरो भी स्वॉर्ड को पकड़ने की वजह से हवा में आ जाते हैं। फिर नीचे आते यूजुरो मुसस्सी को घुमा के फेंकते हैं, पर मुसस्सी गिरते नहीं, वो खड़े हो जाते हैं। मुसस्सी कहते हैं अब मुझे समझ आया यहाँ के सारे वॉरियर्स मुझे क्या शो करना चाहते हैं। वो शो करना चाहते हैं कि उनका हाथ ही तलवार है, पर वो मेरे तलवार के सामने कुछ नहीं। मुसस्सी स्वॉर्ड से हमला करते हैं, पर यूजुरो उसको अपने हाथ से ही रोक लेते हैं। ये और कोई नहीं, ये यूजुरो हानमा है। मुसस्सी यूजुरो को नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, पर यूजुरो उससे बच जाते हैं। अब दोनों को इस लड़ाई में मजा आ रहा था और टोकुगावा का यहाँ फट रहा था, और हम देखते हैं कि यूजुरो अपना डीमन बैग एक्टिवेट करते हैं। इधर मुसस्सी भी पूरी तेजी के साथ अटैक करने बढ़ते हैं, पर यूजुरो उसको डॉज करते हैं। मुसस्सी फिर हमला करते हैं, यूजुरो इसको कूद कर डॉज करते हैं। किसी को नहीं पता था कि कितने दिन हो गए यूजुरो को अपने ओपोनेंट के खिलाफ लड़ने के लिए ग्राउंड से हटना पड़ा हो। ये मैच ऐसा था कि 2 सेल लड़ रहे हो या फिर एक ड्रैगन एंड एक स्ट्रॉन्ग टाइगर लड़ रहा हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनके सामने कौन है, लायंस, टाइगर्स या फिर ड्रैगन, कोई भी इन दोनों के सामने नहीं टिकने वाला। मुसस्सी अपने पूरे ताकत से यूजुरो पर एक कट मारते, पर यूजुरो ने 0 सेकंड के अंदर कुछ कर दिया था। उन्होंने मुसस्सी के हाथ को पकड़ लिया था और फिर यूजुरो मुसस्सी के मेन पॉइंट पर स्वॉर्ड का लात मारते, जिससे मुसस्सी का हालत खराब हो जाता है। ये पेन बहुत ज्यादा था, पर मुसस्सी खड़े हो जाते हैं। मुसस्सी यूजुरो से उनका नाम पूछते, क्योंकि मुसस्सी अपनी वो अल्टीमेट फॉर्म जो कि वो मास्टर करने के बहुत करीब थे, उसको वो यूजुरो पर परफॉर्म करने वाले थे। जब हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत स्कूल्स लिख लिख कर भर देते हैं, तब हम इमेजिन करके कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल या फिर आसमान। और ऐसा करते करते हमें जैसे और पेन की जरूरत नहीं होता, वैसे ही स्वॉर्ड यूज करते करते स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं होता। वैसे ही ओल्ड मुसस्सी है जिनका एज 58 ईयर्स है। यूजुरो मुसस्सी को अपना नाम बताते हैं, तुम्हारे बॉल्स पर लात मारने के बाद भी तुम खड़े हो गए, मानना पड़ेगा तुम स्टोरी से भी रियल लाइफ में ज्यादा अच्छे हो। और मुसस्सी को ये बहुत पसंद आया कि उनकी स्टोरी सुनाया जाता है। हानमा यूजुरो, आप सच में पिनाकल ऑफ स्ट्रेंथ हो। मुसस्सी टोकुगावा को उनके स्वॉर्ड वापस दे देते हैं और फिर मुसस्सी अपने अनफिनिश्ड ट्रायल को फिनिश करने के लिए बढ़ते हैं। इस ट्रायल का नाम था 2 Swords अंडर हेवन, और ये यूजुरो पर एक लॉन्ग कट मारता है और इससे यूजुरो के थोड़े बाल कट जाते हैं। मुसस्सी एक बार फिर अटैक करते हैं, पर बीच में मोटावे चले आते हैं और ये हमला वो खुद पर लेने थे। मोटावे के गिरने से पहले यूजुरो उसको अपने पैर से उठा के जोर से फेंक देते हैं। वो गुस्सा हो गए थे मोटावे से, साले तुझे लगता है कि तू मेरी रक्षा करेगा? तभी यूजुरो को मुसस्सी रोकते हैं। बीच में टोकुगावा आके कहते हैं यूजुरो रुक जाओ, मोटावे ने अपने ऊपर इतना भारी हमला लिया और तुम उसे मार रहे हो, शांत हो जाओ थोड़ा। टोकुगावा इस मैच को एक ड्रॉ घोषित करते हैं। मोटावे जागते हैं, वो सोचते हैं कि ये कट बहुत सारा था। मोटावे कहते हैं अगर मैं उनके पीछे में नहीं आता तो मुसस्सी के हमले से यूजुरो मर भी सकते थे, और अब मोटावे भी से लड़ना चाहते थे और वो टोकुगावा के करीब जा रहे एक बीटल को नाइफ से रोकते हैं। मुसस्सी एंड यूजुरो रास्ते में चल रहे होते हैं। मुसस्सी यूजुरो से कहते हैं हानमा-सान, लगता है आपको यहाँ सब पहचानते हैं क्योंकि ये सब आपको ही देख रहे हैं। यूजुरो कहते हैं ये लोग तुम्हें भी देख रहे हैं, और रियली इन दोनों का एनर्जी सब महसूस कर पा रहे थे। मोटावे ने यहाँ टोकुगावा से कहा था कि वो मुसस्सी से लड़ेंगे एंड उन्हें खत्म करेंगे। ये एक अच्छा मैच होगा और टोकुगावा को भी इस मैच के लिए कोई शिकायत नहीं है। मोटावे कहते हैं स्मोकिंग करना बंद करो, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, अपने औकात में रहो, यही कहना चाहते हो ना आप? मोटावे कहते हैं इस रूल को मेरे मैच के लिए हटा दो कि वेपन के सिवा बाकी सब अलाउ होगा, बल्कि ये रूल रखो सारे वेपन्स, टेक्निक्स एंड फाइटिंग स्टाइल अलाउ होगा। मोटावे होल्ड बैक करना नहीं चाहते थे। इधर मुसस्सी और यूजुरो विस्की पी रहे थे। मुसस्सी पी कर कहते हैं स्ट्रॉन्ग है। यूजुरो कहते हैं हाँ इसे विस्की कहते हैं। मुसस्सी कहते हैं नहीं नहीं, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ। मुसस्सी यहाँ मोटावे की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ गाया आया था अपने मास्टर यानी कि मोटावे से मिलने के लिए। गाया को मोटावे के डोजो के हथियारों से बहुत लगाव था, उसे ये बहुत पसंद आता है। मोटावे को भी डोजो बहुत पसंद है। वो गाया को बताने लगते हैं कि डोजो सबसे सेफ प्लेस है, और गाया कहता है आप जितना सोच रहे हो शायद ये डोजो उतना भी सेफ ना हो। यहाँ मुसस्सी और यूजुरो बात कर रहे थे कि मोटावे सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुसस्सी और यूजुरो और पीने लगते हैं। यूजुरो कहते हैं लगता है कि बुक्स में तुम्हारे बारे में थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि तुम विस्की नहीं पीते। मुसस्सी को मोटावे सारे फाइटर्स से अलग लगे थे। यूजुरो कहते हैं कि मोटावे बहुत सारे हथियारों के साथ आया था। मोटावे एक शिनोबी है और वो शिनोबी आर्ट्स यूज करता है एंड आज उनको यूजुरो और मुसस्सी के द्वारा प्रेस किया जा रहा है। क्या मोटावे ही है जो कि मुसस्सी को थोड़ा टक्कर दे पाएंगे अपने हिडन ट्रिक्स से? इधर मोटावे ने गाया को अपने बेल्ट से बांध दिया था। मोटावे अपना बेल्ट वापस मांगते हैं। गाया का घर जापान है एंड मोटावे सेंसेई अभी भी एक ट्रू वॉरियर है। हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। मोटावे गाया को बहुत दिनों के बाद फाइट के लिए चैलेंज कर रहे थे। गाया एक सल्फ्यूरिक एसिड कैप्सूल मोटावे की तरफ फेंकता है, पर मोटावे उसको कैच कर लेते हैं। अचानक गाया अपने हाथों से निकालता है एंड इससे वो मोटावे पर हमला करता है, जिसके ऊपर मोटावे एक रुमाल रख देते हैं और उसके बाद मोटावे गाया को डाउन कर देते हैं और इसके बाद वो अपने बेल्ट से गाया को बांध देते हैं, पर मोटावे का ही पैंट खुल जाता है। यह जैक हानमा अपने बेस्ट फॉर्म में आए थे। वो जितना हो सकता था अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करके उतना ही खुद का हाइट बढ़ाया था। अब जैक का हाइट है 7 फीट 11 इंच एंड अब जैक मुसस्सी से लड़ना चाहते थे, पर कोई ऐसा था जो कि जैक को ये करने से रोकना चाहता था। वो थे मोटावे इज़ू। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोटावे को इससे क्या प्रॉब्लम है, तो टोकुगावा जैक को सलाह देते हैं कि जाके मोटावे को हराने के लिए उसी बूढ़े मोटावे को जैक को हराना होगा। किसी को नहीं पता कि मोटावे चीज क्या है। टोकुगावा पूछते क्या तुम्हें वेपन्स का कोई एक्सपीरियंस है? जैक कहता है नहीं, पर मुझे वेपन्स के साथ कैसे डील करते हैं उसका एक्सपीरियंस है। मुझे कभी भी वेपन्स से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब बहुत जल्द ही मोटावे और जैक का मैच होने वाला था एंड ये मैच रिंग में नहीं होने वाला था। बहुत दिनों पहले एक जूडो के मास्टर एंड एक रेसलिंग के मास्टर थे जो
कि एक दिन एक पार्टी में मिले एंड उन्होंने बाद में पार्क में अपने नॉर्मल कपड़े पहन के चलना शुरू किया एंड जब वो मिले तब उनका मैच शुरू हो गया। मोटावे को देखकर लग सकता है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पर वो बहुत कुछ अपने साथ कैरी करते हैं। मोटावे इज़ू अपने स्टेटस के लिए नहीं, अपने स्पोर्ट के लिए नहीं, बल्कि एक ट्रू वॉरियर है। एंड अब मोटावे एंड जैक मिलते हैं। मोटावे जैक की तरफ अपना सिगरेट फेंकते हैं और वो सीधा जाके जैक की एक आंख में लगता है। फिर मोटावे किक मारने के लिए जंप करते हैं एंड जैक के मुंह पर एक जोर का किक मारते हैं। जैक को एक आंख से कुछ नहीं दिख रहा था, पर जैक ऐसा ही मैच चाहता था। नो रेफरी नो रूल्स। मोटावे फिर अपने शॉट से जैक के पैर का थोड़ा सा हिस्सा काट देते हैं। मोटावे कहते हैं तुम अपने घुटनों पर हो, फिर भी मुझसे ज्यादा बड़े हो। फिर वो जैक के सर पर अपना शॉट दे मारते हैं और अब जैक गिर चुका था। मोटावे कहते हैं एक लकड़ी का शॉट तुम्हें मारने नहीं वाला। जैक हंसता है और रोल होता है एंड फिर जैक कहता है मुझे लगा था आप वेपन यूज करेंगे तो ये मैच फेयर होगा एंड मैं सही था। फिर जैक अपने शर्ट को फाड़ देता है। टोकुगावा ने जैक को सुबह कहा था कि तुम जिस मोटावे से लड़ने वाले हो वो पूरा अलग है, ये वो मोटावे नहीं है जिन्हें कि हमने रिंग में लड़ते हुए देखा था। अब मोटावे कोई फाइटर नहीं है। जैक कहता है वो पूरा सही था, अब आप एक वॉरियर हो। जैक कहता है पर मैं आपसे हारने नहीं वाला। मोटावे कहते हैं ये इजी नहीं है किसी भी एथलीट के लिए अपने स्पोर्ट के टॉप पर जाना। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट शायद ही ऐसे ताकतवर एथलीट्स के खिलाफ अपने स्ट्रेंथ के साथ टिक पाए, क्योंकि कुछ ही बस टिक पाते हैं, बाकी सब हार जाते हैं। और जब आपको ओपोनेंट का स्ट्रेंथ जैक हैमर जैसा हो तब तो टिकना नामुमकिन जैसा है। अचानक जैक एक किक मारता है मोटावे पर। सारे लोग ये देखते हैं, मोटावे दूर जाके गिरते हैं, पर जैक देखते हैं कि उसके पैर में मोटावे ने नाइफ घुसा दिया था। जैक उस चाकू को निकाल कर फेंक देता है। मोटावे कहते हैं मैं कह रहा था अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्ड या स्पेयर के साथ भी हो तो भी तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। लोगों को लग रहा था कि यहाँ कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है। लोगों का ये सोचना जायज है, क्योंकि यार इनके हाइट का डिफरेंस देखो। जैक अचानक मोटावे के सर पर जोर से किक मारता है जो कि सीधा मोटावे के सर पर लैंड होता है। मोटावे कहते हैं तुम सच में बहुत थिक हो, और हम देखते कि मोटावे ने एक बड़ा नाइफ घुसा दिया था जैक के पैर में। अगर जैक इतना थिक नहीं होता तो शायद वो अपना एक पैर आज खो देता। अचानक जैक मोटावे के कंधे को काट लेता है। मोटावे अपने कंधे को जैक से छुड़वाते हैं और हम देखते हैं कि जैक के सारे दांत टूट जाता है। मोटावे कहते हैं अगर आप एक साइबर्ग जैसे पैकमैन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हो तो एक नॉर्मल शर्ट आपकी कोई काम नहीं आने वाला। ये है एरामिड फाइबर, इसको एयरप्लेन में यूज किया जाता है, पैराग्लाइडर्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है एंड ऑल्सो टायर्स में भी यूज किया जाता है। ये उतना सस्ता नहीं है, पर हाँ इसकी मजबूती बहुत है। अपने दांतों से तुम एक नारियल को काट सकते हो, स्टिल मेरा शोल्डर पूरा अनइंजर्ड नहीं हुआ। तुम्हारे दांत जिन पर तुम इतना गर्व करते थे वो खत्म हो गए, तुम्हारा लेफ्ट लेग गया, तुम्हारे दांत गए, अब तुम्हारा हाइट भी मीनिंगलेस है। सो जाओ घर जाओ। जैक कहता है जैक हमारे से लड़ाई के समय सिर्फ उसके दांत ही नहीं है जिससे कि तुम्हें डरना चाहिए। दांतों के बिना भी एक शेर ही होता है, पंजों के बिना भी एक भालू ही होता है, और इन सब के बिना भी एक एनिमल ही होता है जिसको कि आप हराने का सोच भी नहीं सकते। जैक बहुत ज्यादा पंच मारता है मोटावे पर। जैक पूरा पागल हो चुका था मोटावे को मारने के लिए। मोटावे कहते हैं जैक हमर मुझे मारना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ कभी टो टू टो लड़ नहीं पाऊंगा। अचानक मोटावे वहाँ एक स्मोक बम ब्लास्ट करते हैं, पर जैक अभी भी रुका नहीं था। जैक अपना स्पीड बढ़ाया जा रहा था एंड उसने मोटावे को ग्राउंड से ऊपर उठा लिया था। अचानक मोटावे जैक के मुंह पर एक किक मारते हैं। मोटावे ने फायर क्रैकर्स यूज किया था, पर इसका जैक पर कोई फायदा नहीं हुआ। मोटावे को और गन पाउडर यूज करना चाहिए था। मोटावे पे जैक पर नाइफ फेंकते और फिर वो जैक के पैर को एक चेन से पकड़ लेते और फिर वो जैक के सर पर मारते अपने उस चेन के हेवी पॉइंट से, और फिर वो जैक के फेस पर भी उसी चेन से मारते और फिर वो जैक के हाथों को पकड़कर उसको नीचे गिरा देते और फिर मोटावे अपने शर्ट से एक रोप निकाल के जैक को बांध देते हैं। मोटावे कह रहे हैं जो आदमी आपसे ज्यादा लंबा होता है वही एंड में जीतता है, और अभी मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ। जो जीतता है वही डिसाइड करता है कि सामने वाला जिएगा या मरेगा। वही होता है ट्रू वॉरियर। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। साल के आखिर में ये रूमर्स आने लगे कि छोटी फिशेस रिवर से गायब हो रहा है, और उनको गायब करने वाला ये है जो कि बहुत बड़ा है, इवन बोट से भी बड़ा। एक आदमी मजे से फिशिंग कर रहा था एंड अचानक उसके जाल में एक मछली फंस जाता है, पर वो मछली कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनका रोप टूट जाता है। और फिर वो अपने सामने देखते हैं एक बड़े से जानवर को। इसको मछली कहा ही नहीं जा सकता। वो मीडिया और पुलिस भी आ गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अचानक मीडिया वाला आदमी अपने पीछे उसी बड़े से जानवर को देखता है, पर उसको किसी ने पकड़ रखा था जो कि था पिकल। ये एक बड़ा सा क्रोकोडाइल था एंड पिकल इसको मार डालता है। सब पिकल को पहचान जाते हैं। पिकल के लिए ये बस एक स्मॉल डायनासोर था जिसको कि पिकल अब मजे से खाने वाला था। इधर न्यूज में आ रहा था कि कैसे एक बड़ा सा क्रोकोडाइल आया था एंड कैसे पिकल वापस आ चुका है। और तभी मुसाशी टीवी को काट देते हैं। टोकुगावा पूछते हैं क्या कर दिया तुमने। मुसाशी पूछते हैं वो कहाँ गया, मैंने बस उसे पकड़ ही लिया था। टोकुगावा कहते हैं अरे वो सच में यहाँ नहीं था, ये कैमरा एंड सैटेलाइट्स की मदद से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। मुसाशी पूछते हैं आखिर वो कौन था। टोकुगावा कहते हैं कि वो था पिकल, क्रीटेशियस एरा का सबसे बेस्ट फाइटर जो कि डायनासोर से लड़ता था, और मुसाशी को घंटा ये सब नहीं पता था। तो टोकुगावा मुसाशी को समझाने लगते हैं कि डायनासोर्स क्या होते हैं एंड एरा क्या होता है, एंड मुसाशी पिकल में इंटरेस्टेड थे। मोटावे यहाँ पिकल का न्यूज देखते हैं। मोटावे पिकल के बारे में भूल ही गए थे कि उन्हें
हमें पिकल को भी प्रोटेक्ट करना है। मुसाशी पिकल से लड़ना चाहते थे। इधर पिकल मजे से उस क्रोकोडाइल को खा रहा था एंड इधर मुसाशी टोकुगावा से कहते हैं कि उन्हें पिकल से मिलना है। साइंटिस्ट एल्बर्ट पेन बताते हैं कि वो हमारे लिए एक बड़ा क्रोकोडाइल है पर वो पिकल के लिए बस एक छोटा सा डायनासोर है। वो कहते हैं कि पिकल जापान से गायब होकर बड़ी नालियों में रहता था। ये उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस है क्योंकि उस जगह का तापमान सालों साल लगभग सेम ही रहता है। एलिगेटर, लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स सब बड़ी नालियों का अपना घर मानते हैं और पिकल ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। हमें पिकल को कैप्चर करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के ऑर्डर से एंड एल्बर्ट पाइन की बुद्धि से यही नतीजा आया कि पिकल को क्लोरोफॉर्म से बाहर निकाला जाएगा। पुलिस वालों ने नालियों में क्लोरोफॉर्म डालना शुरू किया और इधर वो सब क्लोरोफॉर्म की मदद से फाइनली पिकल को पकड़ लेते हैं। ये वही सेम पिकल है, क्रीटेशियस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर। एल्बर्ट पाइन एंड उनके साथी पिकल की बॉडी को देखते हैं। वो 367 मीटर नीचे थे और वहाँ फिर टोकुगावा भी आते हैं मुसाशी को लेके। मुसाशी पिकल को देखने लगते हैं। टोकुगावा कहते हैं कि पिकल को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। तभी अचानक मुसाशी पिकल के मुंह पर जोर से वार कर देते हैं। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मुसाशी ने ये क्या कर दिया। फिर मुसाशी पिकल को कट भी मारते हैं और पिकल यहाँ जाग जाता है। मुसाशी ने पिकल पर कट मारा था पर पिकल पर इसका घंटा असर नहीं हुआ था। पिकल के गले ने मुसाशी के ब्लेड को ही रोक लिया था। मुसाशी बहुत सारी बॉडीज को एक साथ काट सकते हैं। मुसाशी के ब्लेड को पहली बार यूजुरो और पिकल के गले ने रोका था एंड अब पिकल एंड मुसाशी आमने सामने थे एंड पिकल अचानक मुसाशी पर अटैक कर देता है एंड पिकल मुसाशी के हाथ को काट लेता है पर मुसाशी अपने हाथ को छुड़ा लेते हैं। पिकल घूमता है एंड मुसाशी पर हमला करने बढ़ता है पर मुसाशी पिकल पर बहुत सारे कट्स मारते हैं पर मुसाशी समझ गए थे कि पिकल के मसल्स अलग है एंड पिकल के मसल्स किसी आर्मर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिकल को याद आता है कि कैसे वो अपने समय में बड़े डायनासोर से लड़ता था जो कि दुनिया हिला सकते थे पर पिकल को याद आता है एक छोटा पर फास्ट डायनासोर जिसके नाखून बहुत शार्प थे। वो पिकल को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। ये डायनासोर्स बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे और अब पिकल को लग रहा था कि मुसाशी भी उसी डायनासोर की तरह है। फिर वो असिस्टेंट साइंटिस्ट सबको एक रूम में ले आता है जिसकी दीवार ड्यूरेलियम से बने हैं एंड जिसका फ्लोर रबर से बना है। इस रूम को यूज किया जाता है क्लोनिंग के बाद उनके मसल्स के टेस्टिंग के लिए। एल्बर्ट पाइन कहते हैं रुको सब, हमारे सामने एक मिरेकल है जो कि मुसाशी एंड पिकल को हमने 1000 मीटर नीचे बर्फ से निकाला है। अगर हमने तुम दोनों का फाइट करवाया तो हम तुम दोनों में से एक मिरेकल को खो देंगे। मियामोटो मुसाशी और पिकल दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? बस ऐसे बच्चों की चीज जानने के लिए तुम दोनों लड़ाई करोगे? अपनी आंखें खोलो। टोकुगावा कहते हैं हमें एक ड्रीम मैच देखने को मिलेगा पर अगर आप इस मैच के बीच में आए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। एल्बर्ट गन निकाल लेते हैं एंड कहते हैं मुझे भी पता है कि सिचुएशन को कैसे चेंज करते हैं। मैंने जब सुना कि आप आ रहे हो तब मैं समझ गया था कि कुछ होने वाला है। आप सब इस मैच को छोड़ दो एंड यहाँ से चले जाओ, यही सब खत्म हो जाएगा। अचानक एल्बर्ट का हाथ मुड़ जाता है एंड ऑल्सो उनको उनके गले पर भी कट महसूस होता है। ये कट मुसाशी ने मारा था। एल्बर्ट पहली बार महसूस करते हैं कि उनको पूरा काट दिया गया है। मुसाशी उस पिस्तौल को उठा लेते हैं एंड फिर उसको शूट भी कर देते हैं। ये सीधा टोकुगावा के साइड से जाता है। मुसाशी कहते हैं ये चीज शूरिकेन से भी ज्यादा अच्छा है। पिकल अपने सामने मुसाशी को देखता है जो कि एक वोल्केनो को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इधर एल्बर्ट को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुसाशी ने उनको कट मारा है। अब पिकल और मुसाशी एक बार फिर से आमने सामने थे। अब पिकल लड़ने वाला था एक वोल्केनो से या फिर एक छोटे डायनासोर से। पिकल मुसाशी पर एक जोर का लात मारने की कोशिश करता है पर मुसाशी पिकल के पैर पर कट मार देते हैं और पिकल के बोन्स टूटने वालों में से नहीं था। पिकल मुसाशी पर फिर से हमला करता है और मुसाशी उसको डॉज कर लेते हैं एंड मुसाशी पिकल के पेट पर कट मार देते हैं पर पिकल के ऑर्गन्स बाहर निकलने वाले नहीं थे। वो दूसरे फाइटर जैसे नहीं थे। मुसाशी को अपने सामने बस सोना ही दिख रहा था क्योंकि मुसाशी जान गए थे कि अगर वो पिकल को हराते हैं तो उनको लोगों से बहुत ज्यादा एडमायरेशन मिलेगा। मुसाशी को पिकल बहुत पसंद आया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिकल अपने अटैकिंग पोजीशन में आता है। पिकल ने इस अटैक से इन सारे डायनासोर्स को हराया था। इवन रेत्सु भी इस टेक्निक के सामने टिक नहीं पाए थे। पिकल का ये हमला कैसे न कैसे हर बार काम कर ही जाता है पर इस बार उसके सामने है मुसाशी एंड पिकल मुसाशी पर अपना अटैक परफॉर्म भी कर देता है। पर हम देखते हैं कि मुसाशी ने पिकल को रोक लिया है। आखिर किसका ग्रिप स्ट्रॉन्ग है? उसका जो कि अपने समय में डायनासोर्स को मारता था या फिर उसका जो कि बेयर हैंडेडली बैम्बूस तोड़ सकता है? आखिर कौन है स्ट्रॉन्ग? हम देखते हैं कि पिकल मुसाशी को डोमिनेट करने लगता है पर स्टिल उसके सामने कोई डायनासोर नहीं बल्कि थे मुसाशी। जब भी पिकल का शिकार कोई डायनासोर करने आता था तब पिकल उनके नॉर्मल पॉइंट्स को पकड़ लेता था एंड यही होता था उनका वीकनेस। एंड अब पिकल के सामने जो इंसान है वो स्टिल हार नहीं मान रहा था एंड पिकल को अपना ये नया ओपोनेंट बहुत पसंद आया है। अचानक मुसाशी पिकल के मुंह पर अपना सर मारते हैं जिससे कि पिकल नीचे गिर जाता है। सब देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग दीवार में भी डेंट पड़ चुका है। इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि पिकल ने मुसाशी पर कितना ज्यादा फोर्स लगाया था। एंड अब मुसाशी टोकुगावा से परमिशन मांगते हैं इस लड़ाई को बाद में कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि मुसाशी पिकल जिसका बॉडी इतना थिक है उसको बिना शॉट के काट नहीं पाएंगे। अचानक पिकल मुसाशी पर फोर्स डालता है जिससे मुसाशी दीवार में जाकर टकराते हैं। मुसाशी को पिकल पागल घोड़े की तरह लग रहे थे। टोकुगावा कहते हैं पिकल का बॉडी चाहे कितना स्ट्रॉन्ग हो पर इसका क्या गारंटी है कि कट मारने पर भी पिकल का खून नहीं निकलेगा और इसका क्या गारंटी है कि इतने खून निकलने से पिकल का मौत नहीं होगा। मुसाशी कहते हैं ये मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि ना मैं इसको काटूं। एल्बर्ट पाइन मुसाशी से कहते हैं तुम समझते क्या हो पिकल को? क्या वो तुम्हारे लिए कोई खेलने का चीज है? वो मैनकाइंड का लेगेसी है। अचानक एल्बर्ट फिसल जाते हैं एंड अब वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि तापमान कैसे बदल गया इस रूम का। मुसाशी कहते हैं बारे में टोकुगावा क्या मेरा प्यारा शॉट इस एरा में एग्जिस्ट करता है? ये सुनकर टोकुगावा के फेस में एक स्माइल आ जाता है। अब मुसाशी बहुत जल्द अपने शॉट से सबको अपनी कलाकारी दिखाने वाले थे। मियामोटो मुसाशी वर्सेस पिकल ये न्यूज आग की तरफ फैल चुका था। इधर बाकी डोपो से आके कहता है कि कैसे उसका साइज पहले से बढ़ चुका है, उसके हाथ एंड उसका बॉडी पहले से ज्यादा ग्रो हो चुका है। फिर बाकी एंड डोपो बात करते हैं पिकल और मुसाशी के मैच के बारे में। मैच के एंड में कोई एक तो मरेगा ही। वो फिर बात करते हैं कि मुसाशी प्योर है, ये प्योर मुसाशी है। यूजुअली
ने बाकी को मुसाशी के बारे में बताया था कि कैसे उनको बस पॉपुलैरिटी चाहिए। इन दोनों का मैच देखना सच में बहुत मजेदार होगा। इधर दूसरी तरफ मुसाशी के स्वॉर्ड को टोकुगावा ने मंगा लिया था। अब ये स्वॉर्ड उसके असली हकदार के पास जाने वाला था। अब मुसाशी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। टोकुगावा ने मुसाशी की ट्रेनिंग के लिए सब कुछ का इंतजाम कर रखा था। उन्होंने एक बैम्बू भी तैयार करवाया था जिसकी मजबूती एक इंसान जैसा है, पर मुसाशी उसको भी बिना किसी एफर्ट के काट देते हैं। एंड फिर मुसाशी वहाँ पड़े हुए सारे डमी को एक एक करके काटने लगते हैं, कभी पुलिस के डमी को तो कभी कमांडो के डमी को। एंड वो ये इजीली कर पा रहे थे बिना किसी एफर्ट के। एंड ऐसे वो सारे डमी को काट देते हैं। टोकुगावा अपने गले पर कट महसूस करते हैं एंड वो मुसाशी को फिर से ऐसा करने के लिए मना करते हैं। इधर टोकुगावा मोटाबे को बताते हैं पिकल और मुसाशी के मैच के बारे में एंड वेपन्स अलाउड होंगे। मोटाबे कह रहे हैं आप समझ क्यों नहीं रहे, पिकल तो पिकल ही है, वो नहीं जीतेगा क्योंकि मुसाशी एक स्वॉर्ड यूज करेंगे उसके खिलाफ। आप मास्टर स्वॉर्ड्समैन के सामने किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वो खुद को प्रूव नहीं कर पाएंगे। टोकुगावा कहते हैं हाँ ओनली आप ही कर पाएंगे मोटाबे। मोटाबे कहते हैं मेरा मजाक बनाने से कुछ नहीं बदलेगा, मैंने उनकी ईरा पर रिसर्च किया है, मैं उनकी ईरा से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं उनके साथ मुकाबला जरूर करूंगा, मैं ये फाइट अवॉइड नहीं करने वाला। दूसरी तरफ मुसाशी एक बड़े से बिल्डिंग को देख रहे थे। वो सोचते हैं कि अगर वो बिल्डिंग के सर को काट देते हैं तो बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लगेगा एंड ऐसा करते करते वो खत्म हो जाएगा। अचानक मुसाशी के पीछे गाया आ जाता है। वो कहता है मुझे आपको मारने के लिए बहुत सारे चांसेस मिला, स्टिल मैं आपको नहीं मार पाया। एंड मुसाशी ने भी गाया को अपने पीछे नोटिस कर लिया था। वो कहते हैं तुम 15 से 16 साल के बीच में हो। अचानक गाया मुसाशी को मारने के लिए पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है पर उसके हाथ से पिस्तौल गिर जाता है। ये भी मुसाशी का ही काम था। मुसाशी कहते हैं तुम्हारा पिस्तौल गिर गया, सो अब तुम क्या करोगे बच्चे। एंड अब गाया समझ गया था कि उसका पंगा किससे पड़ा है। वो मुसाशी के ऑरा को महसूस कर पा रहा था। जैसे फोर्सेस में जो आदमी सबसे ज्यादा स्किल्ड होते हैं अपने काम में, उन्हें हम देखकर ही समझ जाते हैं कि हाँ इस आदमी को एक्सपीरियंस है इस काम का। एंड अब वही ऑरा मुसाशी के अंदर से भी निकल रहा था। मींस मुसाशी को बहुत ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। गाया का मुकाबला असली मुसाशी से है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। गाया चाकू निकाल लेता है। मुसाशी कहते हैं अगर तुम मुझे इसे स्टैब करना चाहते हो तो तुम्हें इसको मुझ पर फेंकना पड़ेगा। मुसाशी ने गाया के मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था। गाया मुसाशी की तरफ नाइफ फेंकता है पर मुसाशी उसको इजीली कैच कर लेते हैं। गाया ने इस नाइफ को फेंकने के लिए एक बड़े से स्प्रिंग का यूज किया था पर स्टिल इतने करीब से भी मुसाशी ने इसको पकड़ लिया था। अचानक गाया खुद पर कट महसूस करता है और गाया 4 पीसेस में गिर जाता है। गाया कांप रहा था क्योंकि उसने देखा कि मुसाशी चाहे तो उसके साथ क्या कर सकते हैं। मुसाशी पूछते कि क्या गाया अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। गाया कहता है अगर मैंने हाँ कहा तो आप हंसोगे और मुसाशी सच में हंसते हैं। गाया ने मुसाशी के खिलाफ फायर यूज किया था, एक नाइफ यूज किया था पर स्टिल मुसाशी ने बिना कुछ होल्ड किए गाया पर क्लियर कट्स मारा था। पर मुसाशी गाया को दिखाता है कि उनको स्वॉर्ड की जरूरत नहीं होता क्योंकि उनके पास ही उनका स्वॉर्ड रहता है। गाया ये एडमिट करता है कि मुसाशी सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। गाया पूछता है क्या आपका पिगल के खिलाफ स्वॉर्ड यूज करना जरूरी है। मुसाशी कहते हैं बच्चे तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है, ना ही मुझे और ना ही मेरे स्वॉर्ड को पता है कि वो क्या है। उस पर स्वॉर्ड यूज करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि वो क्या है। इधर पिकल के लिए डायनासोर का मीट रखा गया था पर पिकल उस मीट को छू भी नहीं रहा था एंड पिकल बस 4 दिनों से शांति से बैठा था। सडनली बाकी पिकल के पास जाता है एंड पिकल के सामने बैठ जाता है। यहाँ बाद में बाकी टोकुगावा के पास रिवील करता है कि पिकल मुसाशी को अपना खाना समझ रहा है। पिकल को अब कोई रेगुलर खाना नहीं चाहिए, उसे तो अब पार्टी चाहिए और एक शेर तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो भूखा होता है एंड पिकल भी 4 दिनों से भूखा है। मुसाशी को उनका स्वॉर्ड मिल गया है पर क्या टीरेक्स डायनासोर के दांत किसी स्वॉर्ड से कमजोर है क्या। बाद में टोकुगावा एंड डोपो ड्रिंक कर रहे थे एंड खाना भी खाने थे। टोकुगावा डोपो से कहते हैं कि बाकी ने उन्हें बताया था कि भूखा होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एडवांटेज है। बात यह है कि आखिर कौन स्ट्रॉन्ग है, मुसाशी का स्वॉर्ड या फिर टीरेक्स के दांत। एक बार एक नोवेलिस्ट जो कि शिकारी थे उन्होंने कहा था कि अगर एक इंसान और एक बीस्ट आमने सामने हो तो वो ओनली मोमेंट होगा जब वो सेम होंगे। पर भले ही उस इंसान के पास गन हो बट स्टिल उसको फियर महसूस होगा। पर वही मुसाशी के केस में अगर वो लड़े तो उस जानवर का मुसाशी के सामने जीतने का कोई चांस ही नहीं होगा। पर याद करो क्रीटेशियस एरा को जहाँ पिकल बड़े बड़े डायनासोर से लड़ता था और उनके दांत कितने स्ट्रॉन्ग थे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ मुसाशी जिन्होंने सेनगोकू पीरियड में योशियो का क्लैन को अकेले ही खत्म कर दिया जबकि वो क्लैन स्वॉर्ड, एरो, बो एंड स्पीयर यूज करते थे एंड ऑफ कोर्स दोनों क्लैन में दरार था। पर बाद घूम फिर कर वही आता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पानी को देखते देखते खाना खाना ये बहुत अच्छा वक्त है। अचानक मुसाशी एक फ्लाई को पकड़ लेते हैं एंड उसके पंख को काट देते हैं और ऐसा वो दूसरे फ्लाइज के साथ भी करते हैं। टोकुगावा ने सुना था कि मुसाशी चॉपस्टिक से फ्लाई को पकड़कर उसके पंख काट देते हैं। पहले टोकुगावा को लगता था कि ये सिर्फ कहानी है पर ये सच है। टोकुगावा मुसाशी से कहते हैं कि पिकल उन्हें खाना चाहता है। फिर मुसाशी सोचने लगता है कि उनका टेस्ट कैसा होगा। इधर मोटावे को टोक्यो डोम के बाहर देखते हैं। एक पुलिस वाला उनको भगा देते हैं क्योंकि वो स्मोक कर रहे थे एंड स्मोकिंग अलाउड नहीं है यहाँ। और मोटावे जाते जाते फिर से स्मोक करते हैं। कल होगा इन दोनों का मैच। इधर पिकल पूरा जंगली बन चुका था क्योंकि उसने 6 दिनों से कुछ खाया नहीं था और ना ही कुछ पिया था। और आज वो दिन है जब होने वाला है सेनगोकू ईरा वर्सेस डायनासोर ईरा। आज देखेंगे कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ सारे बड़े बड़े फाइटर्स पहले ही आए हुए थे और इधर मुसाशी भी एंट्री लेते हैं और मुसाशी को देखकर अपने पेट के भूख से पिकल सीधा मुसाशी पर हमला कर देता है। पर मुसाशी पिकल को
अपने शॉट से रोक देते हैं, पर पिकल मुसासी के मुंह पर एक शॉट का पंच मार देता है और मुसासी दूर जाके गिरते हैं। एंड पिकल के फेस पर अभी भी वो शॉट था। एंड हम देखते हैं कि उस शॉट की वजह से पिकल का खून निकल चुका है। पिकल उस शॉट को उठा लेता है एंड फिर वो उस शॉट को जोर से दे मारता है एंड इससे वो शॉट जमीन के अंदर चला जाता है। मुसासी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरा शॉट, हेलमेट, आर्मर कुछ भी काट सकता है, फिर भी तुम्हारे मसल को काट नहीं पाया। और मैं जब जमीन में पड़ा था तब मैंने एक इम्पैक्ट महसूस किया। एंड पिकल तुम शॉट्समैन बन गए, कितना बोरिंग है। और अब पिकल मुसासी को मारने के लिए बढ़ता है। एक बार एक ऑथर ने कहा था कि जो आदमी ब्लेड यूज करता है वो एक थ्रेट नहीं होता, जो ब्लेड यूज नहीं करते वो होते हैं रियल थ्रेट। हम देखते हैं कि मुसासी पिकल के आंखों पर वार करते हैं। पिकल को एक आंख से कुछ दिख नहीं रहा था एंड फिर मुसासी अपना शॉट लेके पिकल को काट देते हैं। पिकल का बहुत खून बह रहा था। ये है रियल किंजुत्सु। कैरेटे से एक आदमी एक शॉट्समैन को इजीली हरा सकते हैं, पर रियल किंजुत्सु में यूजर अपने शॉट से बहुत बुरी तरीके से हमला करते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। एंड ये है रियल किंजुत्सु। पिकल का बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। मुसासी सोचते हैं कि पिकल को किस तरीके से काट के मारा जाए। अचानक मुसासी पिकल को खुद को खाने के लिए परमिशन दे देते हैं, पर हम देखते हैं कि मुसासी पिकल को काट देते हैं। पिकल का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। सब बस एक ही बात सोच रहे थे कि ये मैच खत्म हुआ, पर हम देखते हैं कि पिकल ने स्टिल मुसासी को थोड़ा सा खाया है। मुसासी पूछते हैं क्या इसका टेस्ट अच्छा है? ऑफ कोर्स अच्छा होगा। मुसासी कहते हैं ये पिकल मुझे मेरे सर से खाना शुरू करो। पिकल अभी भी मुसासी के कंधे का हिस्सा खा रहा था। भले ही पिकल इंसानी भाषा नहीं समझता हो, पर स्टिल वो समझ गया कि मुसासी क्या कहना चाहते हैं। और हम पिकल को धीरे धीरे उसके फाइनल फॉर्म में आते हुए देखते हैं, जो कि उसने बाकी के खिलाफ यूज किया था। इंसानों को टाइफून या फिर बड़े बड़े लहरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस प्लेसेस है। पर अगर कोई इंसान उन डेंजरस प्लेसेस से एक बार निकलने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें हम हीरो बुलाते हैं। और पिकल भी कोई हीरो से कम नहीं है, क्योंकि वो टायरानोसॉरस के दांतों से बच के निकला था। अब पिकल का पूरा शरीर चेंज हो गया है। अब मुसासी पिकल की इस भयानक रूप से लड़ने वाले हैं। पिकल मुसासी पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर मुसासी उनको काट देते हैं। मुसासी को काटना बहुत पसंद है। वो अपने समय में भी लड़ाई में बार बार सबको काटते थे। एंड अब मुसासी के सामने है पिकल, जिसे वो जितनी बार चाहे उतनी बार काट सकते हैं। पर पिकल को कुछ फीलिंग आता है। ये फीलिंग डायनासोर्स का नहीं था, ना ही उन फाइटर्स का जिससे वो लड़ा है। ये बहुत ज्यादा अलग है। एक बार पिकल ने बचपन में इसको केयरलेसली खा लिया था और तब ये उसके मुंह के अंदर जाके फट गया था, जिससे पिकल को बहुत दर्द हुआ था। एंड अब पिकल मुसासी को और खाना नहीं चाहता। वो भागने लगता है, पर मुसासी उसको रोकते हैं। मुसासी अब तैयार थे पिकल का गेम बजाने के लिए, पर पिकल मुसासी से लड़ना नहीं चाहता था। उसे मुसासी से बहुत डर लग रहा था। पिकल डर कर कांपने लगता है। सडनली पिकल किसी को महसूस करता है एंड पिकल उसकी तरफ जल्दी से भागता है। सब ये देखकर हैरान थे कि पिकल भाग रहा है। पिकल जाके मोटावे के गले लग जाता है। मोटावे कहते हैं अबे साले तेरे को तरफ पहले भागना चाहिए था, पर कोई नहीं, बाकी का मैं संभाल लूंगा। और अब मोटावे मैदान में उतरने वाले थे। मोटावे एंट्री लेते पूरा दारू पीते भी थे और उनका एंट्री सच में बहुत बैडएस है। और अब वो मुसासी के सामने खड़े थे। मुसासी को याद आता है कि मोटावे यूजरो और उनके मैच के बीच में आ गए थे। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ मोटावे नहा रहे थे, क्योंकि आज रात यानी कि पिकल के बाद वो मुसासी से लड़ने वाले थे। मोटावे ने शिवगावा को बताया था कि वो दिन में बहुत बार प्रैक्टिस करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि मोटावे का मुसासी से लड़ने का प्लान बहुत दिनों से था और वो इसकी तैयारी भी कर रहे थे। तो वो मोटावे से कहते हैं हे रुक जाओ, आज पिकल की बारी है। पर सब यहाँ मोटावे के लिए तालियां बजा रहे थे। सभी यहाँ मोटावे के लिए तालियां बजा रहे थे एंड मोटावे सबको थैंक यू भी बोलते हैं। तो वो मोटावे को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मोटावे रुकने वाला में से नहीं थे। मोटावे मुसासी के सामने खड़े हो जाते हैं एंड कहते हैं अगर आप फाइट नहीं करोगे तो मैं आपको पीछे से स्ट्रैप करूंगा। अचानक मोटावे मुसासी के मुंह पर एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे मुसासी को कुछ नहीं दिख रहा था। फिर मोटावे मुसासी को पकड़कर उठा लेते हैं और फिर उनको नीचे पटक देते हैं। सब ये देखकर हैरान थे कि मोटावे का सरप्राइज अटैक मुसासी पर काम कर गया। फिर मोटावे मुसासी के पैर को पकड़ लेते हैं और फिर मुसासी को दूर फेंक देते हैं। मुसासी को बस एक ही आंख से दिख रहा था। मुसासी उठकर कहते हैं ये सारे अटैक्स मेरे समय में लड़ाई में यूज होता था। एंड फिर मुसासी मोटावे का स्वागत करते हैं। मोटावे एक सिगरेट जलाते हैं। मुसासी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर मोटावे एक वाइन की बोतल लेके मुसासी की तरफ बढ़ते हैं और फिर मोटावे मुसासी के पास बैठ जाते हैं एंड मुसासी को भी एक स्मोक ऑफर करते हैं। मुसासी उस सिगरेट को सूंघने लगते हैं एंड कहते हैं तुम जो स्मोक कर रहे हो वो अलग है, पर तुम मुझे जो दे रहे हो इसको स्मोक किया नहीं जा सकता। इस वाइन के बोतल में भी मिलावट है, तुम शायद मुझे पॉइजन करने का कोशिश कर रहे हो। सब ये देखकर हैरान थे कि मुसासी को ये कैसे पता चला। मोटावे मुसासी की तारीफ करते हैं। मुसासी मोटावे के टेक्निक्स को इजीली प्रेडिक्ट कर रहे थे, पर मोटावे अब कुछ और करने का सोच रहे थे। अचानक मोटावे अपना सिगरेट मुसासी की तरफ फेंकते हैं, पर मुसासी उसको कैच कर लेते हैं और खुद स्मोक करने लगते हैं। अचानक मोटावे और मुसासी दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं, पर मोटावे का हमला मुसासी पर पहले लगता है। फिर मोटावे अपने सिगरेट के बॉक्स से मुसासी के मुंह पर वार करते हैं और मुसासी वही गिर जाते हैं। फिर मोटावे मुसासी पर एक ब्लास्ट भी करते हैं। सब मोटावे के टेक्निक्स को देखकर हैरान थे। बाकी बस ये फिक्र कर रहा था कि बस मोटावे जिंदा वापस आए। मोटावे चेन से मुसासी के शॉर्ट को खींच लेते हैं। फिर मुसासी उस धुएं से बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि मोटावे ने मुसासी के पीठ पे एक गहरा घाव दिया था। मोटावे ने मुसासी का शॉर्ट पकड़ा था, पर इससे कुछ बदलने नहीं वाला था एंड इसलिए वो मुसासी की तरफ उनका शॉर्ट फेंक देते हैं एंड मुसासी उसको कैच कर लेते हैं। और फिर मोटावे मुसासी की तरफ उस शॉर्ट का कवर भी फेंकते हैं, जो कि मुसासी के शॉर्ट से टच होते ही एक धमाका करता है, जिससे मुसासी को बहुत तकलीफ होता है। और फिर मोटावे अपने चेन से मुसासी पर हमला करने बढ़ते हैं और वो मुसासी के वाउंड पर ही अपने चेन से मारते हैं। मोटावे मार मार कर मुसासी का हालत खराब कर रहे थे। मुसासी अचानक अपने उस वाउंड पर उंगली घुसा देते हैं। ये घाव इतना गहरा था कि मुसासी के पीछे के दांतों तक इस घाव से जल्दी पहुंचा जा सकता है, उनके मुंह से भी जल्दी। फिर मुसासी कहते हैं मेरे पीछे के दांत
बहुत लूज हो गया है। एक बार मुसाशी एक शिनसेटो नाम के आदमी से मिले थे, पर वो मुसाशी पर अपने चेन से एक भी वार नहीं कर पाए थे। वही मोटाबे इज़ो ने वार किया। ये मोटाबे के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। मोटाबे मुसाशी के शॉट को पकड़ लेते एंड वो खींचने की कोशिश करते, पर इसका कोई असर नहीं होता। मुसाशी ने नॉर्मली अपने शॉट को पकड़ा था और वही दूसरी तरफ मोटाबे अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा रहे थे। अचानक मुसाशी उस चेन को काट देते। अब मुसाशी सोचने लगते कि मोटाबे को कैसे काटा जाए। मुसाशी कहते हैं तुम चूज करो कि तुम कैसे मरना चाहते हो। मोटाबे कहते हैं बूढ़ा होकर। अब एक बार फिर से मुसाशी एंड मोटाबे आमने सामने थे। मुसाशी पूछते अगर तुम खुद के लायक हो यहाँ रिस्क में क्यों डाल रहे हो। मोटाबे कहते हैं पहले वॉरियर्स बनने के लिए हमें सामने वालों को मारना पड़ता था, पर अभी के समय वॉरियर बनने के लिए किसी को मारना नहीं पड़ता और ना ही किसी का ऑर्डर मानना पड़ता है। और अगर मैं वॉरियर हूँ तो वो बस अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए हूँ। फिर मोटाबे एक स्पेयर निकाल लेते हैं, पर क्या ये मुसाशी पर काम करेगा। मोटाबे मुसाशी पर स्पेयर से हमला करने के लिए बढ़ते हैं, पर मुसाशी उस स्पेयर को काट देते हैं। पर मोटाबे मुसाशी पर एक लात मारते हैं और फिर मोटाबे एक धारदार वेपन से मुसाशी पर हमला करते हैं। ये वेपन बहुत शार्प था जिससे मुसाशी का बहुत खून निकलता है एंड अब मुसाशी का सर घूम रहा था। अचानक मुसाशी मोटाबे के पेट को काट देते हैं। इससे मोटाबे का पेट ही नहीं बल्कि उनका छोटा सा चाकू भी कट जाता है। सब ये नजारा देख कर हैरान थे। हम देख पाते हैं कि ये घाव बहुत गहरा था, पर मोटाबे ने अपने अंदर चेन मेल पहने रखा है जिसकी वजह से वो इस अटैक से बच पाए। भले ही एक वेस्ट एक गन की गोली को रोक ले, पर उसका इफेक्ट स्टिल बॉडी को इंजर्ड कर सकता है। और इधर मोटाबे ने मुसाशी का हमला झेला जबकि जैक के दांत भी टूट गया था मोटाबे के आर्मर को काटने के समय। पर अभी मोटाबे के सामने थे मुसाशी जिन्होंने की एक लकड़ी के शॉट से न जाने कितने वॉरियर्स का जान लिया था। और इसका मतलब है कि चेन मेल होते हुए भी मोटाबे पर मुसाशी का हमला लगा था और मोटाबे ने एम्पेल आर्मर अपने हाथों और पैरों में भी पहना था। मुसाशी मोटाबे के हाथ पर कट मारते और कहते हैं शर्माने की कोई बात नहीं मोटाबे इज़ो, आपका अंत करीब है। एक बार मुसाशी को एक चैलेंज दिया गया था कि उन्हें एक न्यू टाइप का हेलमेट काटना पड़ेगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड गेस व्हाट, मुसाशी ने उसको इजीली काट दिया था और इससे वो आदमी भी मर जाता है। और हम अभी देखते हैं कि मुसाशी ने मोटाबे के हाथ पर हमला किया है एंड इसे देखकर लग रहा था कि मोटाबे का हाथ कट गया है, पर ये सच नहीं है। मोटाबे ने अपने हाथों के साथ एक और लेयर जोड़ के रखा था। भले ही एक पिकेक्स भी एक बुलेट प्रूफ वेस्ट का कुछ उखाड़ ना पाए, पर स्टिल उसका एंड आपका जान लेने के लिए काफी है और मोटाबे को ये बात भूलना नहीं चाहिए। फिर मुसाशी मोटाबे के पैर पर भी हमला करते हैं और इससे मोटाबे गिर जाते हैं और फिर मुसाशी मोटाबे के चेस्ट पर अपना शॉट घुसा देते हैं। बाकी इस मैच को रोकने का मांग करता है, पर अगर मोटाबे यहाँ रुक जाते हैं तो वो कैसे सबकी रक्षा करेंगे। मुसाशी का थोड़ा ध्यान भटक जाता है। अचानक मोटाबे मुसाशी पर एक टैकल मारते हैं एंड फिर उनके मुंह पर अपना सरदे मारते हैं और फिर मोटाबे मुसाशी को पकड़ लेते हैं एंड उनका गला घोटने लगते हैं। सब ये देखकर हैरान थे कि मोटाबे ने ये कर दिखाया, पर मुसाशी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो भी मोटाबे के अंदर अपना शॉट एक बार फिर से घुसा देते हैं, पर मोटाबे मुसाशी को छोड़ने नहीं वाले थे। मोटाबे के दोनों पैर ने काम करना बंद कर दिया था और ये रिसेंट अटैक मोटाबे को काट भी नहीं सकता क्योंकि मोटाबे ने चेन मेल पहना है। मोटाबे का एक लंग कोलैप्स हो चुका है और मोटाबे का दायां हाथ भी काम नहीं कर रहा। अगर मोटाबे का जॉ थोड़ा सा भी लूज होता है तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने इरा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुसाशी को। ये मैच खत्म हुआ, इसका मतलब बाकी को मोटाबे ने प्रोटेक्ट किया। सभी ये देखकर हैरान थे और खुश भी। मुसाशी उठकर बैठते हैं, मुसाशी अपना हार भी स्वीकार करते हैं। मुसाशी ने अपना पूरा पावर मोटाबे के खिलाफ यूज नहीं किया था और इसके लिए मोटाबे मुसाशी के शुक्रगुजार है। मुसाशी ने हर बार मोटाबे के आर्मर से चेन मेल्स पर हमला किया था। मुसाशी अगर चाहते तो वो मोटाबे के हाथ पैर और सर को भी उनके बॉडी से अलग कर सकते थे। मुसाशी ने ये सब अपने बुक द बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिखा था। मुसाशी अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं अपने टफ ओपोनेंट्स के खिलाफ। मोटाबे कहते हैं ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग बैटल नहीं था, पर अगर आप जीतते तो ये मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता। तो क्या आप एक डेथ मैच चाहते हो। मुसाशी अपने शॉट को मोटाबे के कंधे से जोर से निकालते हैं और जाते हुए कहते हैं शुक्रिया, इस मैच के विनर तुम हो। हम ये मोटाबे को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ बाकी मोटाबे से माफी मांगता है। बाकी इसीलिए मोटाबे को सॉरी बोल रहा था क्योंकि वो और बाकी सारे फाइटर्स ने कभी मोटाबे जैसे एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा मोटाबे को मिस जज किया। मोटाबे कहते हैं बाकी तुम एक खजाना हो, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय। तुमने स्ट्रेंथ वर्ड को समझा। ओगर वो द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, वो किसी गॉड से कम नहीं है। शिबुकावा सेंसेई के टेक्निक्स नेशनल ट्रेजर्स है। डोपो ओरोची द फादर ऑफ कराटे और हम उनको खो नहीं सकते। हानायामा कारो का अलग ही सम्मान है। डोपो के बाद अगर कोई सेकंड सोन है कराटे का तो वो है कात्सुमे ओरोची। पिकिल तो वही है जो वो है मैनकाइंड का दोस्त। गाया इको फ्रेंडली कॉम्बैट टेक्निक यूज करता है। काटो क्यूसुमी भी कराटे यूज करते हैं। कुरेहा एनाटॉमी बेस्ड फाइटिंग मेथड्स यूज करते हैं। कुशो उसका छोटा भाई कटिंग टेक्निक यूज करता है और काकुगाया तो चाइनीज मार्शल आर्ट्स के ट्रेजर है। तुम सब इजिरा का खजाना हो। अचानक कुरेहा आके कहते हैं मुसाशी टीवी पर आ रहे हैं। हम यहाँ मुसाशी को न्यूज में देखते हैं। मुसाशी के मुंह पर मोटाबे का दिया हुआ घाव था। मुसाशी ने ये कर दिखाया, वो पॉपुलर बन गए और अब वो टीवी में। यहाँ वो न्यूज रिपोर्टर नर्वस हो रहा था अपने सामने मुसाशी को देखकर। वो पूछते हैं कि क्या आप रियल मुसाशी हो। मुसाशी इसके जवाब में कहते हैं मैं मुसाशी हूँ, इसलिए ही मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो वो न्यूज रिपोर्टर सोचने लगता है कि ये कोई एना गैरा होगा जो कि मुसाशी बनने का नाटक कर रहा है, पर तभी उसको अपने हाथ पर कट महसूस होता है और ये बाकी कुरेहा एंड मोटाबे भी रियलाइज करते हैं और इससे वो रिपोर्टर भी मान जाता है कि यही रियल मुसाशी है। अचानक मुसाशी फिर उनके गले पर कट मारते हैं। वो मुसाशी से पूछते हैं कि क्या आपको कटिंग पसंद है। मुसाशी इसके जवाब में कहते हैं कि क्या ये गलत है कटिंग को एंजॉय करना। और अब मुसाशी खड़े हो जाते हैं और उस रिपोर्टर को कट मारते हैं अपने इनविजिबल शॉट से। और मैं बता दूं ये सब लाइव चल रहा था। फिर मुसाशी वहाँ से जाने लगते हैं। फिर बाद में वही रिपोर्टर सबको समझाने लगते हैं कि उनको कैसे काटा गया, कैसे मुसाशी बस खड़े हुए थे और उनको मुसाशी ने काट दिया और इस दौरान मुसाशी ने कटाना का भी यूज नहीं किया था। यहाँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे मुसाशी को रंगे हाथों पकड़ा जाए। जिस समय मुसाशी ने रिपोर्टर को कट मारा था उस वक्त उन्होंने कोई कटाना
भी नहीं पकड़ा था, सो इसीलिए बिना एविडेंस के वो मुसाशी को पकड़ नहीं सकते थे। और क्या, पुलिस आ जाती है टोकुगावा के घर में पूछताछ के लिए, और वहाँ टोकुगावा के पीछे से मुसाशी भी अपनी शॉट लेकर आते हैं, और इसको देखकर बाकी सबकी तो हालत खराब हो जाता है। अब मुसाशी इसको एक यूथ समझ रहे थे, एंड टोकुगावा मुसाशी को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं। टोकुगावा मुसाशी को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं। टोकुगावा मुसाशी से कहते हैं, गेट के अंदर तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पर गेट के बाहर मेरा कंट्रोल नहीं है। मुसाशी टोकुगावा के गले लगकर थैंक यू कहते हैं, क्योंकि टोकुगावा बहुत अच्छे थे। और फिर मुसाशी गेट के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ बहुत सारे पुलिस की गाड़ियां भी आए थे, यहाँ असिस्टेंट इंस्पेक्टर भी आए थे। वो मुसाशी की तारीफ करते हैं, और वो मुसाशी से कहते हैं कि उन्हें कार के अंदर जाना पड़ेगा, पर मुसाशी कहते हैं अगर तुम्हें मुझे अरेस्ट करना है तो कोशिश करके देख लो। और इस बात से मुसाशी पूरे नेशन को अपना एनिमी बना रहे थे, जबकि मुसाशी पूरे नेशन को काटने के लिए भी तैयार थे। और फिर क्या था, सारे पुलिस मुसाशी को घेर लेते हैं। मुसाशी पुलिस के डंडों को काट देते हैं, और अब वो इंस्पेक्टर एक पुलिस ऑफिसर को कहते हैं मुसाशी पर शूट करने के लिए, पर अगर उसने मिस किया तो उसकी मौत पक्का है। पर तभी मुसाशी उसकी आंखों के नीचे कुछ फेंक देता है। सडनली मुसाशी उस इंस्पेक्टर की आंखों पर भी मारते हैं, एंड इससे उनकी आंखों से खून निकल जाता है। और तभी सारे पुलिस वाले मुसाशी को घेर लेते हैं, पर मुसाशी उन सबके गले को काट देते हैं, और सारे पुलिस वाले वही गिर जाते हैं। और इससे मुसाशी ने सच में पूरे नेशन को अपना एनिमी बना लिया था, और अब मुसाशी का पीछा किया जा रहा था, और अब मुसाशी का खबर न्यूज में भी दिखाया जा रहा था। मोटोबेन बाकी भी इस न्यूज को देख रहे थे। वो बात करते हैं कि एक दूसरे जमाने से आया हुआ इंसान वो यहाँ सबसे ज्यादा अकेला है, क्योंकि उनके जैसा इस जमाने में कोई नहीं है। हम मुसाशी को यहाँ एक कैंप फायर के पास देखते हैं, जो कि बैठे हुए थे। तभी वो इंस्पेक्टर आके कहते हैं मुसाशी को 100 पुलिस वालों के द्वारा घेर लिया गया है, और वो मुसाशी को अब सरेंडर करने के लिए कहते हैं। पर मुसाशी तथा मुसाशी वो राजी नहीं होते सरेंडर करने के लिए, और इसलिए फिर वो इंस्पेक्टर मुसाशी की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। यह पुलिस स्क्वाड को लीड करने वाले कैप्टन सबको मुसाशी के बारे में बता रहे थे, पर तभी वो अपने सामने मुसाशी को देखते हैं। तभी मुसाशी उनकी तरफ कुछ फेंकते हैं, ये उस इंस्पेक्टर का गन था। और मुसाशी सबको ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस इंस्पेक्टर को काट दिया है, क्योंकि उन्होंने मुसाशी पर पहले वार किया, और ये एक रियल कट था, कोई इमेजिनेशन कट नहीं। और अब मुसाशी फेस टू फेस सारे पुलिस को चैलेंज कर रहे थे। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मुसाशी ने उस इंस्पेक्टर को काटा था। ये सच में एक पेनफुल कट था, एंड ऑल्सो असली भी। अब सब मुसाशी की तरफ अपना गन पॉइंट करते थे। इस गन के अंदर रबर के बुलेट्स है, जो कि काफी स्पीड से वार करते हैं, एंड इससे मुसाशी को बहुत इंजरी हो सकता है, और वो मुसाशी पर शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। यह अमेरिका के प्रेसिडेंट्स बात कर रहे थे कि ओगर कितना स्ट्रॉन्ग है। पहले प्रेसिडेंट बहुत बार कहते हैं कि ओगर यानी कि यूजो हानमा के साथ हमें समझौता करना ही होगा, पर न्यू प्रेसिडेंट मानने के लिए ये तैयार ही नहीं थे। एक आदमी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। 2 हफ्ते बाद मिस्टर ट्रम्प जा रहे थे ओगर को रोकने, अब और कोई समझौता नहीं, अब ओगर का अंत होगा। पर सडनली वो अपने सामने एक नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। ये टैंक, मिसाइल, गन, फाइटर जेट सबसे ऊपर है, और भाई बस वो ओगर को देखकर ही मुंह दे देता है। यह स्ट्राइडम मिस हिलारी को समझा रहा था कि वो ओगर के पास ना जाए, पर दादी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो अमेरिका को ट्रम्प से बचाना चाहते थे। और दरवाजा खुलते ही वो ओगर को देखती है, जिसने कि अपना डंडा खड़ा करके रखा था। मिस हिलारी कहती है कि वो ओगर की वाइफ की फ्रेंड है, एंड वो ओगर से बस समझौता करना चाहती है। यूजरो ने कहा कि ठीक है, पर अगर हिलारी चालाकी करने की कोशिश करे तो वो उसका रेप कर देगा, और वो भी बार बार। और इससे दादी को अपने जवानी के दिन याद आ गए, और दादी को तो मानो अब जन्नत मिल गया हो। हम देखते हैं कि सारे पुलिस वाले मुसाशी पर गोली चला रहे थे, पर मुसाशी उन गोलियों को इजीली काट देते हैं। फिर मुसाशी आगे बढ़ते हुए कहते हैं इनसे तेज तो तीर है, पर वो पुलिस वाले अब तक दूसरा चाल चलते हैं। पुलिस वालों का प्लान था कि वो मुसाशी पर तेज धार वाला पानी फेंकेंगे, पर मुसाशी उनके हमलों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर वो उस पानी के ट्रक को भी काट देते हैं। अब उस लीडर के दिल में मुसाशी के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया था, पर वो स्टिल मुसाशी से हारना नहीं चाहते थे। वो मुसाशी को हराना चाहते थे, एंड मुसाशी इसके लिए पहले से ही तैयार थे। वो कहते हैं भले ही आप नंबर्स में ज्यादा हो और आप सबके पास भली अच्छी टेक्नोलॉजी हो, स्टिल आपको हार मानना ही होगा। अचानक लीडर एक गन निकाल लेते हैं, एंड वो मुसाशी पर शूट कर देते हैं। ये एक ऐसा गन है जो कि अपने एनिमी को बहुत जोर का झटका देता है। ये झटका मुसाशी को बहुत जोर का लगता है, एंड मुसाशी सबके बीच में बेहोश हो जाते हैं। सब यहाँ मदद बुलाने की बात करते हैं, पर अचानक मुसाशी खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये कोई मैजिक स्पेल था। अचानक वो लीडर के सर को काट देता है, और भाई लिटरली क्या ही सीन था ये। उनके लीडर सबके बीच में गिरे थे, और यहाँ सब मुसाशी की एनर्जी फील कर पा रहे थे। मुसाशी चांद को देखकर कह रहे कितना सुंदर चांद है, और अब मुसाशी को काटने का और मन कर रहा था। एक आर्मी जिनका लीडर मर चुका है उसको एक आर्मी कहा ही नहीं जा सकता। मुसाशी जल्दी से जाते हैं, एंड एक पुलिस वाले के शील्ड को काट देते हैं। आप मुसाशी सबको भागने के लिए कहते हैं। आप मुसाशी वहाँ से जाने लगते हैं। यह दूसरी तरफ डोपो एक मूव शो कर रहे थे, जहाँ वो एक वायर को काट देते हैं। फिर वो सब बात करते हैं कि कैसे मुसाशी ने 2 लोगों को काट दिया। पुलिस भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाई, काटसो में लड़ाई के लिए कहता है, पर डोपो और लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो रिटायर हो गए थे। फिर हम बाकी को रास्ते से जाते हुए देखते हैं, जो कि मुसाशी के बारे में ही सोच रहा था। यह कुछ पुलिस वाले प्रेसिडेंट को आकर दिखाते हैं कि इस शील्ड को मुसाशी ने काटा है। मुसाशी ने इसको ऐसे काटा है जैसे ये कोई मक्खन हो, और अब मुसाशी को जिंदा करने को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है। मुसाशी को हीरो नहीं माना जाएगा, एंड अब मुसाशी का सामना पूरे आर्मी से था। प्रेसिडेंट टोकुगावा से बात करते हैं कि ये क्लोनिंग बहुत खतरनाक है, दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। टोकुगावा कहते हैं मुसाशी एक मास्टर शॉट्समैन है, एंड ये आर्मी भी उसे रोक नहीं पाएंगे। यह सारे आर्मी ऑफिसर्स काम में लग जाते हैं मुसाशी को ढूंढने के लिए। अचानक मुसाशी आके एक ऑफिसर को काट देते हैं। सब मुसाशी को देखते हैं, और अब मुसाशी सबके बीच में से इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि कोई देख भी नहीं पा रहा था। और मुसाशी यहाँ एक और सोल्जर को काटते हैं। मुसाशी ने वहाँ एक साथ बहुत सारे सोल्जर्स को काट दिया था। एक आर्मी ऑफिसर इसको रोकने के लिए लीडर बनते हैं। अब सारे सोल्जर्स गाड़ियों के दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं, जिससे वो मुसाशी को आते ही पकड़ ले। पर मुसाशी एक गाड़ी के ऊपर थे,
एंड रियली यार ये सीन बहुत बैड है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते मुसस्सी उनको काट देते और अब मुसस्सी 2 शॉर्ट स्टाइल यूज करने वाले थे। पहले इस आर्मी के लीडर ने कहा था कि हम मुसस्सी को देखते ही उसको शूट कर देंगे और सब अपने लीडर की डेड बॉडी देखकर हैरान है। और ये रहे मुसस्सी जिनको एक स्क्रैच भी नहीं आया। सब मुसस्सी को देखकर हैरान थे कि इनको कुछ हुआ क्यों नहीं। अब सब समझ गए थे कि यही रियल मुसस्सी है। मुसस्सी सबको उनके कार्ड में जाने के लिए कहते क्योंकि उनका जनरल मर चुका है। ये लड़ाई यही खत्म होता है और हुआ भी ऐसा। वो ऑपरेशन वही एंड हो गया। यह सब डिस्कस कर रहे थे कि मुसस्सी को कैसे रोके। सभी का यहाँ अलग अलग प्रॉब्लम होगा। अगर मुसस्सी को नहीं रोका गया तो, और मुसस्सी एक क्लोन है, अगर ये लोगों को पता चला तो बहुत बुरा होगा। प्राइम मिनिस्टर पूरे नेशन को एक आदमी के खिलाफ नहीं कर सकते थे। अगर लोगों को ये पता चला तो क्या होगा। तभी एक आदमी कहता है कि वो किसी को जानता है जो कि मुसस्सी को हरा सकता है। और हम देखते हैं सुपरिंटेंडेंट बात कर रहे थे कारो हानायामा की। सुपरिंटेंडेंट कारो हानायामा से कहते हैं कि इस नेशन की मदद करे। हानायामा एक याकुजा है और वो और ये नेशन की गवर्नमेंट बहुत पहले से एनिमीज है। सुपरिंटेंडेंट बताते हैं कि मुसस्सी बाकी सारे फाइटर से बहुत अलग है। वो एक मॉन्स्टर है। सुपरिंटेंडेंट यानी कि उट्सुमी-सान हानायामा से मदद चाहते थे इस नेशन को बचाने के लिए। हानायामा उट्सुमी को घर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका झगड़ा उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना देता है जो कि भरना बहुत मुश्किल है। उट्सुमी-सान जाते जाते रुक जाते हैं। उट्सुमी-सान कहते हैं मुसस्सी ने ओत्सुका को मार डाला। मैं उनके साथ स्कूल जाया करता था। मेरे दिल में बहुत गुस्सा है। मैं चाहता हूँ खुद जाके मुसस्सी को मारूं पर मैं एक स्क्रैच भी नहीं दे पाऊंगा उनको। कितने लोग मरे हैं बस इस मुसस्सी की वजह से। उट्सुमी-सान बस हानायामा से विनती करने ही वाले थे पर हानायामा उनको रोकते हैं एंड कहते हैं आप सुपरिंटेंडेंट हो तो प्लीज इससे आगे मत चाहिए। अभी आप घर जाकर ड्रिंक करके आराम कीजिए। टोकुगावा ने किजाकी को बुलाया था मुसस्सी और हानायामा के बारे में बात करने के लिए। टोकुगावा बताते हैं कि मुसस्सी एक क्लोन है पर वो स्टिल असली मुसस्सी है। टोकुगावा ये भी बताते हैं कि मुसस्सी ने रेत्सु को मार डाला है। किजाकी हानायामा को बताते हैं कि कैसे मुसस्सी ने रेत्सु को मार डाला। हानायामा ये सुनकर शौक है। एक तरफ मुसस्सी रास्ते से जा रहे थे और दूसरी तरफ कोई और भी मुसस्सी की मौत के लिए आ रहा था। ये था हानायामा। बहुत समय पहले एक आदमी एक विलेज के लोगों के पास आके शरण लेता है पर रात में उस विलेज में अटैक होता है एंड वो अटैकर्स उस विलेज के सारे लोगों को मार देते हैं। पर वो आदमी जिसने शरण लिया था वो अपने कंधे पर एक बेल लेके खड़ा था। बाद में उसको भी उन अटैकर्स ने मार डाला पर वो बच्चा जो कि उस बेल के अंदर था वो बच गया। और ऐसे ही हानायामा परिवार के वारिस इस स्टैंडिंग मैन का जिसने याकिची हानायामा यानी कि उस बच्चे को बेल में रख के बचाया उसका टैटू बनाने लगे। हानायामा ने भी ये टैटू बनाया था पर उसको ये पसंद नहीं आया था इसीलिए वो गया उस ग्रुप के पास जिसने उस स्टैंडिंग मैन को मारा था और हानायामा ने वहाँ सबको मार डाला। इसकी वजह से हानायामा के पीठ पर बहुत कट्स आ गए एंड इसके बाद जाके हानायामा को वो टैटू अच्छा लगा। किजाकी हानायामा को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि मुसस्सी एक हिस्टोरिकल समुराय है पर हानायामा रेत्सु का बदला लेना चाहते थे एंड वो किसी से डरता नहीं। ऐसा ही है हानायामा। हानायामा को सारे पुलिस सैल्यूट करते और अब हानायामा के सामने थे मुसस्सी। अब हानायामा एंड मुसस्सी आमने सामने थे। हानायामा अपने कपड़े उतार लेते हैं लड़ने के लिए। हानायामा का स्टैंडिंग मैन का टैटू सबको दिख रहा था। मुसस्सी देखकर समझ गए थे कि हानायामा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो एक असली वॉरियर है। हानायामा को हर जगह बस अंधेरा दिख रहा था। मुसस्सी भी ऐसा लग रहा था कि वो अंधेरे में खड़े हैं। अब हानायामा अपने फाइटिंग पोजीशन में आते और हानायामा अंधेरे को चीर कर मुसस्सी को मारने के लिए तैयार थे। एक आदमी जिसके पास टैटू था और दूसरा आदमी जिसके पास स्वॉर्ड था एंड बाकी सब इसको शांति से देख रहे थे। जैसे हानायामा को मुसस्सी के पीछे बस अंधेरा दिख रहा था वैसे ही मुसस्सी को हानायामा के पीछे बस सफेद कलर दिख रहा था। बाकी के साथ लड़ाई में उन्होंने खाना देखा था। पिकल के साथ लड़ाई में उन्होंने गोल्ड एंड सम्मान देखा था। यूजरो के साथ लड़ाई में वो गोल्ड आसमान को छू रहा था एंड शिबुकावा के साथ लड़ाई में मुसस्सी ने फूल देखा था पर हानायामा के पीछे बस व्हाइट कलर है। हानायामा अपना फाइटिंग स्टैंस लेते हैं एंड पूरे जोर से मुसस्सी के मुंह पर पंच मारते हैं। इससे मुसस्सी हवा में उड़ जाते हैं और मुसस्सी वहीं गिर जाते हैं एंड मुसस्सी उठ भी नहीं पा रहे थे। हानायामा मुसस्सी को उठा लेते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या चल रहा है। हानायामा पूछते ओ समुराय क्या आप लड़ सकते हो। मुसस्सी हंसते हैं और कहते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। फिर हानायामा तैयार होते हैं एक और पंच मारने के लिए और हानायामा पंच मार भी देते हैं पर मुसस्सी ने हानायामा के हाथ में अपना कटाना घुसा दिया था। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं पर हानायामा को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर हानायामा अपने उसी हाथ से मुसस्सी की तलवार को चीरते हुए मुक्का मारते हैं। इससे मुसस्सी दूर जाके गिरते हैं और हानायामा के हाथ में वो स्वॉर्ड अटक जाता है और टोकुगावा एंड सुपरिंटेंडेंट ये देखकर खुश हो जाते हैं। सब ये देखकर हैरान थे कि ऐसा भी आदमी एग्जिस्ट करता है। मुसस्सी उठकर बैठ जाते हैं। मुसस्सी हानायामा से उसका नाम पूछते हैं। हानायामा कहते हैं हाँ मुझे ये पहले बता देना चाहिए था। मेरी फैमिली का नाम है हानायामा एंड मुझे जो नाम दिया गया है वो है कारो। मुसस्सी अब लड़ने के लिए तैयार थे। हानायामा एक पंच मारते पर मुसस्सी उस पंच को रोक लेते। हानायामा का हाथ कट जाना चाहिए था। मुसस्सी को अब पसीना आ रहा था। हानायामा का मांस सच में सॉलिड है। हानायामा मुसस्सी पर हमला करते हैं पर मुसस्सी उसको डॉज कर लेते हैं और अपने दूसरे स्वॉर्ड से हानायामा पर कट मारते हैं। बहुत सालों पहले मुसस्सी से पूछा गया था कि क्या वो एक मॉन्स्टर बुल को काट पाएंगे तो मुसस्सी उस बुल को काट देते हैं जो कि बहुत मजबूत था और गेस व्हाट वो बुल वही मर जाता है। मुसस्सी ने वहाँ कहा था एक शिप को एक मछली को काटने के पहले उसको ये नहीं पूछा जाता कि क्या तुम इस मछली को उड़ा सकते हो। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मुसस्सी ने हानायामा को बहुत बुरी तरीके से काटा है। मुसस्सी सोचते हैं कि साला किस मिट्टी का बना हुआ है ये पूरा कट ही नहीं होता। हानायामा कहते हैं इसको वापस ले लो इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुसस्सी वहाँ हंसने लगते हैं। यही है अपना हानायामा। हानायामा उस कटाना को अपने हाथ से निकालते हैं एंड वो उस शॉर्ट को मुसस्सी की तरफ फेंकते हैं पर मुसस्सी उसको इजीली पकड़ लेते हैं एंड अपने पास रख लेते हैं। हानायामा का बहुत खून बह रहा था। उट्सुमी-सान बहुत खुश थे कि हानायामा मुसस्सी से लड़ने के लिए पूरा दम लगा रहे थे। हानायामा एक और मुक्का मारते पर मुसस्सी इसको डॉज कर लेते और मुसस्सी हानायामा के पीठ को अपना निशाना बना दे एंड वो हानायामा के पीठ को बहुत बुरी तरीके से काट देते। हानायामा का पीठ सच में डिस्ट्रॉय हो गया था एंड ये बहुत पेनफुल था। मुसस्सी कहते हैं
मुझे कितनी बार कहना होगा हानायामा आप बहुत चमत्कारी हो। मुसाशी भी हानायामा के स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को देखकर इम्प्रेस थे। हानायामा मुसाशी के पास जाने लगते, फिर हानायामा मुसाशी के हाथ को पकड़ लेते हैं। मुसाशी ने ऐसा ही फाइट पीकर के खिलाफ भी लड़ा था, किसकी पकड़ मजबूत है, मुसाशी जो कि बैम्बूस को तोड़ सकते हैं या फिर हानायामा जो कि सिक्के को मोड़ सकते हैं। हानायामा की ग्रिप कहीं ना कहीं मुसाशी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। दूसरे हाथ से हानायामा मुसाशी के मुंह को पकड़ लेते हैं। ये हानायामा का एक टैलेंट है, द आयरन क्लॉ। इसको रेसलिंग में यूज किया जाता है सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए। और हानायामा भी अपनी पूरी ताकत से मुसाशी के मुंह पर आयरन ग्रिप का यूज कर रहे थे। सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि हानायामा ने कर दिखाया। इससे हानायामा एक स्कल को भी क्रश कर सकते हैं, पर मुसाशी का स्कल अलग है। सडनली वहाँ एक ब्लास्ट होता है। लोग समझते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। धुआं हटते हम देखते हैं कि हानायामा अभी भी अपना डोमिनेंस बजाय रखा है। मुसाशी अचानक जोर से हानायामा के पेट पर स्लैश करते हैं एंड हानायामा वही गिर जाते हैं। हानायामा ने अपने पेट पर इसलिए ही कपड़ा बांधा था जिससे उनका ऑर्गन्स बाहर ना आ जाए और वो मर ना जाए। अब सब चिंतित थे कि क्या होगा। अब मुसाशी पूछते हैं कि क्या तुम कंटिन्यू कर सकते हो हानायामा। किजाकी हानायामा के पेट पर एक और बैंडेज बांधते हैं। यह बाकी भी आ जाता है और कहता है लोग सारासी 3 रीजंस की वजह से पहनते हैं। पहला, ये धारदार ब्लेड से पेट को बचाता है। दूसरा, ये खून को रोकता है। और तीसरा, ये ऑर्गन्स को बाहर निकलने से रोकता है। और इसीलिए अब बाकी इसको और मजबूत करना चाहता है। बाकी एक विस्की निकालता है और उससे हानायामा को नहला देता है। मुसाशी तो यहाँ तैयार खड़े ही थे। बाकी कहता है अब हानायामा के पास 50-50 चांसेस है। हानायामा पैदाइश ही ताकतवर है और इसीलिए हानायामा को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ता। क्या एक शेर को कभी आपने ट्रेनिंग करते हुए देखा है? अब हानायामा एंड मुसाशी फिर से आमने सामने थे एंड ये क्लाइमैक्स है। अब मुसाशी को भी कुछ लोग चीयर कर रहे थे। इससे मुसाशी को भी अच्छा लग रहा था एंड वो पॉपुलर बन गए थे। वो अचानक हानायामा के पीठ पर वार करते हैं। हानायामा एक पंच मारने के लिए बढ़ते पर मुसाशी उसको डॉज कर लेते। मुसाशी हानायामा के मुंह पर अपना स्वॉर्ड रखते हैं एंड एक स्लैश मारते। इससे हानायामा का चेहरा कट जाता है। फिर मुसाशी हानायामा के पीठ को भी काट देते हैं। मुसाशी ने 10 बार हानायामा के पीठ पर स्लैश किया था एंड ऑल्सो उनके पेट को भी काटा था। थका हारा हानायामा अब बैठ जाते हैं। हानायामा के सामने उट्सुमी-सान आके बैठ जाते हैं। हानायामा कहते हैं उट्सुमी-सान मुझे पता है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपना बेस्ट दिया, पर मैं उट्सुमी-सान हानायामा को रोक कर कहते हैं तुम बहुत आगे चले गए लड़ते लड़ते, बस एक प्रॉमिस के लिए मैंने सब देखा। उट्सुमी-सान हानायामा को थैंक यू बोलकर उनके सामने झुकने ही जा रहे थे पर हानायामा उट्सुमी को रोकता है एंड कहते हैं नहीं आप यहाँ नहीं झुक सकते, यहाँ बहुत लोग हैं, सब देख रहे हैं, इससे आगे मत जाइए। हानायामा कहते हैं वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। उट्सुमी-सान हानायामा के सामने अपना सर नीचे कर लेते हैं। हानायामा कहते हैं सो आपने अपना सर नीचे कर ही दिया। इधर मुसाशी सोच रहे थे मैंने 8 बॉडीज को काटा है, वेसेस को काटा है, टूम्बस्टोन्स को काटा है, गन्स को भी काटा है, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई आदमी एग्जिस्ट करता है। ये पहले सब बोन से। मुसाशी सोचते कि उन्हें हानायामा के सर को काट देना चाहिए पर बाकी मुसाशी को रोक कर कहते हैं अगर तुमने हानायामा पर हमला किया तो मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा। बाकी कहता है ये लड़ाई यही खत्म होता है। मुसाशी कहते हैं पर मैं इसको अंत नहीं बुलाता। बाकी कहता है ये आपके समझ ऐसा नहीं है, इस वर्ल्ड में इसको ही अंत कहते हैं। हानायामा बाकी को थैंक यू बोलता है। बाकी भी हानायामा की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा लड़ा। हानायामा बाकी से पूछता है क्या स्टैंडिंग मैन अभी भी खड़ा है? बाकी कहता है अब ये और भी अच्छा लग रहा है, पहले से भी अच्छा। हानायामा बाकी से कहता है कि बाकी ने झूठ बोला। उट्सुमी-सान पुलिस फोर्स को असेंबल करते हैं और वो मुसाशी एंड हानायामा को घेर लेते हैं। उट्सुमी-सान ऑर्डर देते हैं कि हानायामा को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल में ले जाओ, जो भी हो हानायामा को मरने मत देना। हानायामा ने सच में बहुत ज्यादा खून खोया है। बाकी मुसाशी से कहता है तुमने हानायामा का खून निकाला। मुसाशी पूछते हैं क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो? बाकी कहता है मैं तुम्हें बस पूरी तरह मारने ही नहीं वाला, मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटाने वाला हूँ। मुसाशी पूछते लड़के तुम कह रहे थे कि तुम मुझे मार डालोगे? बाकी कहता है मुझे आपको ये बताने में बुरा लग रहा है पर आप इस दुनिया में बिलोंग नहीं करते। मुसाशी कहते हैं लड़की ये मुझे भी बताए कि तुम इस दुनिया में लोगों को काट कर ऊपर नहीं चढ़ते। बाकी कहता है पर तुमने कुछ ज्यादा ही काटा है। और अब बाकी मुसाशी से रिवेंज लेना चाहता था और अब मुसाशी लड़ने के लिए तैयार थे। अचानक मुसाशी बाकी के पेट पर एक कट मारते हैं। बाकी कहता है जरा देखो इसको, नॉर्मली आप मुझे पूरा कट कर देते, आप और मियामोटो मुसाशी नहीं हो, आप एक बच्चे को भी नहीं काट पा रहे। अचानक मुसाशी बाकी पर एक और कट मारते हैं, इससे बाकी का कपड़ा कट जाता है। मुसाशी कहते हैं आ जाओ ले लो अपना बदला। टोकुगावा वहाँ आकर कहते हैं उसे अकेला छोड़ दो, मुसाशी तुम्हारा बात रेडी है, तुम आज रात ही घर आ रहे हो। फिर उट्सुमी-सान एस्कॉर्ट करने के लिए ऑर्डर देते हैं एंड मुसाशी एंड टोकुगावा और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं। हम फिर हॉस्पिटल में हानायामा को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा इंजर्ड है। टोकुगावा कुरेहा को बताते हैं कि बाकी अब वेपन वाले मुसाशी से लड़ने वाला है। हम बाकी को रास्ते में चलते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि मुसाशी तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग में नहीं करते, वो तो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, तो मैं भी क्यों करूँ? और किसी स्पेशल ट्रेनिंग के बिना मेरा बॉडी पहले से बड़ा हो रहा है। अगर अचानक कोई मुझ पर हमला करे तो मेरा बॉडी अपने आप रिएक्ट करता है। बाकी के ऐसा करने से आसपास के लोग भी बाकी को गायब होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि एक आदमी कोसो की तरफ एक बॉल फेंकता है और कोसो उस बॉल को पहले पंच करता है और फिर किक करता है। फिर कोसो बाकी को बताता है कि कैसे मैचेस में अपने ओपोनेंट को मैनिपुलेट किया जाता है। कोसो बाकी को ये भी कहता है कि कैसे अपने हाथ और पैर की पॉइंट्स का यूज करना होता है। कोसो कहता है ऐसा सोचो कि तुम कोई ट्रिप पर जा रहे हो और तुम्हें गेट पर ही पकड़ लिया गया क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं, पर तुम्हारा जब दिमाग सटकेगा तब तुम प्लेन को भी हाईजैक कर लोगे। अभी के लिए यही तुम हो। दूसरी तरफ टोकुगावा मुसाशी से हानायामा के बारे में पूछते। मुसाशी थोड़ा सोच कर कहते उसे काटना नामुमकिन था, इंसान, पेड़, पत्थर, स्टील ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मैं ना काट सकूं। यही मेरा प्राइड है। मैंने हानायामा को काटा था पर मैं उसे पूरी तरह काट नहीं पाया था। उसका बॉडी एक आर्मर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टोकुगावा कहते हैं बाकी हानायामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस हानायामा ने तुम्हें इतना मारा वो बाकी हानायामा से कमजोर है। मुसाशी कहते हैं क्यों नहीं पता था। टोकुगावा कहते हैं पर तुमने उसे एक बार हराया है। मुसाशी कहते हैं मैं उसकी पावर
रिस्पॉन्स देखकर ही समझ गया था, मैंने तो बस उसे मैनिपुलेट किया था। टोकुगावा मुसाशी को बताते हैं कि सिर्फ बाकी नहीं हराया था यूजिरो हानमा को। मुसाशी सोचते कि उन्होंने बाकी के पीछे बहुत सारा खाना देखा था। अब मुसाशी मैच के लिए एक्साइटेड थे और वो टोकुगावा को मैच अरेंज करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ बाकी एक पंचिंग बैग को जोर का पंच मारता है, जिससे कि उस पंचिंग बैग का पीछे का हिस्सा पूरा फट जाता है। कोसो बाकी की स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। कोसो कहता है अगर उस स्वॉर्डमैन मुसाशी को ऐसा एक फटका पड़ गया तो वो खत्म है। बाकी कहता है मैं उसको हराने के बारे में नहीं बल्कि उसको मारने के बारे में सोच रहा हूँ। डोपो ने बताया था कि चाहे वो असली मुसाशी हो या फिर नकली, पर मेन बात तो ये है कि उसका स्ट्रेंथ बिल्कुल असली मुसाशी जैसा है। बाकी फिर सबको थैंक यू बोलता है और फिर बाकी वहाँ से चला जाता है। इधर मुसाशी उसी टनल में आए थे जहाँ पिकल था। मुसाशी वहाँ एक सांप को देखते और फिर मुसाशी उस सांप को पकड़ कर खाने लगते। आगे जाके मुसाशी अपने सामने बहुत हड्डियां देखते और तभी मुसाशी अपने सामने पिकल को देखते। पिकल पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया था और मुसाशी पिकल से मिलने आए थे। मुसाशी और पिकल आराम से बैठे थे। अचानक पिकल एक सांप का ब्रेन फ्लेट निकालता है और वो मुसाशी को खिला देता है, जो कि मुसाशी को भी बहुत पसंद आता है। पिकल मुसाशी को और खाना देने जाता है पर मुसाशी उसको रोकते हैं। मुसाशी कहते हैं कि वो ये बाद में खाएंगे। फिर मुसाशी पिकल से इशारों में बात करने लगते हैं। मुसाशी कहते हैं मुझे पता है कि तुम बात नहीं कर सकते पर तुम्हारे अंदर फिर भी एक स्पिरिट है। और इस मुलाकात के बाद मुसाशी वहाँ से जाने लगते हैं। अचानक मुसाशी सभी पुलिस वालों के बीच से निकलते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं आप यहाँ हंगामा कर रहे हो, सामुराई है। मुसाशी कहते हैं कैसा हंगामा, आप हो जो यहाँ हंगामा कर रहे हो। फिर मुसाशी वहाँ से जाने लगे। बाद में वो इंस्पेक्टर गवाही दे रहे थे कि मुसाशी उनके कितने ज्यादा क्लोज आ गए थे। उन्होंने थोड़ा सा मूड भी दिया था। बाद में बाकी मिलने आता है गोकी शिबुगावा से। शिबुगावा कहते हैं तो तुम उस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हो। बाकी कहता है हाँ। अचानक शिबुगावा बाकी पर हमला करते हैं पर बाकी उनके हाथ को पकड़ लेता है। फिर शिबुगावा बाकी को उठा के पटकने की कोशिश करते हैं पर बाकी आराम से लैंड हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। फिर शिबुगावा फिर से हमला करने के लिए बढ़ते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कैसा हमला है पर बाकी इसको भी डॉज कर लेता है अपने गायब होने की टेक्निक से। इससे शिबुगावा हैरान हो जाते हैं। अब शुरू होने वाला था आखिरी लड़ाई। बाकी यहाँ अच्छे से तैयार हो रहा था मुसाशी से लड़ने के लिए और बाकी स्ट्रेचिंग भी करता है। और ये बाकी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैनल है। जो अंकल पीछे खड़े थे वो भी बाकी को एडमायर करते हैं और वो बाकी के सीक्रेट फैन है। बाकी उन्हें रोकता है। अब बाकी तैयार था लड़ने के लिए। बाकी के फेस पर हमें साफ साफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बाकी देखते हैं कि मुसाशी मेडिटेशन कर रहे थे। मुसाशी खड़े होकर कहते हैं तुम्हारा इंतजार करते करते मैं बोर हो गया था। फिर मुसाशी उन्हीं खाने के प्लेट्स को देखते हैं पर इस बार कुछ अलग था कि वो सारे खाली थे। मुसाशी ये देखकर हैरान थे कि बाकी ने सारा खाना खा लिया। सारे फाइटर्स आए थे लड़ाई को देखने के लिए। मोटावे भी आए थे। 2 कटाना वहाँ रखा हुआ था और ये कुछ समय पहले का ही सीन है जब मुसाशी स्टेडियम में आते हैं। मुसाशी की एनर्जी को सब महसूस कर पा रहे थे। ओलिवा भी आया था मुसाशी को फाइट देखने के लिए एंड मुसाशी को देखकर ही उसका हालत खराब हो जाता है और फिर मुसाशी वहाँ बैठ जाते हैं एंड मेडिटेशन करने लगते हैं। फिर सबको एक और एनर्जी आते हुए महसूस होता है। ये था बाकी हानमा का एनर्जी। मुसाशी देखते हैं कि बाकी ने सारा खाना खा लिया है, मींस बाकी ने बहुत सारा टेक्निक सीख लिया है एंड इससे मुसाशी को सेकी गाना का याद आ जाता है। मुसाशी चिल्लाते हैं तुमने सारा खाना खा लिया। बाकी कहता है अब मैंने क्या खा लिया। मुसाशी कहते हैं तो ये ऐसा है और अब मुसाशी बाकी का सारा खून पीना चाहते थे। बाकी का फेस देखकर लग रहा था कि वो तैयार नहीं है। इस मैच में वेपन्स अलाउड है बट गन्स नहीं। बीच में 2 शॉट्स रखा गया है। अब ये फाइटर्स के ऊपर है, वो चाहे तो उसे यूज करेंगे वरना नहीं। टोकुगावा ने कहा है कि फेयर प्ले होगा एंड देखा जाएगा कौन बेस्ट है। बाकी कह रहा है कोई जरूरत नहीं, मेरे सामने जो राक्षस है वो फेयर प्ले का मतलब समझता ही नहीं। ये आदमी ये सब नहीं मानता। बाकी का मतलब था कि इस मैच में किलिंग्स भी हो सकता है। मुसाशी इससे खुश हो जाता है कि बाकी उन्हें समझ रहा है और वो इस लड़ाई के लिए एक्साइटेड है। अचानक बाकी को अपने सामने एक क्रीम का पैलेस दिखता है। अब दोनों अपना पोजीशन ले लेते हैं और बाकी अब अपना पूरा दम लगाने के लिए तैयार था और यहाँ बेल बज जाता है। मींस ये मैच ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब सब महसूस कर पा रहे थे कि मुसाशी ने इमेजिनरी शॉट अपने हाथ में पकड़ लिया है। ये देखकर बाकी तो क्या बाकी सारे फाइटर्स भी हैरान हो जाते हैं पर फिर भी बाकी बेयर हैंडेड मुसाशी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। अचानक बाकी मुसाशी के मुंह के पास किक मारता है और इससे उसके पैर में मुसाशी का एक बाल आ जाता है। मुसाशी कहते हैं बुरा स्विंग नहीं था मेरे शॉट का ऑफ कोर्स। और बाकी देखते हैं कि मुसाशी ने उसको कट मारा है। फिर मुसाशी बाकी के मुंह पर जोर का लात मारते हैं। इससे बाकी का खून निकल जाता है। मुसाशी बाकी को बताता है कि कैसे यूजरों ने उनके बॉल्स पर लात मारा था जिससे उनको बहुत दर्द हुआ था। अब मुसाशी तैयार हो जाते हैं वापस लड़ने के लिए। बाकी भी तैयार था लड़ने के लिए। अब बाकी को सामना करना पड़ेगा मुसाशी के ताइचाई हमले का और इस बार मोटावे अपने कंडीशन में नहीं है कि वो इंटरफेयर कर पाए। मुसाशी तैयार होते हैं अपने हमले के लिए और फिर मुसाशी बढ़ते हैं बाकी की तरफ, वो भी पूरी तेजी से। पर बाकी इस हमले को अपने कॉकरोच डैश से काउंटर करता है और इससे मुसाशी गिर जाते हैं। शिबुगावा नोटिस करते हैं कि बाकी ने 3 सेपरेट हिट्स मारा था। एक लेजेंडरी गनमैन थे जो कि 2 बैलेंस को जो कि 2 मीटर की दूरी पर होता था उसको 0.02 सेकंड में पॉप कर देते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना ही करीब से सुनो, फिर भी आपको बस एक ही साउंड सुनाई देगा। इतने तेजी से वार करने के लिए 10 जी फोर्स चाहिए होता है। ये लिमिट होता है एक फाइटर पायलट के बॉडी का। अगर आपको इतना जी फोर्स चाहिए तो आपको इतना ग्रिप स्ट्रेंथ चाहिए होगा जिससे कि आप एक कार्ड्स के डिस्क को ऊपर से नीचे तक फाड़ दो। बाकी ने अपने जैब से 3 जगह पर हमला किया था। मुसाशी की दूरियों को खत्म करने से पहले बाकी ने अपने कॉकरोच टेक्निक से उन दूरियों को क्लोज किया। बाकी ने बहुत अच्छे से और सोच समझकर इतना शानदार अटैक परफॉर्म किया। तब मुसाशी का हालत खराब था। मुसाशी खड़े होकर कहते हैं तुम मुझे अभी बहुत बार खत्म कर सकते थे क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हो गया था। बाकी कहता है मैं आपको तब मारूंगा जब आप खड़े होंगे। अचानक बाकी फिर से हमला करता है पर मुसाशी उसको एक ही पैर से रोक लेते हैं। चिहारू याद करता है कि कैसे बाकी ने बस कुछ ही सेकंड्स में उसके उंगलियों को तोड़ दिया था पर मुसाशी ये बाकी से भी ज्यादा तेज है। मुसाशी बाकी को रोक पाए थे क्योंकि उन्हें बाकी के ब्रेन का सिग्नल मिला था पर स्टिल पहली बार उनको बाकी का चैप खाना पड़ा था। अब ये एक ब्रेन रीडिंग मैच बन चुका है। मतलब अब दोनों एक दूसरे के ब्रेन में घुसकर एक दूसरे के मूव्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी धीरे धीरे मुसाशी के पास
पास जाता है। बाकी मुसस्सी पर बहुत सारे किक्स मारता है पर मुसस्सी हर एक किक को रोक लेते हैं। इससे बाकी को कंफर्म हो जाता है कि मुसस्सी झूठ नहीं बोल रहे थे, उन्हें सच में बाकी के ब्रेन से सिग्नल मिल रहा था। फिर मुसस्सी वार्म अप करते हैं और अपने हाथों में 2 शॉट्स ला लेते हैं। बाकी हमला करने जाता है पर उसको मुसस्सी कट मार दे। फिर मुसस्सी बाकी के मिडिल पार्ट पर लात मारते हैं, इससे बाकी का हालत खराब हो जाता है। फिर मुसस्सी बाकी को एक और कट मारते हैं, इससे बाकी को महसूस होता है कि वो पूरा कट चुका है। और फिर मुसस्सी बाकी को एक टैकल मारते हैं। बेयर हैंडेड मुसस्सी को भी कमजोर नहीं माना जा सकता। मुसस्सी ने बहुत मुश्किल बैटल्स लड़ा है और जीता भी है। बाकी मुसस्सी को पकड़कर उनको लात मारने जाता है पर मुसस्सी बाकी को घुमा देते हैं, पर बाकी मुसस्सी से थोड़ा दूर जाने में मैनेज कर लेता है। फिर बाकी मुसस्सी पर कुछ मारने जाता है पर मुसस्सी बाकी के मुंह पर अपना हाथ मार देते हैं और मुसस्सी बाकी को बहुत बुरी तरह नीचे पटक देते हैं। अब बाकी हार चुका था। एक बार स्कूल में कुछ लड़कों ने बाकी के नीचे से चेयर हटा लिया था पर बाकी फिर भी नहीं गिरता और इससे सबको पता चलता है कि बाकी परफेक्टली ट्रेंड है। सभी लोग बाकी के इस हाल को देखकर हैरान थे। मोटोवे को पता चल गया था मुसस्सी ने बाकी के ब्रेन सिग्नल को एक चारे की तरह यूज किया। बाकी हनुमा एक ऐसा लड़का है जो कि ट्रेनिंग को एंजॉय करता है, ना कि उस पर हार्ड वर्क करता है। मुसस्सी अपना शॉट अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। बाकी भी खड़ा हो जाता है और एक शॉट पकड़ लेता है, मतलब बाकी अभी हारा नहीं था। मुसस्सी बस सबको काट काट कर सबसे ऊपर जाना चाहते हैं। बाकी सोचता है झूठे, आपको भी पता है कि आप लोगों को काट कर आप सबसे ऊपर नहीं जा सकते। मुसस्सी अभी इस दुनिया में नहीं रह सकते। बाकी मुसस्सी की तरफ वो शॉट जोर से फेंकता है पर एज ऑलवेज मुसस्सी उसको इजीली पकड़ लेते हैं। यही तो बाकी का प्लान था। और फिर बाकी मुसस्सी की तरफ भागता है और मुसस्सी के मुंह पर एक जोर का लात मारता है क्योंकि मुसस्सी के दोनों हाथों में कटाना था और इस हमले से मुसस्सी गिर जाते हैं। बाकी मुसस्सी के पास जाकर बैठ जाता है। बाकी कहता है हम यहाँ पर इसको खत्म क्यों नहीं करते। मुसस्सी कहते हैं क्या तुम मुझे शॉट से दफनाने वाले हो। बाकी कहता है आपको क्या लगता है मैं शॉट यूज नहीं कर सकता। फिर बाकी मुसस्सी को शॉट यूज करके दिखाता है। मुसस्सी बाकी की तारीफ करते हैं कि वो पहली बार के हिसाब से बुरा नहीं है। मुसस्सी कहते हैं ओनी यानी कि राक्षस एंड उसका मेटल बैट सेपरेबल है, मतलब अलग हो सकता है, पर मुझे एक ऐसा शॉट चाहिए जो कि अलग ना हो। तुम फाइटर्स अपने हाथों को अपना वेपन्स बना लेते हो जो कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। बाकी मुसस्सी को अपने बातों में फंसाकर उन पर हमला करता है पर मुसस्सी उसको इजीली रोक लेते हैं। अचानक वो टोकुगावा की बहन आकर मुसस्सी को किस कर लेती है। सभी ये देखकर हैरान थे कि अभी अभी हुआ क्या और मुसस्सी की आत्मा उनके बॉडी से चला जाता है। फिर टोकुगावा की बहन मंत्र पढ़कर उनकी आत्मा को रिलीज कर देती है। बाकी टोकुगावा के बहन को थैंक यू बोलता है। बाकी कहता है हमने भी गलती किया है, हमने मुसस्सी को इस वर्ल्ड में लाया और हमने अपनी तरह बिहेव किया और उन्होंने अपनी तरह, इसमें हमारी भी गलती है। सब मुसस्सी को फेयरवेल करते हैं। सब अपना सर ऊंचा करके खड़े थे एक रेस्पेक्टफुल फेयरवेल के लिए। मुसस्सी के सारे ब्रेन वेव्स एंड सब कुछ रुक चुका था। प्लान के मुताबिक मुसस्सी को प्रिजर्व करके रखा जाने वाला था, मतलब मुसस्सी अभी भी रहेंगे पर प्रिजर्व नॉट अलाइव। टोकुगावा इसके लिए सभी को थैंक यू बोलते हैं। बाकी सभी मुसस्सी के प्रिजर्व बॉडी को देखने आते हैं। टोकुगावा कहते हैं कि मुसस्सी को वापस लाया जा सकता है पर अभी वो मर गए हैं पर उन्हें प्रिजर्व रखा गया है। फिर टोकुगावा बाकी को अपने साथ बुलाते हैं। टोकुगावा कहते हैं अगर यूजरा हनुमा अपने पूरी ताकत से कोयले को दबाए तो शायद वो हीरा बन सकता है। फिर टोकुगावा बाकी को एक हीरा दिखाते हैं जिसको कि सुकुने ने बनाया था। सुकुने ने अपनी ताकत से इस कोल को डायमंड बनाया था। बाकी सुनकर हैरान हो जाता है। टोकुगावा कहते हैं सुकुने को मरे हुए 2000 साल हो गया है और उनकी 272 पीढ़ी ने भी इस कोल को दबाया था पर फिर भी ये कोल यानी कि कोयला सेम रहा। एक दिन एक सेरेमनी में एक सुमो रेसलर आया। सबसे पहले उसने प्रार्थना किया और उसके बाद उसने उस कोल को दबाना चालू किया एंड जोर लगाते लगाते आखिरकार उसने उस कोल को डायमंड में बदल दिया। द सेकंड नोबिता सुकुने पैदा हो चुका है और किसी को सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। क्या लगता है वो एक एवरेज और फाइटर की तुलना में कितना स्ट्रॉन्ग होंगे। एक बॉक्सिंग मैच कम से कम 3 मिनट्स तक चलता है। हम जिन रिकिसी को देखते हैं वो असली नहीं होते। असली और नकली रिकिसी ये सुमो रेसलर्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यही बहुत मुश्किल है कि कोई सुमो मैच 10 सेकंड से ज्यादा चल जाए। रिकिसी के पास बहुत एबिलिटीज होता है। अगर एक में चैंपियन और रिकिसी लड़ते हैं तो उसमें रिकिसी हर एक हमले को झेल सकेंगे, वो हर एक टैकल को भी झेल सकेंगे। जो असली रिकिसी होते हैं उन्हें बेयर हैंडेड स्ट्रॉन्ग इंसान बुलाया जाता है। तो इसी वीडियो के साथ बाकी 2 मांगा का एंड होता है। इसके बाद का स्टोरी कंटिन्यू होता है बाकी 2018 में। पर अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।